Hey guys, ड्रामा सिक इज बैक विद अ न्यू रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल लव स्टोरी। ये स्टोरी है एक लड़की की जो लड़का बनकर बॉय स्कूल में एडमिशन लेगी, तो उसे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। शो की स्टार्टिंग में कुछ लड़कों को हॉस्टल से बाहर आते हुए दिखाया जाता है। सब गर्ल्स उनको चीयर करती रहती हैं। ये है हमारी फीमेल लीड आशिया मिजुकी, जो कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। एक लड़की उसे बताती है कि ये नॉर्मल स्कूल नहीं है। ओसाका हाई स्कूल स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट्स देखकर नहीं बल्कि उन्हें लुक्स देखकर एडमिशन देता है, और इस स्कूल के आसपास बहुत सारे गर्ल्स स्कूल भी हैं। तो ये बॉयज हर जगह फेमस हैं और यही हॉस्टल में रहते हैं। गर्ल्स इन्हें तभी देख सकती हैं जब ये अपने हॉस्टल से स्कूल जाते हैं। उसके बाद वही फोटोग्राफर गर्ल हैंडसम बॉयज की पिक्चर सेल करने लगती है। उसके बाद सेंट ब्लॉसम स्कूल गर्ल्स की एंट्री होती है, जिनका काम है उन बॉयज को बाकी गर्ल्स से दूर रखना। वे सबको जगह खाली करने के लिए कहती हैं। फोटोग्राफर गर्ल जाने से मना करती है, पर वे फिर से कहती हैं कि यहाँ से चले जाओ। मिजुकी स्कूल आती है और कहती है कि मुझे बॉयज की तरह बिहेव करना होगा। वह शूज रखने की जगह ढूंढती रहती है और तभी किसी से टकरा जाती है और पूछती है कि मैं अपने शूज कहाँ रखूं। वह कहता है कि कहीं भी रख दो। वह सामने ही रख देती है। यह है हॉस्टल का डॉक्टर, जो कहता है कि क्या तुम ही आशा मिजुकी हो। वह हाँ कर देती है। वह उसे जल्दी क्लास में जाने के लिए कहता है और पूछता है कि तुम अमेरिका में कहाँ रहते थे। वह जाते हुए कैलिफोर्निया बताती है। दो लड़के क्लास में आकर सबको बताते हैं कि हमारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आ रहा है जो अमेरिका में रहता था। सब कहते हैं कि उसके बाल ब्राउन होंगे और आईज ब्लू। ये है नकात्सु, जो कहता है कि सबको पता है ना क्या करना है। सब हाँ कर देते हैं। टीचर क्लास में आकर सबको बैठने के लिए कहते हैं और न्यू स्टूडेंट के बारे में बताते हैं। सब उसे देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। मिजुकी एटीट्यूड में एंट्री लेती है। उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो अमेरिकन नहीं लग रहा है। वह आकर अपना इंट्रो देती है तो सब कहते हैं कि ये तो पक्का जापानीज ही है और हंसने लगते हैं। टीचर कुछ सामान भूल जाते हैं तो वही लेने चले जाते हैं। टीचर के जाते ही नकात्सु से बॉल से हिट करता है और कहता है कि गोल हो गया। वही बॉल मिजुकी को दोबारा लगने वाली होती है, पर वह अपने आप को बचा लेती है। सब उसे ही देखते रहते हैं। तभी ऊपर से कुछ गिर जाता है, उसको चक्कर आ जाते हैं और सब फिर से हंसने लगते हैं। दूसरा लड़का उसे उसकी सीट दिखाता है। जाते हुए उसे कोई गिरा देता है और कहता है कि तुम थोड़े से क्यूट हो, पर मैं तुमसे ज्यादा क्यूट हूँ। वह उठ जाती है। सब उस पर हंसते रहते हैं। तभी कोई आकर कहता है कि ये किसके शूज हैं। मिजुकी कहती है कि मेरे हैं। वह कहता है कि अपने शूज दूसरों के बॉक्स में मत रखना। मिजुकी कहती है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो कर लो। ये है शो का मेल लीड सानो इजुमी। मिजुकी सोचती है कि फाइनली मैं इससे मिल ही ली। यही रीजन है जो मैं लड़का बनकर इस स्कूल में आई हूँ। सानो शूज उसके सर पर रख देता है और पूछता है कि ये कौन है। वह बताता है कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट है जो अमेरिका से आया है। मिजुकी अपनी सीट पर बैठने जाती है। सानो उसका बैग उठाकर फेंक देता है और कहता है कि ये मेरी सीट है। सब फिर से हंसते हैं। मिजुकी सोचती है कि इसमें तो बहुत एटीट्यूड है और उसके पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। एक लड़का पूछता है कि क्या ये सच है कि तुमने अमेरिका के स्कूल में 100 मीटर रेस का रिकॉर्ड सेट किया हुआ है। वह हाँ कर देती है। दूसरा लड़का चेक करके बताता है कि ये तो हमारे नकात्सु से भी तेज दौड़ता है। सब उसे पकड़कर उसकी मसल चेक करने लगते हैं। नकात्सु भी चेक करने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़कों से कैसे हार सकता हूँ। मैराथन रेस जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, देख लेंगे कौन जीतेगा। सानो सबको शोर करने से मना करता है। नकात्सु कहता है कि तुम तो मैच्योर हो गए हो। वह उठकर बाहर चला जाता है। मिजुकी उसके पीछे जाती है और हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। सानो कहता है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है, मैंने कोई हेल्प नहीं की, और चला जाता है। ये है ओसाका हाई स्कूल की प्रिंसिपल, जो लॉस एंजलिस वाली ब्रांच से आई है और कहती है कि मैं नए स्टूडेंट्स को देखना चाहती हूँ। हाउस 1 वाले मैराथन रेस जीतने के लिए डिस्कशन करते रहते हैं। एक लड़का आकर बताता है कि जो ट्रांसफर स्टूडेंट है वह 100 मीटर की रेस 10 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। यह है हाउस 3। इन्हें भी पता चल जाता है कि मिजुकी फास्ट रनर है। उनका हेड कहता है कि इस बार हम ही जीतेंगे। तभी वे मिजुकी के पास आ जाते हैं। हेड उसे अपना नाम ऑस्कर बताता है और कहता है कि तुम हमारा हाउस 3 ज्वाइन कर लो। मिजुकी वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद उसके पास हाउस 1 वाली टीम आ जाती है। उनका लीडर तेनोजी भी उसे उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है। मिजुकी फिर से भागती है और दोनों टीम्स के बीच फंस जाती है। वे लोग मिजुकी को लेकर आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। वह फिर से भाग जाती है। एक स्टूडेंट सेकी में उसे बुलाता है। मिजुकी उससे पूछती है कि ये टीम 1 और 2 का क्या मैटर है। वह उसे पोस्टर दिखाकर समझाता है कि यहाँ 3 हाउसेज हैं, तुम चूज कर सकते हो तुम्हें कहाँ जाना है। हाउस 1 मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट है, जिसका हेड तेनोजी है। हाउस 2 स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, जिसका हेड नैनबा है। और हाउस 3 आर्ट्स डिपार्टमेंट है, जिसका हेड ऑस्कर है।
तीनों हाउसेज में हमेशा कंपटीशन ही चलता रहता है ताकि उन्हें प्राइज मिल सके, जैसे कि पूरे साल के लिए डेजर्ट्स या फिर डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज से बचना। नेक्स्ट वीक मैराथन में भी कुछ प्राइज मिलेगा। मिजुकी पूछती है कि सानो कौन से हाउस में है। सेकी में बताता है कि जिसमें मैं हूँ, हाउस 2। मिजुकी डॉर्म 2 में आती है और वहाँ के हेड नैनबा को किसी लड़की के साथ देखकर छुप जाती है। वापस आते हुए नैनबा उसे देख लेता है और उसे अपने साथ हॉस्टल घुमाने ले जाता है। एक लड़का कहता है कि मेरा नैनबा किसी और के साथ है। मिजुकी हॉस्टल देखती रहती है और एक डॉग को देखकर रुक जाती है। नैनबा उसे बताता है कि ये यूजिरो है, सिर्फ सानो और गर्ल्स को कुछ नहीं कहता, तुम इससे दूर ही रहना। पर मिजुकी उसके पास चली जाती है। उसके बाद वह उसे वॉशिंग एरिया दिखाता है। वॉशिंग एरिया में मिजुकी को एक लड़का दिखता है। वह उसे देखता है। वह कैफे में आती है तो कैफे में उसे फिर से वही लड़का दिखता है। वह उसे भूत समझकर डर जाती है। नैनबा उसे बताता है कि ये काशियामा है, भूत नहीं है, लेकिन ये भूत देख सकता है। वह स्प्रिट से बातें करता हुआ चला जाता है। दोनों टीम्स भी वहीं आ जाती हैं और अपने अपने ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए कहती हैं। मिजुकी विंडो से सानो को देखती है और कहती है कि मैं हाउस 2 ज्वाइन करूंगी, और बाहर सानो के पास आती है और उसे देखकर सोचती है कि इसने तब से स्माइल नहीं की। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सानो हाई जंप का विनर था। मिजुकी वहीं बैठ जाती है और एक्सीडेंटली गिर जाती है। सानो भी उसके ऊपर गिर जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, और उसे वियर्ड बताकर चला जाता है। मिजुकी कहती है कि इसने मेरी हेल्प भी नहीं की। सब लोग मैराथन के लिए टीम मेंबर्स डिसाइड करते रहते हैं। वे मिजुकी को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, पर वह मना कर देती है। नकात्सु सानो से ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर वह भी मना कर देता है। वह कहता है कि तुम्हारी चोट अब ठीक हो चुकी है, तुमने इसी वजह से हाई जंप भी छोड़ दी। सानो कहता है कि तुम नहीं समझ पाओगे। नकात्सु से आर्ग्यू करता है, पर नैनबा उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम दोनों पहले अच्छे दोस्त थे। ये सिचुएशन देखकर मिजुकी पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है। सानो वहाँ से चला जाता है। मिजुकी को रहने के लिए सानो वाला रूम ही मिल जाता है। सामान शिफ्ट करते हुए उससे बॉक्स गिर जाता है। उसमें सानो के इवेंट्स की न्यूज़पेपर कटिंग्स होती हैं। सानो सब देख लेता है और वहाँ से जाता है। मिजुकी पूछती है कि तुमने हाई जंप क्यों छोड़ी। वह कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और चला जाता है। सानो के जाने के बाद नैनबा वहाँ सानो से शैम्पू लेने आता है। मिजुकी कह देती है कि सानो यहाँ नहीं है। उसके जाने के बाद कोई और फिर से शैम्पू लेने आता है। मिजुकी कहती है कि वह यहाँ नहीं है। उसके जाने के बाद मिजुकी कहती है कि क्या यहाँ किसी के पास शैम्पू नहीं है। मिजुकी नहाती रहती है। नकात्सु वहाँ आता है। डोर लॉक होता है, पर वह स्केल से खोल लेता है और शैम्पू उठाता है। मिजुकी डर जाती है। वह उसे नहीं देखता और शैम्पू लेकर चला जाता है। मॉर्निंग में सानो उसे उठाता है और कहता है कि जल्दी रेडी हो जाओ, वरना लेट होने की पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद दोनों को साथ में जाते हुए दिखाया जाता है। सब गर्ल्स सानो को देखकर खुश होती रहती हैं और गिफ्ट देने आती हैं। सैंड ब्लॉसम स्कूल की गर्ल्स सबको हटा देती हैं। सानो चला जाता है। यह है हिबारी, जो सानो को लाइक करती है। डॉक्टर मिजुकी से मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए कहता है। वह कहती है कि नेक्स्ट वीक ले आऊंगा। डॉक्टर कहता है कि उसके बिना तुम इस स्कूल के स्टूडेंट नहीं माने जाओगे। मिजुकी उसे स्ट्रेंज बताती है और खाना खाने लगती है। सब बॉयज जल्दी जल्दी खाकर चले जाते हैं। दो लड़के आपस में बात करते हैं कि क्या तुम लड़की हो जो इतना स्लोली खा रहे हो। मिजुकी डर जाती है। प्रिंसिपल सोचती रहती है कि मुझे स्टूडेंट्स को मैराथन में क्या प्राइज देना चाहिए। सब लोग ग्राउंड में मैराथन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। नकात्सु रेस 6.2 सेकंड में कंप्लीट करता है। अब मिजुकी का टर्न है और वह रेस 5.9 सेकंड्स में कंप्लीट कर देती है। सेकी में कहता है कि अब तो हम रेस जीत ही जाएंगे। नकात्सु मिजुकी से कहता है कि मैराथन में मैं ही जीतूंगा और चला जाता है और प्रैक्टिस करने से भी मना कर देता है। दो लोग डिस्कस करते रहते हैं कि मिजुकी का कुछ करना पड़ेगा। नैनबा सबको बताता है कि कल रेस है और जो हाउस जीतेगा उस हाउस के बॉयज वीकेंड्स पर पूरे साल के लिए बाहर जा सकते हैं। सब खुश हो जाते हैं। मिजुकी पूछती है कि क्या बाहर जाना इतना अच्छा है। नैनबा उसे अपनी गर्लफ्रेंड के नाम बताता है और कहता है कि मैं अब इन सब से मिल सकता हूँ। हाउस 1 वाले प्रैक्टिस करते रहते हैं कि हमें कल जीतना ही है। हाउस 3 का लीडर कहता है कि कल जीतने के चांसेस हाउस 2 के हैं। अगर हमें जीतना है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। हम हर 5 किलोमीटर के बाद अपने प्लेयर्स चेंज करेंगे। नकात्सु की ग्रैंडमा की तबीयत खराब होती है। वह कहता है कि मैं जल्दी ही उनसे मिलने आऊंगा। तभी काशियामा वहाँ आ जाता है और सुन लेता है कि उसकी ग्रैंडमा ठीक नहीं है। नकात्सु बताता है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर मैं कल की रेस जीत गया तो वीकेंड्स पर उनसे मिलने जाता रहूंगा। वह कहता है कि मिजुकी की वजह से हम जीत जाएंगे। नकात्सु कहता है कि मैं ही जीतूंगा। रूम में सानो पूछता है कि तुमने वो न्यूज़पेपर कटिंग्स क्यों रखी हुई हैं। मिजुकी कहती है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। 1 साल पहले तुम्हें कंपटीशन में भी देखा था।
सानो कहता है कि मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ। मिजुकी कहती है कि क्या तुम अपनी कही बात भी भूल गए हो कि हार्ड वर्क करने वालों को रिवॉर्ड मिलता ही है। तुमने एक इंटरव्यू में भी यही कहा था, तुम्हारे लिए हाई जंप सब कुछ था, फिर तुमने क्यों छोड़ा। सानो कहता है कि मुझे नहीं करना था इसीलिए छोड़ा, अगर नहीं खेलूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। मिजुकी कहती है कि तुम मर ही जाओगे। सानो सब सुनता रहता है। वह कहती है कि अगर मैं कल रेस में जीत गया तो क्या तुम फिर से खेलना स्टार्ट करोगे। सानो उठकर कहता है कि तुम डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना है और बाहर आ जाता है। वह कहती रहती है कि मैं कल जरूर जीतूंगा। मैराथन की प्रिपरेशन हो जाती है। हिबारी बताती है कि इस दिन सभी स्कूल की गर्ल्स ओसाका हाई स्कूल में आ सकती हैं। सारी टीम्स भी रेडी रहती हैं। तभी कोई मिजुकी के पैर पे हिट करके भाग जाता है, पर पता नहीं चलता कि किसने हिट किया। उसके पैर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। टीम्स आकर अपनी पोजीशन ले लेती हैं। प्रिंसिपल फायर करती है और रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस में से नैनबा को एक गर्ल अपने साथ ले जाती है और कहती है कि तुम 15 गर्ल्स को डेट कर रहे हो। उसकी मोस्टली गर्लफ्रेंड्स वहीं पर होती हैं। वह कहता है कि अब क्या करूं, ये सब काम इसका होता है और कहता है कि नैनबा बस मेरा है। रेस चलती रहती है। दो लड़के वॉशरूम में आकर बात करते हैं कि हम जीतेंगे क्योंकि मिजुकी के पैर में हमने हिट कर दिया। ये सब बातें सानो सुन लेता है। मिजुकी के पैर में दर्द होता है। नकात्सु उसे देखता है। वह सानो को बताता है कि अगर हम ना जीतते तो हमारा लीडर हमें पनिशमेंट देता, इसीलिए हमने ऐसा किया। सानो उन्हें शेमफुल बताकर चला जाता है। हाउस 3 के प्लेयर्स एक्सचेंज होते हैं तो फोटोग्राफर गर्ल उनकी पिक्चर ले लेती है और प्रिंसिपल को सेंड कर देती है। प्रिंसिपल हाउस 3 को डिस्क्वालीफाई कर देती है। मिजुकी रन करती रहती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वह अपने डैड से उसे जापान के स्कूल में ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करती है। उसके डैड गुस्से में चले जाते हैं। उसके बाद वह अपने हेयर कट करती है और बॉय का लुक लेकर घर से चली जाती है। नकात्सु से बताता है कि तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है तो गिव अप कर दो। वह कहती है कि मुझे जीतना है और रन करती रहती है। सानो भी रेस देखने आता है। सबसे आगे मिजुकी होती है। सानो उसे ही देखता रहता है। मिजुकी जीतने ही वाली होती है। सब उसे चीयर करते रहते हैं पर वह फिनिशिंग लाइन से पहले ही गिर जाती है। उसके पैर में दर्द हो जाता है। नकात्सु उसे देखकर रेस छोड़ देता है। विनर होता है टीम 1 का हेड तेनोजी। दोनों भागकर उसके पास आते हैं। नकात्सु किसी को बुलाने जाता है। सानो उसे अपनी बैग पर उठाकर ले जाता है। वह कहती है कि मैं हार गया। सब लोग कहते हैं कि तुमने अच्छा खेला। आशिया, मिजुकी और उसे चीयर करते रहते हैं। सानो भी हाई जंप के बारे में सोचता है जब वह टॉप प्लेयर था, पर मिजुकी को लेकर चला जाता है। प्रिंसिपल भी ये सब देखती रहती है। डॉक्टर उसकी बैंडेज कर देता है। सानो वहाँ से जाता है तो नकात्सु पूछता है कि क्या तुम सच में हाई जंप नहीं खेलोगे। वह बिना आंसर किए चला जाता है। काशियामा उसे बताता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा अब नहीं रही। नकात्सु कहता है कि मैं हर बार ऐसे टाइम पर लेट हो जाता हूँ। वह उसे बताता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारे पीछे हैं और खुश भी हैं क्योंकि तुमने रेस छोड़कर किसी की हेल्प की। वह पीछे देखता है। मिजुकी को होश आ जाता है। वह उठकर जाती है तो डॉक्टर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लड़कों के स्कूल में लड़की क्या कर रही है। मिजुकी उसे देखती रहती है। क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगी। भागने के चक्कर में वह गिर जाती है। वह कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, मैं एक डॉक्टर हूँ। तभी उजीरो वहाँ आ जाता है। उसे देखकर डॉक्टर छुप जाता है और मिजुकी भाग जाती है और कहती है कि एक्सपोज होने से बच गई। तभी उसे सानो दिख जाता है। वह आकर उसे बैंडेज कराने के लिए थैंक यू बोलती है। सानो कहता है कि मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए नहीं किया, तुम्हें चोट लगी थी। इतने एटीट्यूड में मत रहो कि हर कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा। मिजुकी कहती है कि एटीट्यूड में तो तुम रहते हो। सानो रुक जाता है। वह कहती है कि क्या तुम लंबे बालों में अपने आप को कूल समझते हो, पर ऐसा नहीं है। तुम गुड लुकिंग हो पर तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। तुम्हारी बॉडी भी बिल्कुल लड़कियों जैसी है। सानो पूछता है कि क्या बस इतना ही कहना था। वह हाँ कर देती है। सानो चला जाता है। वह अपना सर पकड़कर कहती है कि क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। टीम बनाकर मिजुकी से सॉरी बोलती है। मिजुकी कहती है कि कोई बात नहीं। नैनबा कहता है कि तुम लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तेनोजी कहता है कि हम विनर तुम लोगों को बना देंगे। तभी स्कूल का डायरेक्टर वहाँ आता है और कहता है कि मुझे पता चल चुका है क्या हुआ था। वह बोलते बोलते भूल जाता है तो हाथ पर देखकर बताता है कि इस टॉपिक को यहीं एंड कर दो। तेनोजी कहता है कि क्या अब हम ही विनर रहेंगे। डायरेक्टर बताता है कि यही प्रिंसिपल का ऑर्डर है। जो नैनबा को लाइक करता है वह कहता है कि अब तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बची, अब तुम वीकेंड्स पर बाहर जाकर क्या करोगे। नैनबा गुस्सा करके कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तेनोजी कहता है कि नेक्स्ट टाइम हम बिना किसी चीटिंग के जीतेंगे। तभी ऑस्कर की आवाज आती है कि हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। सब इधर उधर देखते हैं। ऑस्कर ऊपर खड़ा रहता है और उड़ने की कोशिश करता है पर स्टेज से नीचे आ जाता है। उसके नीचे आते ही टीम भी आ जाती है। डायरेक्टर बताता है कि नेक्स्ट कॉन्टेस्ट मिस्टर ओसाका कॉन्टेस्ट है। सब सुनकर खुश हो जाते हैं।
सेकिमा मिजुकी को बताता है कि मिस्टर ओसाका कॉन्टेस्ट में सेंट ब्लॉसम की गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं। इस कॉन्टेस्ट में किंग और क्वीन चूज किए जाते हैं। तुम्हें अपना कुछ टैलेंट दिखाना होता है। मिजुकी समझ जाती है। सेकिमा बताते हैं कि फिलहाल नंबर 5 पर तानोजी, 4th पर नकात्सु, 3rd पर नैनबा, 2nd पर ऑस्कर और 1st पर सानो है। नकात्सु वहाँ आता है और मिजुकी को बाहर बुलाकर पूछता है कि क्या तुम्हारा पैर ठीक है। वह हाँ कर देती है। नकात्सु कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, आज से तुम मेरे पार्टनर हो। मिजुकी को टच करते ही उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वह कहता है कि मेरा मतलब है मेरे फ्रेंड बन जाओ, और डर कर अंदर आ जाता है और कहता रहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह एक लड़का है, मेरी हार्ट बीट फास्ट कैसे हो गई, और डरता रहता है। सेंट ब्लॉसम गर्ल्स की एंट्री हो जाती है। सब उन्हें ही देखते रहते हैं। सब कॉन्टेस्ट की प्रिपरेशन में लगे होते हैं। काशियामा नकात्सु से पूछता है कि स्टार बना रहे हो या स्टारफिश। वह बताता है कि ये चेरी ब्लॉसम है। डेकोरेशन भी चलती रहती है और नंबर्स भी एक्सचेंज होते रहते हैं। तभी हिबारी और उसका ग्रुप वहाँ आ जाता है। उसकी फ्रेंड्स बताती हैं कि हिबारी 6 बार क्वीन का टाइटल जीत चुकी है। वहाँ पर भी वह बाकी गर्ल्स को बॉयज से दूर रखती है। सानो छत पर बैठा रहता है। डॉक्टर उसके पास आता है और कहता है कि तुम और मिजुकी एक ही रूम में हो ना। सानो के पैर की चोट दिखाते हैं। वह कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है और उठकर जाता है। डॉक्टर कहता है कि ट्रैक फील्ड टीम का क्या सोचा है। वह बिना आंसर किए चला जाता है। सानोजी अपनी टीम से कहता है कि मैं अगर तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग देता हूँ तो वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए है, पर अगर तुम लोग मेरी लीडरशिप नहीं चाहते तो 1 मिनट के अंदर इस रूम से चले जाओ। सानोजी अपने आइज क्लोज कर लेता है। सब लोग भागने की कोशिश करते हैं पर डोर लॉक होता है। वे उसे खोलने की पूरी कोशिश करते हैं पर कुछ भी नहीं होता। 1 मिनट का टाइम अप हो जाता है। सबको वहीं पर खड़े हुए दिखाया जाता है। खाना खाते हुए सब कॉन्टेस्ट के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं। सेकी में लास्ट ईयर वाला बैनर बेसमेंट से उठाकर लाने के लिए कहता है। सब एक दूसरे को कहते रहते हैं कि तुम ले आओ। लास्ट में आकर सब मिजुकी पर रुकते हैं। वह कहती है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि बेसमेंट कहाँ है। वह कहता है कि अच्छा है, ढूंढते हुए वहीं खो जाना। सानो आकर कहता है कि साथ में चलते हैं। वह ड्रंक लगता है। मिजुकी उसके साथ चली जाती है। नैन बॉस की डिश देखकर कहता है कि ये तो इसने सारी खा ली। दोनों वहाँ आ जाते हैं। लाइट्स ऑन करने के चक्कर में सानो गिर जाता है। मिजुकी उसकी हेल्प करने जाती है। सानो उसे किस कर लेता है। मिजुकी उसे हिट कर देती है। उसे नींद आ जाती है। बाकी सभी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उस डिश में थोड़ा सा अल्कोहल होता है और उसे खाकर ये इतना ड्रंक हो जाता है जैसे इसने बहुत ड्रिंक की हो। नकात्सु कहता है कि ड्रंक होने के बाद ये किस मॉन्स्टर बन जाता है। नैनबा बताता है कि उस टाइम पर जो भी इसके पास होता है ये उसे किस कर लेता है। सब एक एक करके कहते हैं कि हमें भी किस कर चुका है। पूरा स्कूल ही हाँ करता रहता है। डॉक्टर और फोटोग्राफर गर्ल एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दोनों आर्ग्यू करते रहते हैं कि एक दूसरे को जान से मार डालेंगे। वह पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वह उसे मिजुकी की फोटो दिखाकर नाम पूछती है। वह बता देता है। वह उसे क्यूट बताती है। तभी सानो वहाँ आ जाता है और फील्ड टीम छोड़ने का फॉर्म सबमिट करके चला जाता है। वह कहती है कि क्या तुम उसे रोकोगे नहीं। डॉक्टर बताता है कि ये किसी की बात नहीं मानता। जाते हुए वह कहती है कि मिजुकी और सानो की जोड़ी अच्छी रहेगी। सानो बाहर जाता है तो मिजुकी भी उसके पीछे जाती है। नकात्सु उन्हें देखता रहता है। काशियामा कहता है कि तुम्हारे चारों तरफ पिंक लाइट्स क्यों हैं। वह कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्टेस्ट के लिए टॉप 10 फाइनलिस्ट का अनाउंसमेंट होता रहता है। नंबर 1 ऑस्कर, नंबर 2 तानोजी, नंबर 3 सानो, नंबर 4 नैनबा, नंबर 5 सेकिमे, नंबर 6 हिकारू। वह कहता है कि मुझे तो ब्यूटी सैलून जाना पड़ेगा। नंबर 7 सुकायामा, नंबर 8 नकात्सु, नंबर 9 नामिया एंड नंबर 10 मिजुकी। वह शॉक हो जाती है। नकात्सु उसे टच करने वाला होता है पर रुक जाता है। डायरेक्टर प्राइज अनाउंस करता है। जो भी टीम जीतेगी उस टीम के हर स्टूडेंट को रूम में LCD टीवी मिलेगा। डॉक्टर मिजुकी के पास आता है और कहता है कि सानो को बता देना उसका सामान फील्ड से 1 हफ्ते में हट जाएगा। वह सानो को ढूंढती रहती है पर रास्ते में उसको नकात्सु मिल जाता है और उसे अपने साथ खाना खाने ले जाता है। नकात्सु कहता है कि सानो फील्ड टीम क्यों छोड़ रहा है। मिजुकी कहती है कि उसे दोबारा जंप करवाने के लिए मैं क्या करूं। नकात्सु कहता है कि उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता। और क्या तुम उसकी ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे हो? क्या तुम गे हो? मिजुकी चिल्लाकर मना करती है। वह कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद वह मिजुकी को देखता ही रहता है। मिजुकी उसके पास आती है तो वह विंडो के बाहर देखकर कहता है कि कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं, और वापस आकर बैठ जाता है और जल्दी जल्दी गर्म खाना खा लेता है। मिजुकी फिर से उसके पास जाती है। वह उसे ही देखता रहता है और कहता है कि मैं नकात्सु हूँ, मुझे सिर्फ गर्ल्स पसंद हैं। सानो बाहर वॉक करता रहता है। एक लड़का उसके पास आता है। मिजुकी और नकात्सु भी वापस आते रहते हैं। नकात्सु के पास पैसे नहीं थे तो बिल मिजुकी को ही पे करना पड़ा। सानो को देखकर वह उसे लेकर छुप जाती है। नकात्सु डर जाता है और उस लड़के को देखकर बताता है कि ये कागुयाका है, सानो का कंपेटिटर। वे उनकी बातें सुनने के लिए और पास जाते हैं।
वह सानो का मजाक उड़ाता रहता है और फील्ड टीम छोड़ने के लिए उसे डरपोक भी बताता है। मिजुकी आकर कहती है कि तुम्हारे जैसे हमेशा नंबर 2 पर ही होते हैं। वह कहता है कि ये लड़की कौन है। मिजुकी कहती है कि मैं लड़का हूँ। नकात्सु कहता है कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो। वह उन्हें पागल बताता है। मिजुकी कहती है कि हम फ्रेंड्स हैं और सानो तुमसे कभी नहीं हारेगा। नकात्सु मिजुकी को टच करता है और उसे फिर से अलग ही फील होता है। वह उन्हें लो स्टैंडर्ड बताकर चला जाता है। सानो मिजुकी को देखता है। ऑस्कर पता नहीं क्या करता रहता है। उसकी टीम डरकर कहती है कि शायद उस पर कोई भूत आ गया है और हेल्प के लिए काशियामा को बुलाने जाते हैं। रात को मिजुकी पूछती है कि क्या तुम सो गए हो। सानो कोई आंसर नहीं करता। मॉर्निंग में वह फील्ड में आकर कहता है कि तुम कब तक छुपे रहोगे। मिजुकी बाहर आ जाती है। दोनों यूजिरो के साथ खेलते रहते हैं। उसके बाद वह कहता है कि मैं अब खेल नहीं सकता, मुझे फील्ड पर आने में भी डर लगता है। मिजुकी कहती है कि तुम्हें टीम छोड़ने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। सानो कहता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं जंप नहीं कर सकता। और यही सच है। मिजुकी चिल्लाकर कहती है कि ये सब बकवास है, तुम्हारा पैर ठीक हो चुका है, तुम जंप कर सकते हो। सानो मना करता है। वह कहती है कि मैं भी तुम्हें जंप करवा कर ही रहूंगा, तो गिव अप मत करना। सानो कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो। मिस्टर ओसा का कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। हिबारी की परफॉर्मेंस चलती रहती है। ऑस्कर कहता है कि मैंने काशियामा को स्प्रिट भगाने के लिए कहा था, पर वह उसके साथ ही होती है, जाती नहीं। काशियामा कहता है कि पहली बार मुझसे गलती हुई है। ऑस्कर का टर्न आता है। उसकी टीम उसे स्टेज पर एक राउंड लगाकर वापस ले जाती है। सानो, नकात्सु और मिजुकी वहाँ नहीं होते, तो नानबा अपनी टीम से उन्हें ढूंढने के लिए कहता है। सब उन्हें ढूंढते रहते हैं। स्टेज पर तानोजी की परफॉर्मेंस चलती रहती है। उसके बाद नकात्सु की एंट्री हो जाती है। वह डांस करते करते बॉल से खेलता रहता है और टी शर्ट भी उतार देता है और कहता रहता है कि मुझे गर्ल्स पसंद हैं। सानो यूजिरो के साथ होता है। मिजुकी अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट कर देती है। डॉक्टर कहता है कि ये फेक है, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। वह डर जाती है और उसे सब बता देती है कि एक बार ट्रेनिंग कैंप में सानो अमेरिका आया था, मैं उससे मिलने भी गई थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वापस आते हुए मिजुकी को कुछ लोग किडनैप करते रहते हैं। सानो आकर उसे बचाता है और उसे रोड साइड जाने के लिए कहकर खुद दूसरी साइड चला जाता है, पर आगे रास्ता बंद होता है। वे गुंडे वहीं आ जाते हैं और नाइफ निकाल लेते हैं। वह भागता है तो वे लोग उसके पैर पे हिट कर देते हैं। डॉक्टर कहता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तुम यहाँ क्या करने आई हो। वह कहती है कि मैं उसे दोबारा जंप करवाने आई हूँ। वह कहता है कि ये कोशिश सब कर चुके हैं और फेल भी हो गए हैं। वह कहती है कि अगर मैं यहाँ आ सकती हूँ तो उसे भी कन्विंस कर ही लूंगी। अगर लोग मुझसे नफरत करेंगे तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। सानो का टर्न आ जाता है। यूजिरो से खींचकर अपने साथ ले जाता है। सब लोग टेंशन में होते हैं, पर क्लैपिंग की आवाज सुनकर देखते हैं कि यूजिरो से स्टेज पर लेकर आ जाता है। नकात्सु कहता है कि मेरा एलसीडी टीवी आ गया। सानो यूजिरो को ले जाने की कोशिश करता है, पर वह नहीं जाता। डॉक्टर कहता है कि अगर तुम यहाँ हैंडसम बॉयज के पीछे आई हो तो मैं तुम्हें अभी स्कूल से निकाल देता, पर तुम सच में सानो के लिए यहाँ आई हो। मुझे भी देखना है कि तुम क्या करोगी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मिजुकी हाँ कर देती है। वह कहता है कि मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिजुकी शॉक हो जाती है। वह उसे कॉन्टेस्ट में जाने के लिए कहता है और स्माइल करता है। सब मिजुकी का वेट करते रहते हैं और कुछ सोचते हैं। मिजुकी वहाँ आ जाती है। सब उसे देखकर स्माइल करते हैं और उसे जल्दी से कपड़े चेंज करने के लिए कहते हैं। मिजुकी चेंज करती है तो उसकी ड्रेस वहाँ से हटा ली जाती है और उसके कपड़े भी। बाहर मिजुकी का अनाउंसमेंट हो जाता है। उसके टीममेट्स कहते हैं कि अगर तुम बिना कपड़ों के जाओगे तो हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, और चले जाते हैं। डॉक्टर ये सब देख लेता है। मिजुकी डर जाती है। सब बाहर उसको चीयर करते हैं। तभी मिजुकी की एंट्री हो जाती है। सब उसे गर्ल के अवतार में देखकर शॉक हो जाते हैं। मिजुकी की हेल्प डॉक्टर ने की है। नानबा कहता है कि अब तो पक्का एलसीडी टीवी हमारा है। नकात्सु उसे देखता ही रहता है। सेकिमो उसे बताता है कि तुम्हारी नोज से ब्लड आ रहा है। वह कहता रहता है कि वो एक लड़का है और उसे देखकर क्यूट बताता है। मिजुकी मैजिक ट्रिक्स दिखाती रहती है। डॉक्टर सानो से कहता है कि तुमने फील्ड टीम छोड़ने का फॉर्म वापस ले लिया, इसकी वजह से ना, और चला जाता है। सानो से देखता है। अब है रिजल्ट की बारी। किंग होता है सानो का डॉग यूजिरो। तानोजी कहता है कि अब एलसीडी टीवी किसे मिलेगी, और क्वीन बनती है आशिया मिजुकी। सब शॉक हो जाते हैं। हिबारी बेहोश हो जाती है। मेडल और एलसीडी टीवी यूजिरो को दे दी जाती है। मिजुकी कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया। नानबा कहता है कि गुस्सा मत करो, तुम क्वीन का टाइटल जीत गई हो। नकात्सु चिढ़ता है और सानो के पास आकर बैठ जाता है। सानो कहता है कि यहाँ पर कचरा मत करना। नकात्सु कहता है कि तुमने क्या कहा। वह कहता है कि कुछ नहीं। उसके बाद वह और मिजुकी सेम ग्लास उठाते हैं। मिजुकी उसे ही दे देती है। वह कहता है कि मेरी हार्ट बीट फास्ट क्यों हो रही है, और कहता है कि ये ग्लास मिजुकी का है, मतलब हमारा इनडायरेक्ट किस। तभी काशियामा ग्लास लेकर पी लेता है। नकात्सु से हिट करता है। मिजुकी आकर कहती है कि आज तो मुझे लड़की के कपड़े पहनने पड़ गए।
सानो फिर से ड्रंक हो जाता है। नकात्सु कहता है कि इसने फिर से वही डिश खा ली। वह मिजुकी को किस करने वाला होता है, पर बीच में नकात्सु आ जाता है। सब हंसने लगते हैं। मिजुकी कहती है कि ये तो किसी को भी किस कर लेता है। यह है मिजुकी का भाई शिजुकी, जिसे एयरपोर्ट पर दिखाते हैं। सब वहीं पर सोते रहते हैं। तभी मिजुकी को एक मेल आता है। वह उठ जाती है और मेल चेक करने जाती है। मेल में लिखा होता है कि डियर सिस्टर, मैं तुम्हें जापान से लेने आ रहा हूँ। सानो उठकर पूछता है कि क्या हुआ। मिजुकी मैसेज छुपा लेती है। सानो उसे देखता है और फिर से सो जाता है। मिजुकी रिलैक्स हो जाती है। नेक्स्ट डे क्लास ओवर होने के बाद स्टूडेंट्स बातें करते हैं कि सैंड ब्लॉसम स्कूल में गर्ल्स के कपड़े गायब हो रहे हैं। नकात्सु मिजुकी को साथ में बाहर चलने के लिए कहता है। मिजुकी मना करती है और कहती है कि आज मेरा भाई आ रहा है। नकात्सु कहता है कि मुझे लगा था इसका ब्रदर अमेरिका में होगा। मिजुकी एक शॉप में जाकर जल्दी से गर्ल के अवतार में आ जाती है और अपने ब्रदर का वेट करती है। वह वहाँ आ जाता है और उसे साथ में बर्गर खाने के लिए कहता है। जाते हुए उसे डॉक्टर देखता रहता है और मिजुकी को इडियट बताता है। कागुया का सानो के पास आकर कहता है कि क्या तुम सोसाइटी से दूर ही रहना चाहते हो। सानो उसे इग्नोर करता है तो वह कहता है कि अगर तुम्हें ये पढ़कर भी कुछ फील नहीं हुआ तो तुम और तुम्हारी हाई जंप हिस्ट्री बन जाएंगे, और चला जाता है। मिजुकी अपने भाई से यहाँ आने का रीजन पूछती है। शिजुकी बताता है कि एक यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूँ और तुम लड़कों की तरह क्यों बातें कर रही हो। वह कहती है कि स्कूल की गर्ल्स भी ऐसे ही बातें करती हैं और मुझे यहाँ मजा आ रहा है। वह कहता है कि मुझे सब पता है, तुम बॉयज स्कूल में जाती हो। वह पूछती है कि क्या मॉम डैड को भी इस बारे में पता है। वह मना करता है तो मिजुकी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे थोड़े दिन और यहाँ रुकने दो। शिजुकी मना करता है और अमेरिका वापस चलने के लिए कहता है। मिजुकी वॉशरूम को एक्सक्यूज देकर चली जाती है। सानो वही मैगजीन रीड करता रहता है। उसमें उसके भाई शिन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो फ्यूचर हाई जंपर बनने वाला है। शिजुकी उसका वेट करता रहता है और वह भाग जाती है। एक स्टूडेंट लाई डिटेक्टर मशीन बनाता है जिससे कपड़े चुराने वाले का पता चल जाए। नकात्सु कहता है कि इसे पहले मैं ट्राई करता हूँ। वह उसे सारे क्वेश्चन का आंसर नो करने के लिए कहता है। नैनबा पूछता है कि क्या तुमने कपड़े चुराए। वह मना कर देता है। उसका आंसर करेक्ट होता है। नकाओ पूछता है कि क्या तुम्हें लड़कियों से ज्यादा लड़के पसंद हैं। वह मना करता है। मशीन उसका आंसर रॉन्ग बता देती है। वह कहता है कि ये मशीन ही खराब है। काशियामा पूछता है कि जिसे तुम पसंद करते हो क्या वह इसी हॉस्टल में है। वह मना करता है तो मशीन फिर से उसका आंसर रॉन्ग बताती है। सब उससे दूर हो जाते हैं। नकात्सु ने मना करता है। काशियामा फिर से पूछता है कि क्या वह हाउस 2 में ही है। इस बार वह कुछ नहीं बोलता। मशीन अपने आप ही बोल जाती है। सब उससे और दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सब बाहर आकर पूछते हैं कि क्या हुआ है। तनुजी बताता है कि आदमी हॉस्टल के आसपास ही घूम रहा था। नकात्सु कहता है कि क्या ये वही चोर हो सकता है, पर वह होता है शिजुकी। वह मना करता है। सब उसे उठाकर मशीन के पास ले जाते रहते हैं। तभी मिजुकी वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये मेरा भाई है। सब उसे नीचे उतार देते हैं। नकात्सु से सॉरी बोलता है। मिजुकी पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह बोलने वाला होता है कि इतने लड़कों के बीच एक लड़की क्या कर रही है, पर मिजुकी उसकी बात बीच में ही रोक देती है और उसे खींचकर रूम में ले आती है। शिजुकी कहता है कि तुम कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं हो, तुम इसी हाई जंपर के लिए यहाँ आई हो ना। सानो वहाँ आता है और गेट पर ही रुक जाता है। शिजुकी कहता है कि तुम उससे इतना प्यार करती हो कि उसके स्कूल में भी अपना ट्रांसफर करा लिया। मिजुकी कहती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती। तो वह उससे यहाँ आने का रीजन पूछता है और कहता है कि तुम लड़का बनकर यहाँ बॉयज स्कूल में क्यों आई हो। सानो सब सुन लेता है। मिजुकी उसे बता देती है कि मेरी जान बचाते हुए ही उसे चोट लगी थी। अगर उसे चोट ना लगती तो वह हाई जंप नहीं छोड़ता। शिजुकी कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। वह कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है। सानो ये सब सुनता रहता है। शिजुकी कहता है कि क्या तुम यहाँ रहकर उससे दोबारा जंप करवा पाओगी, और अगर ऐसा करोगी तो बस उसे फोर्स ही करोगी। इन सब से कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। वह कहती है कि मुझे पता है मैं यूजलेस हूँ, पर मैं कोशिश करना चाहती हूँ। उसे दोबारा स्माइल करनी ही होगी। शिजुकी उसे वापस चलने के लिए कहता है। मिजुकी जाने से मना करती है और आर्ग्यू करती रहती है। शिजुकी उसे थप्पड़ लगा देता है। वह कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, जब तक वह जंप नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगी। सैंड ब्लॉसम की गर्ल्स उनसे चोर के बारे में बात करने आती हैं। इस बार हिबारी के कपड़े चोरी होते हैं। सब इस बात को झूठ बताते हैं। उन गर्ल्स में से एक तनुजी की फियांसे होती है। सबको पता चल जाता है। तनुजी कहता है कि चोर को पकड़ना ही होगा। तभी स्कूल का डायरेक्टर वहाँ आ जाता है और हाथ पर देखकर कहता है कि तुम लोग ओसाका हाई स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो भी टीम चोर को पकड़ेगी उसे 1 साल तक क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। सब खुश हो जाते हैं। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सब चोर को ढूंढने में लग जाते हैं। सानो बाहर बैठा रहता है और वही इंसिडेंट याद करता है जब उसने मिजुकी को बचाया था। मिजुकी रूम में चुपचाप बैठी रहती है। सानो वापस आ जाता है।
मिजुकी उसे चोर के बारे में बताती रहती है, पर वह चुपचाप लेट जाता है। नेक्स्ट डे डॉक्टर उसे खींचकर अपने ऑफिस ले आता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो जो लड़की बनकर स्कूल के आसपास घूम रही हो, बताओ ऐसा क्यों किया। मिजुकी बता देती है कि मेरे भाई को पता चल गया है कि मैं बॉयज स्कूल में हूँ, मुझे नहीं पता अब क्या करना है, मेरा तो जापान में कोई फ्रेंड भी नहीं है। डॉक्टर कहता है कि क्या तुम अभी एक फ्रेंड से बात नहीं कर रही हो। वह इधर उधर देखती है। डॉक्टर पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। वह कहती है कि जब तक सानो जंप नहीं करेगा मैं वापस नहीं जा सकती। वह विंडो में देखकर कहता है कि तुम्हारा भाई अच्छा आदमी है और जिद्दी भी। मिजुकी आकर देखती है और उसके पास आती है। वह उसका स्कूल छुड़वाने के लिए प्रिंसिपल से बात करने आता है। मिजुकी कहती है कि प्रिंसिपल यहाँ नहीं है। वह उसकी बात नहीं मानता तो डॉक्टर आकर कहता है कि प्रिंसिपल सच में यहाँ नहीं है। दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। वह कहता है कि जो भी बात करनी है मुझसे कर लो। शिजुकी मिजुकी का स्कूल छुड़वाने के लिए कहता है। डॉक्टर कहता है कि कल तक मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दूंगा। शिजुकी उसे बैग पैक करने के लिए कहकर चला जाता है। मिजुकी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। डॉक्टर कहता है कि मैंने झूठ बोला, अंदर फोटोग्राफर गर्ल अकीरा होती है। डॉक्टर उसे बाहर जाने के लिए कहता है और वहाँ परफ्यूम छिड़कने लगता है। वह कहती है कि मैं इसे सब सच बता दूंगी। वह कहता है कि बता दो। अकीरा बताती है कि कॉलेज में इसे एक ब्यूटी पसंद थी पर ये उसे छोड़कर भाग गया था। डॉक्टर कहता है कि कौन ब्यूटी, तुमने मुझे परेशान कर दिया था इसीलिए मुझे भागना पड़ा, अपना काम खत्म करके यहाँ से जाओ। वह उसे सानो के छोटे भाई शिन की फोटो दिखाती है और बताती है कि सानो के डैड भी एक अच्छे एथलीट थे। मिजुकी शिन की फोटो देखती है। शिजुकी सानो से मिलने आता है और बताता है कि मैं मिजुकी का बड़ा भाई हूँ। दोनों फील्ड में आकर बातें करते हैं। वह बताते हैं कि मिजुकी ने पहली बार मुझसे आर्ग्यू किया है पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम दोबारा जंप करोगे। मैं मिजुकी को वापस अमेरिका ले जा रहा हूँ, वह यहाँ बस अपना टाइम ही वेस्ट कर रही है। सब यही डिस्कस करते रहते हैं कि चोर को कैसे पकड़ें। टीम 1 गर्ल्स स्कूल के बाहर होती है और हर किसी को पकड़कर पूछती है कि क्या तुम चोर हो। टीम 3 भी चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा देती है। वहाँ से जाते हुए ऑस्कर ही उसमें गिर जाता है। टीम 2 से नैनबा कहता है कि हमें जिस पर शक होगा उससे मशीन के थ्रू सच का पता लगा लेंगे। नगात्सु चुपचाप बैठा रहता है और काशियामा से पूछता है कि अगर ये सच हुआ कि मुझे लड़के पसंद हैं तो तुम क्या करोगे। वह कहता है कि मैं अपना रूम चेंज करा लूंगा। नगात्सु अपने आप पर गुस्सा करता है। सानो रूम में आता है। मिजुकी पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। सानो कुछ नहीं बोलता। वह उसे अपने भाई के बारे में बताती रहती है। सानो कहता है कि मुझे तुम में और तुम्हारे भाई की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा भाई तुम्हें वापस लेने आया है तो चले जाओ, मैं दोबारा जंप नहीं करना चाहता, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। मिजुकी जाने से मना करती है। सानो गुस्सा करके कहता है कि चले जाओ, मैं जंप तो नहीं करना चाहता पर तुम्हें अपनी लाइफ से दूर जरूर भेजना चाहता हूँ। मिजुकी उसे देखती रहती है और बाहर आकर रोने लगती है। सानो भी रूम में गुस्सा करता है, वह रोती ही रहती है। नेक्स्ट डे शिजुकी डॉक्टर के पास डॉक्यूमेंट्स लेने आता है। वह कहता है कि मैं भूल गया था, तुम कल आ जाना। वह आज ही देने के लिए कहता है तो डॉक्टर उसे डरा कर कहता है कि तुम अपनी सिस्टर को फोर्स क्यों कर रहे हो। वह वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर स्माइल करता है। क्लास में सानो मिजुकी की डेस्क दिखता है। तभी मिजुकी क्लास में आ जाती है और सानो को मॉर्निंग विश करती है और सबको बताती है कि अगर ये पैनकेक्स तुमने 30 मिनट्स में फिनिश कर दिए तो कोई बिल नहीं पे करना पड़ेगा। वह उनसे बातें करती रहती है। सानो उसे ही देखता रहता है। उसके बाद उसे फील्ड में बैठे हुए दिखाया जाता है। वह मिजुकी की बातें ही सोचता रहता है जब वह अपने भाई से आर्ग्यू कर रही थी। मिजुकी गार्डन में बैठी रहती है। नकात्सु उसके पास आता है और पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो। मिजुकी कहती है कि तुमने इतना कहा वही बहुत है। नकात्सु नर्वस हो जाता है। मिजुकी कहती है कि मैं थक गया हूँ और उसके शोल्डर पर सर रख लेती है। नकात्सु डर जाता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकते हो। वह उसे देखता है तो उसे फिर से वही फीलिंग आती है। वह फिर से डर जाता है और इधर उधर देखकर फिर से उसे देखने लगता है और उसे किस करने वाला होता है पर तभी कोई उनकी पिक्चर ले लेता है और वह होती है हमारी फोटोग्राफर गर्ल अकीरा और कहती है कि ये तो हॉट न्यूज बनने वाली है। नकात्सु शॉक होकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और उसके पीछे भागता है। मिजुकी उठ जाती है। नकात्सु उसके कैमरा की चिप निकाल लेता है और सोचता है कि अब क्या करूं। तभी उसे गर्ल्स के कपड़े दिखते हैं। वह कहता है कि मैं गे नहीं हूँ। हिबारी सबके लिए कुछ लेकर आती है। नकात्सु डांस करता रहता है कि मुझे गर्ल्स पसंद हैं, मैं गे नहीं हूँ और उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और स्माइल कर देता है। हिबारी उसे देखकर चिल्लाने लगती है। सब नकात्सु को चोर समझते हैं। वह बताता है कि ये मुझे लॉबी में पड़े हुए मिले थे। सनोजी कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। वे उसे लाई डिटेक्टर मशीन पर लाकर बैठा देते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम ही चोर हो। वह मना कर देता है और ये आंसर सच होता है। ऑस्कर कहता है कि इससे प्रूव नहीं होगा, ये इनोसेंट है। नैनबा नकात्सु का रूम चेक करने के लिए कहता है। सब उसका रूम चेक करते रहते हैं पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता।
ऑस्कर उसे टीम 2 के सारे रूम्स चेक करने के लिए कहता है। हिबारी कहती है कि हम लोग सबके रूम्स चेक करेंगे। सब हाँ कर देते हैं। सर्चिंग स्टार्ट हो जाती है। सब डरते रहते हैं। टीम 1 के रूम से कुछ नहीं मिलता। वे खुश हो जाते हैं। टीम 3 के रूम्स चेक होते रहते हैं। वे लोग भी डरते रहते हैं, पर वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। वे भी खुश हो जाते हैं। सानो चुपचाप खड़ा रहता है। शिजुकी आकर कहता है कि क्या मिजुकी के बारे में सोच रहे हो। वह कहता है कि मैं जंप नहीं कर सकता। इसमें मिजुकी की गलती नहीं है। जंप ना करने का रीजन कुछ और ही है। मेरे लिए हाई जंप सब कुछ था और हमेशा रहेगा। रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई हो गई, तो हाई जंप मेरे लिए प्रेशर बन गया। तभी मुझे चोट भी लग गई थी, तो मैंने जंप छोड़ने का वही रीजन चूज कर लिया। वह कहता है कि मिजुकी को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, तुम्हें उसे सच बताना चाहिए। वह कहता है कि मिजुकी बहुत जिद्दी है, वह नहीं मानेगी। उसकी कही हुई बातों से मुझे और टेंशन हो जाती है। उसने यहाँ आने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी छोड़ दिया। वह बहुत ग्रेट है, पर अब मेरी बारी है। वह कहता है कि प्लीज उसे यहाँ से स्माइल के साथ जाने दो। हॉस्टल में चेकिंग चलती रहती है। टीम 2 के एक रूम से कपड़े मिल जाते हैं और रूम होता है सानो और मिजुकी वाला। उन्हें लड़की के कपड़े मिजुकी के सामान से मिल जाते हैं। नकात्सु शॉक हो जाता है। मिजुकी वहाँ आ जाती है। हिबारी पूछती है कि क्या तुम ही चोर हो, ये तुम्हारे कपड़ों से मिला है। मिजुकी डर जाती है। सानो भी वहाँ आ जाता है और उन्हें रियल चोर के बारे में बताता है, और चोर होता है युजिरो। मिजुकी भी रिलैक्स हो जाती है। सानो वहाँ से चला जाता है और रूम में पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। मिजुकी बताती है कि मैं अपने भाई को अंदर नहीं आने दूंगा। तभी उसे एक मेल आता है। मेल होता है शिजुकी का। वह कहता है कि क्रिसमस की हॉलीडेज में घर आ जाना और सानो मेरे भाई का ध्यान रखना। मिजुकी पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई से मिले थे। वह कुछ नहीं बोलता। वह कहने वाली होती है कि क्या तुम्हारी वजह से ये हुआ। सानो उसे वियर्ड बताकर चला जाता है। मिजुकी स्माइल करती है। शिजुकी को एयरपोर्ट पर दिखाते हैं। नेक्स्ट डे सेकिमे और नकाओ मिजुकी को उठाकर ले जाते हैं और लाई डिटेक्टर मशीन पर बैठा देते हैं और पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा है। वह मना करती है, पर मशीन बोल जाती है। सब कहते हैं कि ये तुम्हारा ही है। वह मना करती रहती है। सानो बाहर वॉक करता रहता है और वहीं लेट जाता है। वे मिजुकी से पूछते ही रहते हैं। तभी नकात्सु एक न्यूज़पेपर लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि होटल्स बंद हो रहे हैं। मिजुकी शॉक हो जाती है। सब कहते हैं कि हमारा क्या होगा। मिजुकी पूछती है कि ये हॉस्टल बंद होने का क्या चक्कर है। नैनबा उसे बताता है कि हॉस्टल 1 की रिपेयरिंग होनी है, इसीलिए थोड़े टाइम के लिए बंद हो रहा है। नकात्सु पूछता है कि टीम 1 कहाँ रहेगी। तभी टीम 1 अपना सामान लेकर वहाँ आ जाती है। नैनबा कहता है कि जब तक रिपेयरिंग का काम खत्म नहीं होगा ये लोग हमारे साथ रहेंगे, मतलब 3 स्टूडेंट्स एक रूम में। पर तुम लोगों को तो कल से आना था ना। टीम 1 के मेंबर्स तेनोजी से उसे ना बताने के लिए सॉरी बोलते हैं। तेनोजी उसे हिट कर देता है। सानो को युजिरो के पास देखकर सेकिमा उसके पास जाता है और समर ब्रेक में ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करने के लिए कहता है। सानो मिजुकी को देखकर बिना आंसर किए चला जाता है। तेनोजी अपनी टीम को पनिश करता रहता है। नैनबा कहता है कि तुम्हारी फियांसी ये सब देखकर डर जाएगी। वह कहता है कि ऐसा नहीं होगा। तभी टीम 3 की एंट्री होती है और ऑस्कर हंसता रहता है और नीचे आकर सिंगिंग करने लगता है। तभी डायरेक्टर नया कॉन्टेस्ट लेकर आ जाता है, जो है ओसाका और सैंड ब्लॉसम स्कूल्स की जॉइंट पार्टी। डायरेक्टर बताता है कि मोस्टली स्कूल्स स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप से दूर ही रखते हैं, पर ओसाका हाई स्कूल अपने स्टूडेंट्स को उनका ट्रू लव चूज करने का चांस देता है। ऑस्कर बताता है कि पार्टी ज्वाइन करने के लिए तुम्हें आई वॉन्ट टू बी योर लवर लिस्ट के टॉप 10 में आना होगा, मतलब सबसे ज्यादा वोट्स कलेक्ट करना। नैनबा तेनोजी से कहता है कि तुम्हारी फियांसे भी इस पार्टी को ज्वाइन करेगी, क्या पता हम उसे तुमसे चुरा लें। तेनोजी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। सब खुश होते रहते हैं। मिजुकी शिन वाली मैगजीन देखती रहती है। तभी सानो रूम में आ जाता है। मिजुकी पूछती है कि तुम कहाँ गए थे। वह कहता है कि युजिरो को वॉक कराने गया था। मिजुकी नीचे आती है और कहती है कि तुम चेंज हो गए हो क्योंकि तुम पहले मुझे इग्नोर करते थे। सानो उसे देखकर शावर लेने चला जाता है। रूम डिसाइड होते रहते हैं कि कौन किसके रूम में जाएगा। तेनोजी को नैनबा का रूम मिलता है, दूसरे को मिलता है मिजुकी और सानो वाला रूम। मिजुकी शावर लेने जाती है। सानो टाइम देखकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि मिजुकी लड़की है, तो वह वहाँ से साइड हो जाता है। नकात्सु अपना सामान लेकर उनके रूम में आता है। सानो कहता है कि स्टूडेंट तो टीम 1 से होना चाहिए था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नकात्सु उसके हाथ पैर जोड़ता है कि प्लीज उस रूम में मुझे जाने दो, और सानो से कहता है कि उसने ही मुझे यहाँ रहने के लिए फोर्स किया है, और पूछता है कि मिजुकी कहाँ है। सानो बताता है कि शावर ले रहा है और बाहर चला जाता है। नकात्सु बाथरूम की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, वह लड़का है, मैं बस यहाँ चेक करने आया हूँ कि मैं गे नहीं हूँ। तभी वह सोचता है कि मिजुकी भी लड़का है, अगर हम साथ में शावर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा करने से पानी ही सेव होगा। मैं अपनी अर्थ के लिए कितना सोचता हूँ।
वह जाता है तो मिजुकी तब तक बाहर आ चुकी होती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह कहता है कि कुछ भी नहीं। मिजुकी पूछती है कि सानो कहाँ गया। वह कहता है कि बाहर गया है। मिजुकी जाते हुए पूछती है कि तुम सानो के लिए क्या फील करते हो। वह कहता है कि मैं गे नहीं हूँ। मिजुकी कहती है कि मुझे पता है, मैं तो बस फ्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। नकात्सु कहता है कि अब तो कोई मैजिक ही उसे दोबारा जंप करवा सकता है। मिजुकी कहती है कि मैं भी चाहता हूँ कि कोई मैजिक हो जाए। नकात्सु उसे एक अच्छा लड़का बताता है। मिजुकी डॉक्टर के पास आकर पूछती है कि अकीरा कहाँ है। डॉक्टर कहता है कि वह यहाँ क्यों होगी, उसका नाम सुनकर ही मैं चिढ़ जाता हूँ। अकीरा आकर पूछती है कि अगर तुम मुझे देखोगे तो क्या होगा। डॉक्टर वॉमिट कर देता है। अकीरा पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। वह उस सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है। अकीरा कहती है कि तुम जाकर उससे मिल लो, वह पास वाले टोक्यो हाई स्कूल में प्रैक्टिस कर रहा है। डॉक्टर कहता है कि जल्दी में कुछ मत करना। वह ओके बोलकर चली जाती है। डॉक्टर अकीरा को देखकर फिर से वॉमिट कर देता है। मिजुकी रूम में आती है और पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई भाई है जो तुम्हारी तरह ही कूल हो। सानो कहता है कि मैं उससे बहुत दिनों से नहीं मिला, बस मैगजीन में ही देखा है। वह कहती है कि शिन पास वाले स्कूल में ही प्रैक्टिस कर रहा है, क्या मिलने जाओगे। सानो मना करता है। मिजुकी कहती है कि वह तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। सानो मना करके बाहर चला जाता है। सब वोट्स लेने की प्रैक्टिस करते रहते हैं। नैनबा मैसेज टाइप करता है कि मुझे वोट मत करना, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, और सारी गर्ल्स को सेंड कर देता है। सानो जी अपनी टीम को ट्रेन करता रहता है और कहता है कि अपने 6 पैक से गर्ल्स को इम्प्रेस करो। ऑस्कर और उसकी टीम भी लगी रहती है। गर्ल्स उन्हें देखती रहती हैं। हिबारी सानो को वोट देगी, दूसरी तानोजी को और तीसरी नकात्सु को। नकात्सु सब बॉयज को स्टूपिड बताता है और कहता है कि मैं चेंज हो गया हूँ। उसे फिर से वही फीलिंग आ जाती है और वह उसे देखता रहता है। मिजुकी उसे दूर रहने के लिए कहती है। नकात्सु से सॉरी बोलता है। सब लोग टीवी देखते रहते हैं। अकीरा और डायरेक्टर वोटिंग के रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। नंबर 1 नैनबा, नंबर 2 सानो, नंबर 3 नकात्सु, नंबर 4 तानोजी, नंबर 5 ऑस्कर, और बाकी का नाम नहीं बताते। उनमें मिजुकी भी होती है। सेकी में खुश होता रहता है। नैनबा उससे पूछता है कि तुम गर्ल से क्या बात करोगे। वह कहता है कि हॉबीज के बारे में। नैनबा उसे हिट करता है। वह कहता है कि फैमिली मेंबर्स। नैनबा उसे फिर से हिट करता है और कुछ टिप्स बताता रहता है, पर वहाँ पर सब लोग उसके टिप्स लिखने लगते हैं। मिजुकी भी लिखती रहती है। नकात्सु मिजुकी से पूछता है कि सानो कहाँ है। वह कहती है कि मुझे नहीं पता। वह कहता है कि ये शैम्पू क्यों नहीं मिल रहा है। मिजुकी यूजिरो के पास आती है और कहती है कि वह तो वॉक पर भी नहीं गया। उसके बाद उसे रूम में दिखाते हैं। नकात्सु मिजुकी के पास आ जाता है। सानो कहता है कि तुम ऊपर क्यों जा रहे हो, नीचे बहुत स्पेस है। मिजुकी पूछती है कि क्या तुम आज भी यूजिरो के साथ वॉक पर गए थे। वह हाँ कर देता है। नकात्सु नीचे ही लेट जाता है। सानो कुछ उठाने के लिए लाइट्स ऑन करता है तो नकात्सु स्टेज पर खड़ा रहता है। नेक्स्ट डे मिजुकी छुपकर शिन के स्कूल में आती है और छुपकर उसे देखती रहती है। वह अच्छी हाई जंप करता है। तभी सानो भी आकर शिन को देखता है। कागुयाका उसके पास आता है और पास जाकर अच्छे से देखने के लिए कहता है। सानो वहाँ से जाता है तो कागुयाका शिन से कहता है कि तुमसे कोई मिलने आया है। सानो वापस आ जाता है। देखकर ऐसा लगता है कि शिन आकर उसे हक करेगा, पर वह सानो को हिट करता है। मिजुकी ये सब देखती रहती है। शिन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई है। सानो पूछता है कि क्या मतलब। वह कहता है कि जब तुम घर से भाग गए थे तो डैड ने हाई जंप की ट्रेनिंग मुझ पर डाल दी, पर मैं भागा नहीं। मैंने डैड के साथ डेली प्रैक्टिस की। मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक चोट की वजह से डरकर भाग जाओगे। अब तो तुम नेशनल कंपटीशन जीतने की हालत में भी नहीं हो, और चला जाता है। वहाँ से जाते हुए सानो मिजुकी को देख लेता है। उसके बाद दोनों को साथ में दिखाया जाता है। मिजुकी उसे सॉरी बोलती है। सानो कहता है कि तुम्हारी गलती नहीं है और उसे बताता है कि मैंने अपने डैड की वजह से घर छोड़ा था। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। जब मेरी मॉम मर रही थी तब भी वे काम में बिजी थे। शिन ने सही कहा, मैं डैड से भी भाग रहा हूँ और हाई जंप से भी। मैं कर क्या रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। नकात्सु गेम खेलता रहता है और मिजुकी और सानो को देखकर कहता है कि तुम दोनों ने ऐसे फेस क्यों बना रखे हैं, क्या तुम दोनों पार्टी में जाओगे। सानो मना कर देता है और उठकर बाहर चला जाता है। नकात्सु कहता है कि अब तो बस हम ही बचे हैं। मिजुकी बाहर जाती रहती है। नकात्सु पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मिजुकी बताती है कि सानो रोज रात को बाहर जाता है, इसीलिए चेक करने जा रहा हूँ कि क्या उसे पैसों की जरूरत है, या नाइट क्लब में डांस करता है, या किसी को डेट कर रहा है, ड्रग्स केस में इन्वॉल्व है, या वेपन सेल करता हो। सब कुछ ना कुछ रीजंस बताते रहते हैं। नकात्सु कहता है कि तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो और स्कूल का डायरेक्टर यहाँ क्या कर रहा है। मिजुकी बाहर आती है तो सानो वहीं बैठा रहता है और कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, और चला जाता है। डॉक्टर अपना ऑफिस में आता है तो मिजुकी वहीं लेटी रहती है। डॉक्टर कहता है कि ये पेशेंट की जगह है। वह कहती है कि मैं भी पेशेंट हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है। वह पूछता है कि क्या हुआ।
मिजुकी बताती है कि सानो अपने भाई से मिलने गया था, उनकी आर्ग्यूमेंट भी हुई, डॉक्टर उसे चाय देता है। मिजुकी बताती है कि सानो रोज रात को बाहर जाता है। डॉक्टर कहता है कि मतलब तुम सानो के लिए कुछ नहीं कर पा रही हो। वह सैड हो जाती है। मिजुकी और नकात्सु वॉशरूम में डिस्कस करते रहते हैं कि सानो को ट्रैक पर कैसे लाएं। नकात्सु कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। मिजुकी को ये आइडिया पसंद आता है। नकात्सु पूछता है कि क्या तुमने हैंड वॉश कर लिए। वह उसे सॉरी बोलती है। दोनों यही डिस्कस करते रहते हैं। नकात्सु कहता है कि सानो भी अपनी गर्लफ्रेंड के सामने क्यूटली बिहेव करेगा। मिजुकी कहती है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा और वहाँ से चली जाती है। मिजुकी हर जगह बस यही सोचती रहती है कि सानो की गर्लफ्रेंड कहाँ से लाऊं। बॉल लगने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिजुकी क्लास में आती है और झूठ बोलकर सानो को अपने साथ ले जाती है। वह उसे पार्टी में लेकर आती है। हिबारी उसे देखकर खुश हो जाती है। सानो मिजुकी को देखता है, वह उसे अंदर ले जाती है। पार्टी स्टार्ट हो जाती है। ब्रॉडकास्टिंग टीम सबको देखती रहती है। नैनबा तनुजी की फियांसे के पास आता है और उसे इम्प्रेस करने में लग जाता है। तनुजी उसे देखता रहता है। नैनबा उसे चिढ़ाता है। सेकिमे अपनी वाली से बात करने में नर्वस फील करता है। अकीरा सेकिमे को अंदर बुलवाती है। हिबारी सानो को अपने बारे में बताती रहती है। मिजुकी उन्हें देखती रहती है। सानो हिबारी की बातें नहीं सुनता। मिजुकी उसे वहाँ से उठाकर दूसरी लड़की के पास बैठा देती है और उसे बात करने के लिए कहती है। नकात्सु का फोकस भी उन्हीं पर होता है। अकीरा सेकिमे को डांटती रहती है और उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। ऑस्कर उसी लड़की के पास आता है और उसे अपना डांस दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और सबको कहीं और देखने के लिए बोलकर छुप जाता है। नकाओ पूछता है कि सेकिमे कहाँ है। तभी सेकिमे की एंट्री होती है। ब्रॉडकास्टिंग टीम उसका लुक चेंज कर देती है। सेकिमे उस लड़की के पास आता है। वह उसे हैंडसम बताती है। ब्रॉडकास्टिंग टीम ने लड़की की इन्फॉर्मेशन चेक की कि उसे क्या पसंद है। ऑस्कर बाहर आता है और उन दोनों को साथ में देखकर सैड हो जाता है। हिबारी सोचती है कि वह सानो से बात कर रही है। ऑस्कर उसके पास आता है। वह देखती है कि सानो यहाँ नहीं है और उसे ढूंढने लगती है। ऑस्कर और हिबारी का फेवरेट स्पोर्ट कबड्डी है। दोनों वही कबड्डी खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अकीरा कहती है कि इस स्कूल का क्या होगा। नैनबा तनुजी की गर्लफ्रेंड से ही बातें करता रहता है। तनुजी को गुस्सा आ जाता है और वह कहते है कि ये मेरी फियांसे है, तुम्हें पहले मुझसे फाइट करनी होगी। वह कहती है कि मैं तुम्हारे बोलने का ही वेट कर रही थी और उसे हक कर लेती है। नैनबा कहते है कि ये क्या हुआ। नकात्सु अपनी वाली गर्ल पे ध्यान नहीं देता, मिजुकी को ही देखता रहता है। वह लड़की जो भी क्वेश्चन सानो से पूछती है उसका आंसर मिजुकी करती रहती है। वह कहती है कि इसे ही बोलने दो। सानो मिजुकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। नकाओ कहता है कि सानो मिजुकी को ले गया, मैं अपने नैनबा को लेकर आता हूँ। सब उसे वहीं रोक लेते हैं। सानो पूछता है कि तुम करना क्या चाह रहे हो। मिजुकी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी ना बनती। वह पूछता है कि मुझे गर्लफ्रेंड क्यों चाहिए। मिजुकी कहती है कि जिससे तुम खुश रह सको। सानो वहाँ से जाता है। नकात्सु कहता है कि इसमें गलत क्या है, मिजुकी ने ये सब तुम्हारे लिए किया है। सानो से चुप रहने के लिए कहता है। नकात्सु उसे हिट करने वाला होता है पर मिजुकी उसे रोक देती है। नकात्सु कहता है कि मिजुकी तुम्हें दोबारा जंप करते हुए देखना चाहता है। मुझे तुमसे जेलस फील होता है क्योंकि तुम्हारी कोई इतनी केयर करता है। सानो वहाँ से जाता है तो नकात्सु कहता है कि तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे पूरी दुनिया का दर्द तुम ही लेकर घूम रहे हो। अगर रोना है तो रो लो, कूल बनने की एक्टिंग मत करो। और चला जाता है। मिजुकी भी उसके पीछे चली जाती है। तनुजी अपनी फियांसे के साथ होता है और नैनबा से कहता है कि प्यार हमेशा जीतता है। नैनबा रोने वाला फेस बनाता है। बाकी लड़कों को अपनी चॉइस करनी पड़ती है। सब इमाइकी को चूज करते हैं। वह सबको सॉरी बोल देती है क्योंकि वह नकात्सु को लाइक करती है जो वहाँ नहीं होता। नकात्सु और मिजुकी साथ में खाना खाते रहते हैं। मिजुकी कहती है कि मैं सानो का माइंड चेंज नहीं कर पाया, इसीलिए उसके लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा था, पर मैं जो भी करता हूँ लास्ट में सब वेस्ट ही हो जाता है। हिबारी गुस्से में होती है क्योंकि उसे किसी ने चूज नहीं किया। तभी रास्ते में नकात्सु को इमाइकी दिखती है। वह उसके पास आता है। मिजुकी वहाँ से चली जाती है। इमाइकी नकात्सु से उसका फोन नंबर मांगती है। वह मिजुकी को ही देखता रहता है। उसके बाद उसे ग्राउंड में बैठे हुए दिखाते हैं। वह कहता है कि अगर मिजुकी लड़की होती तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती। तभी वह कुछ देखता है। मिजुकी सोचती रहती है कि क्या मुझे अमेरिका वापस चले जाना चाहिए। तभी नकात्सु से बुलाने आता है। दोनों बाहर फील्ड में आते हैं। मिजुकी कहती है कि हम यहाँ क्यों आए। फील्ड में सानो रनिंग करता रहता है। नकात्सु कहता है कि ये डेली इसी टाइम बाहर जाता है ना, तुमने उसका माइंड चेंज कर ही दिया। इसे इस तरह दोबारा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और सानो के पास फील्ड में ही आ जाता है। सानो से देखकर रुक जाता है। वह उसे पीछे देखने के लिए कहता है। पीछे मिजुकी होती है और स्माइल कर देती है। सानो भी उसे देखता है और फिर से रनिंग करने लगता है। नकात्सु उसे और तेज भागने के लिए कहता है। दोनों थक कर बैठ जाते हैं। मिजुकी भी वहाँ आती है।
और उसे थैंक यू बोलती है। सानो कहता है कि मैं ये तुम्हारी वजह से नहीं कर रहा हूँ। नकात्सु और मिजुकी हंसने लगते हैं। उन्हें देखकर सानो भी हंसने लगता है। सानो मिजुकी को साथ लेकर अपने भाई शिन से मिलने आता है। शिन कहता है कि क्या तुम मुझसे माफी मांगने आए हो? सानो कहता है कि इतना काफी नहीं होगा, मैं तो बताने आया था कि नेशनल कंपटीशन में मिलेंगे। सब शौक हो जाते हैं। कागुयाका भी स्माइल करता है। सानो भी स्माइल करके चला जाता है। सेकिमा ट्रेनिंग कैंप में जाता रहता है। सानो भी बस में ही बैठा रहता है और कहता है कि क्या मैं भी जा सकता हूँ? सेकिमा कहता है कि इस दिन का मुझे इंतजार था। मिजुकी रूम में होती है और कहती है कि सानो के बिना तो रूम खाली लग रहा है। रात को कुछ लोगों को हॉस्टल में दिखाया जाता है और वे लोग मिजुकी के रूम में ही आते हैं। मिजुकी डर जाती है। रात को कुछ लोग मिजुकी को उठाकर ले जाते हैं और वे होते हैं टीम 2 के मेंबर्स। सब लोग खड़े होकर फायरवर्क्स देखते रहते हैं। उन्हें यहाँ लेकर आते हैं काशियामा के डैड, जो उन्हें बीच पर छोड़कर चले जाते हैं। मिजुकी फायरवर्क्स ही देखती रहती है। नकाओ कहता है कि मिजुकी तो डर गया। नकात्सु कहता है कि मैंने लोगों से कहा था कि अच्छा आइडिया नहीं है, पर मिजुकी फायरवर्क्स देखकर खुश हो जाती है। ये है नैनबा की मॉम, जो कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये अभी बंद हो चुका है, कल आना। नैनबा उन्हें ओल्ड बैग बताता है तो वे उसे हिट कर देती हैं। सब शॉक हो जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर को दिखाते हैं। अकीरा उसके पास आती है तो वह फिर से डर जाता है। अकीरा पूछती है कि सब स्टूडेंट्स कहाँ गए हैं। डॉक्टर कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और काम नहीं है? अकीरा पास्ट की बातें करने लगती है तो वे कहता है कि यहाँ से चली जाओ और खुद ट्रेनिंग कैंप जाता है। अकीरा भी साथ चलने के लिए कहती है। डॉक्टर उसे कार में नहीं बैठने देता और पूछता है कि तुम जाकर क्या करोगी। अकीरा बताती रहती है कि मैं सानो की पिक्चर्स लेकर न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आना चाहती हूँ। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे बीच पर नैनबा की मॉम सबको काम पर लगा देती हैं। नकाओ उनकी सारी बातें मानता है। सानो ट्रेनिंग करता रहता है। ट्रेनिंग के बाद सेकी में सानो को बताता है कि सब लोग बीच पर गए हुए हैं और उन सब की फोटो देखकर कहता है कि मिजुकी भी उनके साथ ही है। सानो कहता है कि क्या वह ठीक होगी। बीच पर नैनबा को एक लड़की मिलती है जिसका नाम है कनाको और नैनबा उसे पहले से जानता है। नकात्सु को काम करते हुए गुस्सा आता रहता है। मिजुकी नैनबा से पूछती है कि वह लड़की कौन थी। नैनबा उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बताता है। काशियामा कहता है कि क्या तुम अब भी उसकी केयर करते हो? नैनबा मना करता है और कहता है कि मैं उससे सच में प्यार करता था। नैनबा ये सुनकर सैड हो जाता है। नकात्सु को इमाइकी का मैसेज आता है कि तुम कैसे हो। वह कोई रिप्लाई नहीं करता। काशियामा कहता है कि सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। नकात्सु मिजुकी के पीछे है और इमाइकी नकात्सु के। मिजुकी सानो के पीछे रहता है। नकाओ नैनबा के पीछे और अब नैनबा की एक्स गर्लफ्रेंड आ गई है। नकात्सु कहता है कि मेरा एरो मिजुकी की तरफ क्यों था। दो लड़के आकर कहते हैं कि तो तुम उस टाइप के बंदे हो। नैनबा की स्टोरी भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखना है कि क्या मिजुकी सानो को लाइक करता है। नकात्सु कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना और सब लोग मेरी ही साइड क्यों आ गए हो। सब कहते हैं कि हमें भी तुम्हारे साथ जाकर बीच पर काम करना है। नकात्सु हाँ कर देता है। मिजुकी अकेले नहाती रहती है। बाहर आने पर नैनबा की मॉम उसे देखकर शॉक हो जाती हैं। मिजुकी कहती है कि प्लीज इसे सीक्रेट ही रखना। वे कहती हैं कि एक लड़की को लड़कों के स्कूल में नहीं होना चाहिए, चाहे उस लड़के को तुम्हारी वजह से चोट ही क्यों ना लगी हो। मिजुकी पूछती है कि आपको ये सब कैसे पता। वह कहती है तुम्हारे स्कूल के डॉक्टर उमेदा ने, जो मेरा छोटा भाई है और नैनबा का अंकल। मिजुकी सुनकर शॉक हो जाती है। वह कहती है कि तुम्हारा झूठ कभी ना कभी पकड़ा ही जाएगा, उसके बाद क्या करोगी। सानो जिम में एक्सरसाइज करता रहता है और सारे स्टूडेंट्स नैनबा की मॉम की हेल्प करते रहते हैं। नकात्सु और उसकी टीम बाहर खेलने जाती है और बाकी क्लासमेट से एक हफ्ते बाद शिफ्ट चेंज करने के लिए कहते हैं। बाहर आकर नकात्सु मिजुकी से पूछता है कि तुम्हारा स्विम सूट कहाँ है। वह कहती है कि मैं लाना भूल गया। नकात्सु इमेजिन करता रहता है कि उस पर कौन सा स्विम सूट अच्छा लगेगा। कागुयाका आकर उसे बताता है कि तुम्हारी नोज से ब्लीडिंग हो रही है। नकात्सु चेक करके कहता है कि आज गर्मी ज्यादा है। कागुयाका पूछता है कि सानो कहाँ है। नकात्सु बताता है कि ट्रेनिंग कैंप गया है। मिजुकी कहती है कि उसे डिस्टर्ब मत करना। कागुयाका कहता है कि उसे तो मैं अपनी आईज बंद करके भी हरा सकता हूँ। नकाओ कहता है कि तुम हमारे स्कूल के बॉयज के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। कागुयाका कहता है कि चलो कंपटीशन करते हैं कि कौन ज्यादा हैंडसम है, टोक्यो स्कूल या ओसाका स्कूल। नकात्सु हंसकर कहता है कि तुम अकेले क्या कर लोगे। कागुयाका अपनी टीम को बुला लेता है। नकात्सु कहता है कि ये लोग स्टूडेंट्स नहीं लग रहे हैं। कागुयाका कहता है कि सानो के बिना तुम लोग नहीं जीत पाओगे। मिजुकी भी यही कहती है तो नकात्सु चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। नैनबा और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कनाको साथ में होते हैं। कनाको नैनबा से 5 साल बड़ी है। वह कहती है कि तुम पूछ क्यों नहीं रहे हो कि मैं अचानक से कहाँ गई थी।
नैनबा कहता है कि मैं पास्ट में नहीं प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ, क्या तुम साथ में मूवी देखने चलोगी? वह कहती है कि मेरी शादी होने वाली है। नकात्सु कहता है कि अब क्या करेंगे और काशियामा से हेल्प करने के लिए कहता है, पर वह मना कर देता है। उसके बाद वह नैनबा से हेल्प मांगता है, पर वह भी मना करके चला जाता है। नकात्सु कहते हैं कि इसे क्या हुआ। तभी वहाँ एंट्री होती है ऑस्कर और तेनोजी की। नकात्सु कहता है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? सैकिमा और सानो बातें करते रहते हैं। सैकिमा कहता है कि मिजुकी के आने पर तुम चेंज हो गए हो। इमाई की सोचती है कि नकात्सु को ये मैसेज सेंड करूं या ना करूं। हिबारी फोन लेकर सेंड कर देती है और ज्यादा मैसेज करने से मना करती है कि रूल यही है। नकात्सु मैसेज पढ़ता रहता है। मिजुकी आकर उससे सानो का नंबर मांगती है। नकात्सु कहता है कि मुझे उसका पुराना नंबर पता है, पर उसने अभी चेंज कर लिया है और मैं खुश हूँ कि सानो ने कैंप ज्वाइन किया। मिजुकी उसके पास बैठ जाती है। नकात्सु कहता है कि कल हमें टोक्यो स्कूल से जीतना ही है और अंदर चला जाता है। सानो रात को भी जिम ही करता रहता है। नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। पहला टर्न मिजुकी का होता है। नकात्सु से उसके कपड़े बोरो करने के लिए कहता है। वह कह देती है कि मुझे गंदे कपड़े नहीं पहनने। नकात्सु रोने लगता है। कागुयाका उन्हें जल्दी करने के लिए कहता है। नका उसकी शर्ट उतारता है। नैनबा की मॉम मिजुकी के लिए स्विम सूट लेकर आती हैं। पहला राउंड है सामने से फ्लैग उठाना। दोनों रन करते हैं पर टोक्यो स्कूल जीत जाता है। मिजुकी चिल्लाती रहती है। दूसरा राउंड है जल्दी जल्दी खाना। टीम मेंबर्स अपने अपने कैंडिडेट को खाना खिलाते रहते हैं। टाइम अप होने पर दोनों गिर जाते हैं और विनर होता है ओसाका स्कूल। ऑस्कर कहता है कि अब मैं और नहीं खा सकता। नेक्स्ट राउंड है म्यूजिक सुनकर सॉन्ग का नाम बताना। सारे आंसर टोक्यो स्कूल करता रहता है। डॉक्टर ओमेदा फील्ड टीम का हेड है। टीम आकर कहती है कि हम सानो को टीम में नहीं लेंगे, इसकी जब मर्जी होती है छोड़कर चला जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे टीम में आने के लिए क्या करना होगा। वे कहते हैं कि कल ट्रेनिंग का लास्ट डे है, अगर ये डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन का लेवल क्रॉस कर गया तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। सैकिमा कहता है कि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सानो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट राउंड है सूमो चैलेंज, जिसमें तेनोजी पार्टिसिपेट करता है। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। बेचारा तेनोजी पिटता रहता है पर राउंड जीत जाता है। नेक्स्ट राउंड है बैलेंस करना। तेनोजी कहता है कि ये राउंड डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। दोनों एक दूसरे का बैलेंस बिगाड़ने में लगे रहते हैं और दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। तो अब एक और राउंड होगा। नेक्स्ट राउंड होगा फ्लोटिंग राउंड। कागुयाका कहता है कि कल तक जिसके पास सबसे ज्यादा गर्ल्स होंगी वही विनर होगा और जो हारेगा उसे बिना कपड़ों के घर जाना होगा। नकात्सु अपनी टीम से कहता है कि चलो इन्हें दिखा देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। काशियामा पूछता है कि तुम इस गेम को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। वह कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। सब आकर कहते हैं कि अगर मैं ये कर लेता तो हम जीत जाते। नकात्सु कहता है कि तुम लोगों की गलती नहीं है। सब कहते रहते हैं कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। पिलो लगने से तेनोजी गिर जाता है। नकाओ कहता है कि तुम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो ना। नैनबा कहता है कि वह अपने बॉस से शादी कर रही है। उसके बॉस ने उसे अच्छे से ट्रीट किया होगा या उसके पास ज्यादा पैसे होंगे। मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। नकाओ कहता है कि तुम अपनी खुशी चूज करोगे या उसकी। नैनबा उसे देखता है। नकाओ वहाँ से चला जाता है। मिजुकी उसके पास आती है। वह कहता है कि क्या तुम मुझ पर हंसने आए हो। वह मना करती है। नकाओ कहता है कि मैं नैनबा के जैसा बनना चाहता था और धीरे धीरे उसे ही लाइक करने लगा। मिजुकी पूछती है कि क्या फीलिंग्स छुपाना ठीक रहता है। नकाओ कहता है कि मैं बस उसके साथ रहकर ही खुश हूँ। मिजुकी कहती है कि ये बात मैं भी समझ सकता हूँ, क्या इसे प्यार कहते हैं। वह हाँ कर देता है। सैकिमा नैनबा के बीच पर कॉल लगाकर और फोन सानो को देकर चला जाता है। सानो कहता है कि क्या मैं मिजुकी से बात कर सकता हूँ। नैनबा की मॉम बताती है कि वह सो गया होगा और क्या तुम ही सानो हो। वह हाँ कर देता है। वह कहती है कि तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और फोन रख देती है। नेक्स्ट डे नकात्सु और मिजुकी गर्ल्स को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। मिजुकी कहती है कि क्या तुम्हें इस टाइप की गर्ल्स पसंद है। वह मना करता है और कहता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, वरना मैं इन बेकार गर्ल्स से बात भी ना करता। एक लड़की कहती है कि तुमने बेकार किसे बोला। तभी नैनबा की मॉम मिजुकी को बुलाती हैं और बताती हैं कि रात सानो का कॉल आया था। मिजुकी रीजन पूछती है। वे उसे सानो का नंबर दे देती हैं। मिजुकी उसे कॉल करती है। वह नंबर होता है डॉक्टर ओमेदा का। वह मिजुकी को कुछ बताता है जिसे सुनकर वह शॉक हो जाती है। नैनबा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास आकर कहता है कि जब तुम चली गई थी तो मैं तुमसे नफरत करने लगा था, पर तुमने जो किया अच्छा किया। तुम्हारे चक्कर में मैं तुम्हारा स्कूल ज्वाइन करना चाहता था, पर अच्छा हुआ मैंने ओसाका स्कूल चूज किया। तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड तुम्हारा ध्यान रखेगा ना। वह हाँ कर देती है। नैनबा उसे शादी के लिए कांग्रेचुलेशन बोलता है और उसे खुश रहने के लिए कहकर चला जाता है। वापस आते हुए उसे नकाओ दिख जाता है। नकाओ आकर कहता है कि नकात्सु को चैलेंज जीतने में प्रॉब्लम हो रही है। नैनबा उसके साथ चला जाता है।
फाइनल टाइम आ जाता है। कागुयाका अपनी गर्ल्स को वहाँ बुलाता है। नकात्सु उन सबको देखकर डर जाता है और अपनी गर्ल्स को बुलाता है। तेनोजी बस एक ओल्ड लेडी को लेकर आता रहता है। सब उन पर हंसते हैं। नकात्सु अपनी गर्ल को बुलाता है और उसका कहता है कि मुझे कोई नहीं मिली। नकात्सु पूछता है कि मिजुकी कहाँ है। काशियामा बताता है कि वह तो अपना बैग पैक करके चला गया। नकात्सु शॉक हो जाता है। मिजुकी स्टेशन पर खड़ी रहती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि डॉक्टर उसे सानो के टीम सिलेक्शन के बारे में सब बता देता है। सानो को डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली जंप करके दिखानी है। वह कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। मिजुकी को ट्रेन में दिखाते हैं। नकात्सु सोचता रहता है कि अब हम कैसे जीतेंगे। कागुयाका कहता है कि लगता है हम ही जीतेंगे, बिना कपड़ों के घर जाने के लिए रेडी रहना। तभी नैनबा और नकाओ बहुत सारी गर्ल्स के साथ वहाँ आ जाते हैं। नकात्सु डांस करने लगता है। नैनबा कहता है कि मुझे सिर्फ 1 घंटा मिला तो मैं बस इतना ही कर पाया। नकात्सु उसे हक कर लेता है। कागुयाका जाता है तो नकात्सु उसे याद दिलाता है कि लूजर्स के साथ क्या होना है और सबको थैंक यू बोलता रहता है। कागुयाका और उनकी टीम बिना कपड़ों के वहाँ से जाती रहती हैं। सब खुश होते रहते हैं। तेनोजी ओल्ड लेडी के साथ होता है। नकात्सु कहता है कि मिजुकी को भी यहाँ होना चाहिए था। मिजुकी ट्रेन में ही होती है। सानो जंप करने की कोशिश करता रहता है पर उससे नहीं हो पाता। वह सैड लगता है। सब उसे गिव अप करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि अभी ये तुम्हारा लास्ट ट्राई है। तभी मिजुकी वहाँ आ जाती है। सानो इस बार जंप कर देता है पर उसके टच होने से स्टिक नीचे गिर जाती है। टीम मेंबर्स उसे रिजेक्ट करके जाते हैं तो सानो उनसे एक और चांस की रिक्वेस्ट करता है। वे लोग सानो की रिक्वेस्ट नहीं मानते तो सैकी में भी उनसे रिक्वेस्ट करता है। सानो घुटनों पर बैठ जाता है। मिजुकी भी उसे देखती रहती है। सानो उनसे रिक्वेस्ट करता है। वे लोग हाँ बोलकर चले जाते हैं। सैकी में आकर सानो को उठाता है। उसके बाद सानो मिजुकी को देखता है। मिजुकी सोचती रहती है कि सानो के साथ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं ना होती तो ये सब ना होता। सब लोग बीच से वापस आ जाते हैं। समर ब्रेक अभी खत्म नहीं हुआ है। हॉस्टल 1 की रिपेयरिंग भी हो चुकी है। ट्रेनिंग कैंप भी ओवर हो चुका है। रूम में आकर नकात्सु पूछता है कि तुम वापस क्यों आ गए? तुम तो ट्रेनिंग कैंप गए थे ना। मिजुकी कुछ नहीं बोलती। नकात्सु कहता है कि अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। मिजुकी पूछती है कि क्या तुम वापस जा रहे हो? वह कहता है कि हॉस्टल की रिपेयरिंग हो चुकी है। मिजुकी उसे थोड़े दिन और यहाँ रुकने के लिए कहती है। नकात्सु उसे देखता है और हाँ कर देता है और खुश होता रहता है। सैकी में सानो को वापस चलने के लिए कहता है पर वह प्रैक्टिस ही करता रहता है। इस बार भी स्टिक गिर जाती है। कागुयाका कहता है कि मैं तो तुम्हारी जंप देखने आया था पर तुमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं बिना रन किए ये जंप कर सकता हूँ। मेरे लेग्स का एंगल तुम्हारे एंगल से बेटर है और चला जाता है। सानो को उसकी एंगल वाली बात समझ आ जाती है और दोबारा जंप करने के लिए रेडी हो जाता है। मिजुकी चुपचाप बैठी रहती है। नकात्सु पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है कि फ्रेंड्स लवर्स बन जाएं? मिजुकी हाँ कर देती है। वह पूछता है कि क्या तुम किसी की केयर करते हो? वह हाँ कर देता है। वह पूछता है कि क्या तुम उससे प्यार करते हो? वह मना कर देती है। नकात्सु कहता है कि हमें ऐसा लगता है पर वह प्यार ही होता है। मिजुकी पूछती है कि क्या सच में? नकात्सु हाँ कर देता है। मिजुकी उसे दूर रहकर बात करने के लिए कहती है। वह उसे सॉरी बोलता है। मिजुकी सानो के बारे में सोचती है और वॉशरूम का एक्सक्यूज देकर बाहर चली जाती है। नकात्सु कहता है कि क्या ये जिसकी केयर करती है वह मैं हूँ? अब मैं क्या करूँ? और फिर सोचता है कि मैं भी लड़का हूँ, वह भी लड़का है, ये पॉसिबल नहीं है। पर अगर मिजुकी मुझे लाइक करता है तो मैं मना नहीं कर सकता। अगर फ्यूचर में हमारी शादी हुई तो हम अपने बच्चों के स्कूल भी जाएंगे पर उन्हें कैसे बताएंगे कि कौन मम्मी है और कौन डैडी? तभी उसे इमाइकी का मैसेज आता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं। तभी सानो कैंप से वापस आ जाता है और मिजुकी के बारे में पूछता है। नकात्सु बताता है कि वॉशरूम गया है पर मिजुकी होती है डॉक्टर के रूम में और वहीं सो जाती है। मॉर्निंग में डॉक्टर ही आकर उसे उठाता है और कहता है कि ये होटल नहीं है। मिजुकी उसे उठने के लिए कहती है। नकात्सु कहता है कि मिजुकी रात वापस नहीं आया, क्या कैंप में कुछ हुआ था? सानो मना कर देता है। नकात्सु बताता है कि तुम्हारे कैंप ज्वाइन करने पर वह खुश था। सानो कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और बाहर चला जाता है। डॉक्टर कहता है कि तो इसीलिए तुम कैंप से वापस आ गई। मिजुकी कहती है कि अगर मैं उसे फोर्स ना करती तो उसे ये सब ना झेलना पड़ता। वह जंप नहीं करना चाहता। डॉक्टर कहते हैं कि उसने टीम से रिक्वेस्ट इसीलिए की क्योंकि वह जंप करना चाहता है। नैनबा सबको बताता है कि जो 3 पुराने टीम लीडर्स थे उन्होंने मिलकर एक सकूरा कमेटी बनाई थी। सब कहते हैं कि टीम लीडर्स कभी एक टीम बना ही नहीं सकते। तभी तेनोजी और ऑस्कर आर्ग्यू करते हुए वहाँ आते हैं। नैनबा कहता है कि हमारा लास्ट चांस है हाई स्कूल में समर ब्रेक एंजॉय करने का और तुम लोग इडियट्स की तरह झगड़ा कर रहे हो। तेनोजी उसे इडियट बताता है
ऑस्कर कहता है कि फाइनल एग्जाम में तुम ही सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे। नैनबा गुस्सा करता है। तभी एक एरो वहाँ पर आता है। उसमें एक पेपर होता है जिसमें लिखा होता है कि ओसाका स्कूल में छुपे खजाने को ढूंढो। ऑस्कर कहता है कि मतलब यहाँ खजाना है। सब खुश हो जाते हैं। नैनबा सबसे काम पर लगने के लिए कहता है जाती हैं और पापा भी, जिन्हें देखकर वह शॉक हो जाती है। रेस्टोरेंट में मिजुकी की मम्मी कहती है कि तुम तो बिल्कुल बॉय जैसी लग रही हो। मिजुकी उनके आने का रीजन पूछती है। नकात्सु कहता है कि तुम कल रात कहाँ थे, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। वह इमाइकी को देखती है। इमाइकी कहती है हम डेट पर आए हुए हैं। नकात्सु उसे चुप रहने के लिए कहता है और मिजुकी को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिजुकी कहती है कि कोई बात नहीं और नैनबा को बता देना मैं आज रात अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगा। और इमाइकी से कहती है कि नकात्सु बहुत अच्छा लड़का है और चली जाती है। टीम 1 खजाना ढूंढने में लगी रहती है। एक टीममेट कहता है कि क्या हम इस चीज से खजाना ढूंढ पाएंगे। सेनोजी उसे हिट कर देता है और कहता है कि ये बहुत पुरानी रॉड्स हैं जिसे किसी ने रात दिन जाकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए बनाया था, और रोने लगता है। एक स्टूडेंट उन रॉड्स को फेक बताता है। तभी वे मूव कर जाती हैं। सेनोजी अपनी टीम को स्टैचू के नीचे खोदने के लिए कहता है। सब काम पर लग जाते हैं। टीम 2 भी ढूंढने में लगी रहती है। नकात्सु वहाँ नैनबा उसे बताता है कि मेटल डिटेक्टर काम नहीं कर रहा है। नकात्सु कहता है कि इसे यूज कर लो और उन्हें इडियट्स बताकर चला जाता है। नैनबा कहता है कि आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। टीम 3 भी अपने स्टाइल में लगी रहती है और कुछ मैजिक करती रहती है। ऑस्कर फिर से अजीब बिहेव करता है और स्प्रिट उसके अंदर आती है जो उससे एक स्केच बनवा देती है। उन्हें हिंट मिल जाता है तो ऑस्कर खुश होता रहता है। रूम में आकर नकात्सु सानो को बताता है कि मिजुकी के पेरेंट्स आए हुए हैं। वह आज रात उन्हीं के साथ रहेगा। कुछ हुआ है ना। सानो उसे बताता है कि वह मुझे कैंप में देखने आया था पर मैं जंप नहीं कर पाया। नकात्सु कहता है कि मिजुकी तुम्हें इस रीजन की वजह से अवॉइड नहीं कर सकता, बात कुछ और ही है। सानो कहता है कि कुछ भी हो पर अभी तो मैं बस जंप ही कर सकता हूँ और चला जाता है। मिजुकी की मम्मी उसे शॉपिंग कराती रहती है। वह ड्रेस ट्राई करती रहती है। उसकी मम्मी पूछती है कि क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, क्या तुम किसी को लाइक करती हो। मिजुकी मना कर देती है। तब उसकी मम्मी कहती है कि डिनर से पहले वापस आ जाना। मिजुकी हाँ बोल देती है। टीम 1 दूसरी जगह खोदने लगती है। टीम 3 लिम्बो डांस करती रहती है। टीम 2 भी काशियामा को लेकर लगी रहती है। काशियामा को कुछ फील होता है और उन्हें ऑस्कर के पास से हिंट मिल जाता है। सब एनवेलप चेक करते हैं। नैनबा कहता है कि ये हमें मिला है, तुम लोग नहीं देख सकते। उसमें 3 पेपर्स होते हैं। एक पर लिखा होता है कि एक स्टैचू जो जंगल में है उसके लिप्स चेक करो। टीम 1 चली जाती है। दूसरे पेपर पर लिखा होता है कि पानी के पास जाकर चेक करो। ऑस्कर अपनी टीम को जाने के लिए कहता है। मिजुकी नकात्सु से मिलने आती है पर वहाँ सानो होता है। नकात्सु उन्हें दूर से देखकर कहता है कि मैं कितना अच्छा हूँ ना। सानो उसे बताता है कि यह नकात्सु का प्लान होगा, तो बिना कुछ बोले क्यों चले गए थे। मिजुकी कोई आंसर नहीं कर पाती। वह कहता है कि लगा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वह हाँ कर देती है। सानो कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैंने तुम्हारी वजह से जंपिंग स्टार्ट नहीं की। मैंने पहले भी कहा था कि मत सोचा करो कि सब तुम्हारे लिए ही कुछ करेंगे। वह सैड हो जाती है। उसे ऐसे देखकर सानो कहता है कि मैं बस बता रहा हूँ कि तुम कौन हो। मिजुकी कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में जा रहा था। सानो कहता है कि तुम्हें डिप्रेस होने की क्या जरूरत है, तुम वही करते हो जो तुम्हें करना होता है। मिजुकी कहती है कि तुम्हारे बाल बिल्कुल कितारो के जैसे लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितारो कौन है। कितारो एक जापानीज म्यूजिशियन है। सानो चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम भी आईबॉल फादर जैसे दिखते हो, मतलब ऐसे, और गुस्से में चला जाता है। नकात्सु कहता है कि इन दोनों को क्या हुआ। जाते हुए सानो सोचता है कि क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। सब खजाना ढूंढने में लगे होते हैं और स्टैचू के लिप्स के बारे में सोचते हैं। उन्हें स्टैचू के लिप्स दिख जाते हैं। ऑस्कर की टीम भी वहीं होती है पर टीम 1 उन्हें हिट करके एनवेलप उठा लेती है और अपने लीडर तेनोजी को दे देती है। तेनोजी एनवेलप चेक करता है। ऑस्कर की टीम आकर बताती है कि हमने पानी वाली सारी जगह चेक कर ली पर हमें कुछ नहीं मिला। तभी ऑस्कर को एक कॉइन मिलता है। उसके टीममेट से धक्का लगने पर वह पानी में गिर जाता है। वह गुस्सा करता है पर उन्हें भी एनवेलप मिल जाता है। ऑस्कर भी उसे चेक करता है। टीम 2 का मेंबर नैनबा को बताता है कि दोनों टीम्स को पिंक एनवेलप मिल गया है। नैनबा कहता है कि बस हम ही रह गए। नका उन्हें तीसरा पेपर दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि वहाँ देखो। नैनबा कहता है कि कहाँ देखना है और सोचता रहता है। तभी नकात्सु वहाँ आता है। मशीन काम नहीं करती तो वह चेक करता है। वहाँ पर एनवेलप होता है। वह मशीन पर गुस्सा करता रहता है कि मेरा सामान दो। सब उसके हाथ में एनवेलप देखते हैं। मिजुकी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करती रहती है। उसकी मम्मी उसे वापस अमेरिका चलने के लिए कहती हैं। मिजुकी कहती है कि चलते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मुझे लगा तुम्हें यहाँ कुछ काम खत्म करना है। घर से भागने से पहले तुमने यही कहा था। क्या वह काम हो गया?
मिजुकी कुछ नहीं बोलती। वे कहते हैं कि काम हुआ नहीं है और तुम वापस जाना चाहती हो। वह मना कर देती है। नगात्सु कहता है कि मैं तो बस अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर रहा था, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ, तुम दोनों बात बात पर झगड़ा करने लगते हो। सानो नॉर्मली ऐसा नहीं करता, वह तुम्हें अपनी सारी बातें बता देता है, मेरा मतलब एक फ्रेंड की तरह। वह कहती है कि मैं समझ गई। नगात्सु उसे सोने के लिए कहता है। मिजुकी उसे थैंक यू बोलती है और फोन कट कर देती है। अकीरा डॉक्टर के पास आती है। डॉक्टर कहता है कि हॉलीडेज में तुम मुझसे दूर रहा करो, जब पब्लिशर तुम्हारी ली हुई सानो की पिक्चर्स पब्लिश कर देगा तो इस स्कूल में कभी दिखाई मत देना, मैं पहले ही तुम्हें अपना एक्सरे रूम दे चुका हूँ। अकीरा कहती है सोचना कि मैं कहूँगा, सानो एक न एक दिन जंप कर ही लेगा, वह जंप करे या ना करे उसकी मर्जी है। अकीरा कहती है कि इससे ही प्रूव होगा कि मैं एक प्रोफेशनल कैमरा वुमन हूँ या नहीं, और चली जाती है। मिजुकी अपने पेरेंट्स के साथ ही होती है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम यहाँ सानो के लिए आई हो ना, तुम्हारी मॉम को सब पता है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? मिजुकी मना कर देती है। वह कहती है कि प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, अभी तुम्हें लगता है कि तुम उससे प्यार नहीं करती, पर आगे इस बात को समझ जाओगी, तुम्हें तुम्हारे डैड जैसा ही कोई मिलना चाहिए, जिनके लिए तुम्हारी खुशी सबसे पहले है। मिजुकी स्माइल करती है और अपने डैड से कहती है कि मैं थोड़े दिन और रुककर ट्राई करूंगी, और घर से भागने के लिए सॉरी, जब सानो दोबारा जंप करना स्टार्ट कर देगा तो मैं अमेरिका वापस आ जाऊंगी। वे कहते हैं कि अपने गोल पर फोकस करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तीनों स्माइल करते रहते हैं। मिजुकी अपने पेरेंट्स को सी ऑफ करती है। उसकी मम्मी कहती है कि अपने बॉयफ्रेंड को मेरी तरफ से हेलो बोलना। उसके डैड सुनकर शॉक हो जाते हैं। वे उन्हें टैक्सी में बैठाकर ले जाती हैं। वे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए हाँ नहीं की है। टीम 2 को दूसरा हिंट मिलता है, HI। सब सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। नगात्सु कहते हैं कि क्या ये किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म हो सकती है। नैनबा टीम 1 से पूछता है कि तुम्हारे कार्ड पर क्या लिखा हुआ था। तनोजी और उसकी टीम बताने से मना करती है। ऑस्कर भी आकर कुछ भी बताने से मना करता है। नैनबा कहता है कि इस तरह हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तनुजी कहता है कि दोनों कार्ड्स मुझे दे दो, मैं खजाना तुम लोगों से शेयर कर लूंगा। ऑस्कर कहता है कि तुम्हें देने से अच्छा है मैं इसे खा जाऊं। सब उसे रोकते हैं। मिजुकी आकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। नकाओ बताता है कि ट्रेजर हंट चल रहा है। नकात्सु पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। वह बताती है कि ये मुझे हमारे हॉस्टल के गेट से मिला है। नकाओ चेक करता है, उस पर लिखा होता है एक के लिए सब और सब के लिए एक। सब सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। मिजुकी बताती है कि सबको एक टीम की तरह काम करना चाहिए, अपने ईगो छोड़कर आंसर ढूंढो। तभी लीडर्स आर्ग्यू करने लगते हैं कि हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। मिजुकी उन्हें बताती है कि ये प्रिंसिपल का ऑर्डर है। सब अपने अपने कार्ड्स टेबल पर रखते हैं। कार्ड्स को मिलाकर नाम बनता है हिबारी। हिबारी अपनी फ्रेंड्स को बताती रहती है कि मुझे तो बहुत सारे लड़के लाइक करते हैं। तभी दोनों तरफ से सब उसके पास आते रहते हैं। हिबारी कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसा मत करो। हिबारी के पास एक और एनवेलप मिलता है। एनवेलप लेकर सब चले जाते हैं। हिबारी कहती है कि मुझे तो सब लाइक करते हैं। सानो सेकिमे के साथ फील्ड में ही होता है। उसके बाद वह जंप करने जाता है। सब अपनी प्रैक्टिस छोड़कर उसे ही देखने लगते हैं। सब हिबारी वाला एनवेलप चेक करते हैं। कार्ड पर लिखा होता है कि खजाना मेरे अंदर है। तनुजी कहते हैं कि इसका क्या मतलब है। नैनबा कहता है कि मैंने इस फोटो को कहीं देखा है। मिजुकी उन्हें वॉल पर लगी पेंटिंग दिखाती है, जो है इस स्कूल का फर्स्ट प्रिंसिपल मिस्टर हैरिज्म। सानो जंप करने जाता है और मिजुकी की बातें सोचता रहता है और सक्सेसफुली जंप कर देता है। टीम लीडर्स पेंटिंग के पीछे चेक करते हैं। वहाँ एक लॉकर होता है। नैनबा और तनुजी उसे खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ कपड़ों के साथ एक मैसेज होता है। मैसेज पर लिखा होता है कि अगर तीनों लीडर्स एक टीम नहीं बनेंगे तो हमारे स्कूल का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, और अगर टीम बन गए तो सारी प्रॉब्लम से निकलकर टॉप पर आ जाएंगे। तीनों लीडर्स यूनिफॉर्म पहनकर आ जाते हैं। तनुजी कहता है कि सकूरा कमेटी को मैं लीड करूंगा। नैनबा कहता है कि मैं करूंगा। ऑस्कर कहता है कि मैं तुम दोनों से बेटर हूँ। तीनों की आर्गुमेंट चलती रहती है। लीडर्स को देखकर टीम्स भी आपस में झगड़ने लगती हैं। सेकी में भी वहाँ आता है और बताता है कि सानो ने जंप कर दी। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल वाली की है, पर बहुत अच्छी की है। सानो को टीम मेंबर्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। मिजुकी वहाँ से भागकर सानो के पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जंप करने वाले हो। क्या तुमने सच में जंप कर दी और मुझे क्यों नहीं बताया। वह कहता है कि मैं अभी भी अपने स्टैंडर्ड से बहुत पीछे हूँ। मिजुकी कहती है कि तुम नहीं चाहते मैं तुम्हें जंप करते हुए देखूं। सानो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे स्टेज पर जंप करते हुए देखो। मिजुकी रोने लगती है। सानो पूछता है कि क्या हुआ। वह कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, और रोती रहती है। सानो उसे हक कर लेता है। नकात्सु भी आकर उन दोनों को ऐसे देख लेता है। मिजुकी सोचती है कि मैं सच में सानो से प्यार करती हूँ। रात को वह शावर लेकर बाहर आती है। उसके बाद सानो शावर लेने जाता है तो वह भागकर ऊपर आ जाती है और कहती है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है।
नकात्सु सानो का वेट करता रहता है, वह उसे इग्नोर करके जाता है। तो नकात्सु कहता है कि क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ। सानो पूछता है कि क्या काम है। नकात्सु कहता है कि मैंने तुम्हें और मिजुकी को देख लिया था। सानो उसे भी हक करके कहता है कि फ्रेंडशिप में एक कॉमन है। नकात्सु खुश हो जाता है। सानो सोच में पड़ जाता है। नकाओ सबको डिलेड स्टार फेस्टिवल के बारे में बताता है कि 50 साल पहले ओसाका और सैंड ब्लॉसम के कपल ने साथ रहने की कसम खाई थी और ये सब हुआ था ओसाका हाई स्कूल की छत पर। जो कपल उस दिन ऐसा करेंगे उनका प्यार भी हमेशा रहेगा। ये फेस्टिवल स्टार फेस्टिवल के 1 महीने बाद आता है, तो इसीलिए इसे डिलेड स्टार फेस्टिवल कहते हैं। सब कहते हैं कि हम अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाएंगे। नैनबा कहता है कि सबके पास गर्लफ्रेंड है। रूम में मिजुकी सानो की जैकेट देखकर सोचती रहती है कि अब मुझे वापस जाना होगा, मैं बस यहाँ उसे जंप करवाने आई थी। तानोजी नैनबा के पास आकर वही छत वाली बात पूछता है कि क्या ये सच है। नैनबा हाँ कर देता है और कहता है कि तुम मेरे जैसे लव एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हो। वह कहता है कि जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नकाओ कहता है कि आज 73rd डे है जब ये बिना गर्लफ्रेंड के घूम रहा है। तानोजी नैनबा पर हंसकर चला जाता है। तभी नैनबा को कुछ आइडिया आता है। मिजुकी भी वहाँ आती है। नकात्सु उसे साथ में बैठने के लिए कहता है और पूछता है कि मेरे रूम से जाने के बाद तुम्हें कैसा फील हुआ। अगर तुम चाहो तो मैं वापस आ जाऊंगा। मिजुकी रीजन पूछती है। तभी सैकी में आकर बताता है कि सानो की तबीयत ठीक नहीं है। सानो को ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से हाई फीवर हो जाता है। मिजुकी सानो के पास बैठ जाती है। नकात्सु उसे देखता है और डॉक्टर नकात्सु को बाहर आकर वह कहता है कि तुम्हें पता है ना मिजुकी एक लड़का है। नकात्सु हाँ कर देता है। डॉक्टर कहता है कि शायद हम दोनों एक जैसे हैं और चला जाता है। तभी इमाइकी का मैसेज आता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं। इमाइकी उससे बोल देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। नकात्सु सोचता है कि मेरे सामने इतनी क्यूट गर्ल खड़ी है जो मुझे लाइक भी करती है। पेरेंट टीचर मीटिंग में हमारे बच्चों को भी कंफ्यूजन नहीं होगी, यही सही रहेगा। एक नई शुरुआत करना गलत नहीं है, ऐसा करना ही अच्छा होगा। और इमाइकी को हाँ बोल देता है। मिजुकी सानो के पास होती है। नैनबा सानो के लिए ब्लैंकेट लेकर आता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। उसके बाद सैकी में भी आता है। बस उसके बाद तो सबकी लाइन लिख जाती है। मिजुकी कहती है कि बस बहुत है। काशियामा सैड होकर वापस चला जाता है। सब कहते हैं कि अब इसे ठंड नहीं लगेगी। मिजुकी ब्लैंकेट हटाने लगती है। वापस आते हुए नकात्सु मिजुकी के रूम की तरफ देखकर वापस जाता है। तभी मिजुकी बाहर आ जाती है। वह उसे बताता है कि अब मैं इमाइकी को डेट कर रहा हूँ। मिजुकी खुश होकर कहती है कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। वह हाँ बोलकर चला जाता है। नैनबा और ऑस्कर सब बॉयज को भड़काते रहते हैं कि जिनकी गर्लफ्रेंड है हमें उनसे नफरत करनी है, जैसे तानोजी। हम छत पर जाने वाले रास्ते पर उनके लिए जाल बिछाएंगे ताकि उनका ब्रेकअप हो जाए। सब खुश होते हैं। नैनबा कहते हैं कि इस बार कंपटीशन टीम्स के बीच में नहीं है। जिनकी गर्लफ्रेंड है हमें बस उनका ब्रेकअप कराना है। डॉक्टर मिजुकी को सानो की मेडिसिन देता है और कहता है कि उसका ध्यान रखते रखते खुद बीमार मत हो जाना। वापस जाते हुए डॉक्टर को उसकी सिस्टर दिख जाती है। वह कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, सीन इमोशनल होना चाहिए क्योंकि हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। मिजुकी भी उनसे मिलने आती है। वह उसके लिए भी कुछ सामान लेकर आती है। मिजुकी उन्हें थैंक यू बोलकर चली जाती है। वह कहती है कि इसके काम की कुछ प्रोग्रेस हुई। डॉक्टर मना करता है और कहता है कि एक और इडियट है जो मिजुकी को लड़का समझता है। वह कहती है कि फिर तो वह लड़का सोच रहा होगा कि मैं गे हूँ या नहीं, जैसे तुम सोचते थे। डॉक्टर उसे ये बातें करने से मना करता है और कहता है कि हम पहली बार सेम साइड पर हैं। वह कहती है कि मुझे उसकी स्टोरी अच्छी लगी जैसे तुम्हारी लगी थी। वह अपने ऑफिस में आता है तो वहाँ अकीरा होती है। वह पूछती है कि क्या तुम दोनों फिर से साथ में हो। डॉक्टर कहता है कि इसके और मेरे बीच कोई रिलेशन नहीं है। वह कहती है कि तुम्हारी वजह से ही ये शादी के लिए लेट हो गई। नैनबा डॉक्टर से किसी चीज की परमिशन लेने आता है और अपनी मॉम को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। वे पूछती हैं कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वह मना कर देता है। वे उसे अकीरा से इंट्रोड्यूस कराती है। नैनबा कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। वे कहती है कि मैं जा रही हूँ, मिजुकी का ध्यान रखना। नकात्सु इमाइकी से मिलने आता है। दोनों साथ में जाते हैं। हिबारी और उसका ग्रुप उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं कि इसने हमें कुछ नहीं बताया। हिबारी कहती है कि वैसे तो हम किसी का पीछा नहीं करते, पर हमें इमाइकी की फिक्र है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। कागुया का ओसाका स्कूल आता है। मिजुकी उससे आने का रीजन पूछती है। वह कहता है कि मैंने सुना था सानो को फीवर है। वह कहती है कि तो क्या तुम उसका फीवर ठीक करने आए हो, तुम उससे आर्ग्यू करते रहते हो। कागुया का कहता है कि मैं भी उसे दोबारा जंप करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं पहले टूर्नामेंट इसीलिए जीत गया था क्योंकि उसे चोट लगी थी, इसीलिए लोग मुझे ट्रू चैंपियन नहीं समझते। अब मैं उसे उसी स्टेज पर हराना चाहता हूँ। उसे मेरी तरफ से विश कर देना। मिजुकी कहती है कि तुम तो अच्छे लड़के हो।
और उसे अपने साथ हॉस्टल सानो से मिलवाने ले जाती है। अंदर एक मशीन के थ्रू पता लगाते रहते हैं कि किसकी गर्लफ्रेंड है और किसकी नहीं। जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है वह क्वालिफाइड है और टॉप सीक्रेट टीम ज्वाइन कर सकता है, और जिसकी गर्लफ्रेंड है वह क्वालिफाइड नहीं है, वह ब्रेकअप के बाद टीम ज्वाइन कर सकता है। नकात्सु वहाँ आता है, वह भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। दोनों गुस्सा करते हैं कि इसकी भी है। मिजुकी कहती है कि इसकी वाली बहुत क्यूट है। नकात्सु कहता है कि क्या गर्लफ्रेंड बनाना गलत है, और अपनी गर्लफ्रेंड की दी हुई कुकीज नकाओ को देकर चला जाता है। मिजुकी पूछती है कि सानो को खाने में क्या दिया है। वह वही डिश बताता है जिसमें अल्कोहल होती है। मिजुकी जल्दी से रूम में आती है और सानो को कागुयाका के पास से हटाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वह बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है। वह सानो की ब्लैंकेट ठीक करती है तो सानो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे किस करने वाला होता है, पर मिजुकी उसे रोक देती है और उसे देखती रहती है और थोड़ी देर के लिए उसके पास ही लेट जाती है। नकात्सु मिजुकी से सॉरी बोलने आता है और उन्हें साथ में देखकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। सानो उठ जाता है और मिजुकी को अपने पास देखकर अपना हाथ हटाने की कोशिश करता है, पर मिजुकी सोती रहती है और नींद में ही बर्गर कहते हुए नीचे गिर जाती है। सानो पूछता है कि क्या तुमने बर्गर खा लिया, और हंसने लगता है। मिजुकी भी हंसने लगती है। मॉर्निंग में कुछ गर्ल्स सानो के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आती हैं और मिजुकी उसे देने के लिए कहती हैं। उसके बाद डॉक्टर उसे सानो की मेडिसिन देने आता है और अकीरा की क्लिक की हुई पिक्चर्स भी देता है। मिजुकी कहती है कि सानो ने जंप कर ली, अब मुझे वापस जाना होगा। डॉक्टर उसे देखता है और कहता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वह कहती है कि मेरे यहाँ रुकने का ये रीजन नहीं हो सकता। सारी गर्ल्स उसका वेट करती रहती हैं, पर मैंने तो उसके साथ रहकर ये रूल भी तोड़ दिया। मैं बस यहाँ सानो को जंप कराने आई थी। डॉक्टर कहता है कि जब एक बच्चा बड़ा बनने की एक्टिंग करता है तो क्यूट नहीं लगता। मिजुकी रूम में आती है, सानो वहाँ नहीं होता। वह उसे ढूंढने जाती है। सब कहते रहते हैं कि हमें तनुजी का ब्रेकअप कराना ही है। मिजुकी नैनबा से सानो के बारे में पूछती है। वह कह देता है कि मुझे नहीं पता। वह उसे ढूंढती रहती है। नकात्सु पूछता है कि क्या हुआ। वह कहती है कि सानो नहीं मिल रहा है। वह उसे ढूंढने बाहर आती है। नकात्सु उसे कॉल करता है। सानो को फिर से फीवर हो जाता है। नकात्सु कहता है कि तुम इस कंडीशन में प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे। मिजुकी कुछ सोचती है और नकात्सु से अकेले में बात करने आती है और कहती है कि सानो का ध्यान रखना, मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। नकात्सु शॉक हो जाता है। वह उसे बताती है कि अमेरिका में सानो को मेरी वजह से ही चोट लगी थी, इसीलिए मैं चाहता था कि वह दोबारा जंप करे और इसीलिए मैं इस स्कूल में आया। अब वह जंप कर सकता है तो मुझे वापस जाना होगा। नकात्सु सैड लगता है। वह कहती है कि मैं यहाँ आकर खुश हूँ, जो मुझे तुम्हारे जैसा फ्रेंड मिला। अब सब तुम्हें देखना है। नकात्सु कहता है कि अगर सानो ने जंप कर ली तो क्या तुम्हें स्कूल छोड़ना जरूरी है? क्या तुम सब ऐसे छोड़कर चले जाओगे? इस बात के लिए मैं नहीं मानूंगा, और चला जाता है। उनकी ये बातें सानो भी सुन लेता है। नकात्सु गुस्से में ही बैठा रहता है। काशियामा पास्ट की बातें करता है कि जब इस स्पेशल पावर के लिए मुझे परेशान किया जाता था तो नकात्सु ने ही मुझे बचाया था। नकात्सु कहता है क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं। काशियामा उसे खुद को इम्प्रूव करने की एडवाइस देता है। सानो मिजुकी की बातों के बारे में ही सोचता रहता है। मिजुकी यूजिरो के पास बैठी रहती है और कहती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। आज है डिलेड स्टार फेस्टिवल। सेकिमे और तेनोजी अपनी अपनी गर्ल्स के साथ अंदर जाते हैं। हिबारी कहती है कि अगर सानो बीमार ना होता तो मैं अब तक अंदर जा चुकी होती। हिबारी बाहर अकेले ही रह जाती है। काशियामा कहता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सबकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग रास्ते से जाने के लिए कहा जाता है। नकाओ सेकिमे की गर्लफ्रेंड को रोक लेता है और कहता है कि हम तुम्हें दिखाएंगे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है। बॉयज के रास्ते पर उनके 3 टेस्ट होंगे। अगर टेस्ट के रिजल्ट्स देखकर भी तुम उससे प्यार करती हो तो हम तुम्हें छत पर भेज देंगे। सेकिमे अपने रास्ते जाता रहता है और किसी चीज से डरकर भाग जाता है। वे लोग पूछते हैं कि बताओ उसके साथ जाओगी या नहीं। वह मना कर देती है। नकात्सु इमाइकी के साथ होता है। इमाइकी उसे छत पर चलने के लिए कहती है। नकात्सु मना कर देता है तो इमाइकी उसे साथ में खाना खाने के लिए कहती है। रेस्टोरेंट देखकर नकात्सु को मिजुकी की याद आ जाती है, जब वह यहाँ उसके साथ आया था, और वहाँ ना जाकर छत पर जाने के लिए ही कहता है। इमाइकी खुश हो जाती है। सानो और मिजुकी अपने रूम में ही होते हैं। मिजुकी अपना बैग पैक करती रहती है। दूसरे बॉय को भी वे लोग ऐसे ही डरा देते हैं। वो उसकी गर्लफ्रेंड से भी पूछते हैं कि क्या तुम जाओगी। वह भी मना कर देती है। दोनों खुश हो जाते हैं। वे सबके साथ ऐसा ही करते हैं। सब ना बोलकर जाती रहती हैं। अब की बार टर्न है तेनोजी का। वह टीम तेनोजी की होती है और डर कर उसका रास्ता छोड़ देती है। तेनोजी खुश होकर चला जाता है। नैनबा और ऑस्कर गुस्सा करते हैं। अब दूसरे टेस्ट की बारी। तेनोजी एक रूम में जाता है। वहाँ बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। इस टेस्ट में वह फेल हो जाता है। इस बार नकात्सु और इमाइकी का टर्न है। वह उन्हें हिट करता है और दोनों अपने अपने रास्ते पर जाते हैं। नकात्सु कहता है कि अगर मैं छत पर चला गया तो मिजुकी को भूल जाऊंगा। मिजुकी चुपचाप रूम से जाती रहती है और जाते हुए सानो को थैंक यू बोलती है।
सानो जागता रहता है। वे लोग नगात्सु को भी डराते हैं, पर वह नहीं डरता और एक ही हिट से सबको गिराकर उनके ऊपर से ही जाता है। ऑस्कर कहता है कि देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट में क्या होगा। उसके बाद वह गर्ल्स वाले रूम में आता है और हंसने लगता है। उसके बाद वह अपने आइज पर कपड़ा बांध लेता है। इमाइकी हाँ बोल देती है और ऑस्कर को पुश करके जाती है। नैनबा बताता है कि नकात्सु पास हो गया। इमाइकी वहाँ आ जाती है। नकात्सु उसे देखकर स्माइल करता है। नकाओ बताता है कि काशियामा को फीमेल घोस्ट के बारे में पता चला है। 50 साल पहले वाले कपल के बारे में सारी बातें सच हैं, पर उनके पेरेंट्स नहीं माने थे तो वे भाग गए थे। लड़के का छत पर जाते हुए एक्सीडेंट हो गया था तो वह वहाँ नहीं पहुँच पाया था। उसकी गर्लफ्रेंड उसकी डेथ एक्सेप्ट नहीं कर पाई तो हर साल इस दिन उसकी स्पिरिट छत पर घूमती रहती है। नैनबा कहता है कि जो ऊपर गया उसका क्या होगा। नकात्सु के अंदर वह स्पिरिट आ जाती है। काशियामा का स्पिरिट को उसके अंदर से निकाल देता है। वह ठीक हो जाता है। बाहर आकर नकात्सु कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाता है और हॉस्टल आता है। इमाइकी सैड होती है और हिबारी को सब बता देती है। हिबारी कहती है कि अगर तुमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया तो हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं रहोगी, और वहाँ से जाते हुए कहती है कि आज तुम्हें कंपनी दे दूंगी, साथ में रो लेंगे। इमाइकी उसके साथ चली जाती है। नकात्सु मिजुकी के रूम में आता है पर वह वहाँ नहीं होती। वह सानो पर गुस्सा करता है कि तुमने उसे क्यों नहीं रोका, उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। सानो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये उसका डिसीजन है। नकात्सु कहता है कि तुम्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ, और चला जाता है। नैनबा काशियामा से पूछता है कि क्या वह स्पिरिट हेवन में चली गई। काशियामा कहता है कि वह यहीं आसपास घूम रही है और वह होती है ऑस्कर के अंदर। नैनबा और नकाओ डर कर भाग जाते हैं। मिजुकी हॉस्टल के बाहर होती है और टैक्सी में बैठने वाली होती है, पर नकात्सु वहाँ आ जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है और अपनी हाई स्कूल लाइफ उसके साथ स्पेंड करने के लिए कहता है। मिजुकी थैंक यू बोलकर मना करने वाली होती है, पर नकात्सु कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सानो ने जंप कर ली तो क्या, पर मैं उसकी बात पूरी नहीं होती। तभी सानो आकर कहता है कि मैंने अभी तुम्हारे सामने स्टेज पर जंप नहीं की, इसीलिए मत जाओ। मिजुकी उसे देखती रहती है। नेक्स्ट डे मिजुकी अपने डैड को लेटर पोस्ट करती है कि मुझे कुछ दिन और यहाँ रहने दीजिए। उसके बाद वह नकात्सु के पास आती है। वह कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम गए नहीं। मिजुकी उसे थैंक यू बोलती है। वह शॉक हो जाता है और कहता है कि रात मैंने कहा था मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो मिजुकी भी कह देती है कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। वह फिर से शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता था। वह कहती है कि तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। नकात्सु कहता है कि फ्रेंड्स ही तो हैं। समर ब्रेक्स ओवर होने के बाद स्कूल रीओपन हो जाता है। नकात्सु और मिजुकी क्लास में आते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर सानो खुश नहीं लगता। मिजुकी पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। वह मना कर देता है और कहता है कि किसी को भी अपने शोल्डर पर हाथ मत रखने दो। मिजुकी कहती है कि सब फ्रेंड्स ही तो हैं, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। उसके बाद टीचर क्लास में आ जाते हैं। स्कूल कैंपस में अकीरा कुछ अनाउंसमेंट करती रहती है। डॉक्टर आकर पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। अकीरा उसे सामने से हटने के लिए कहती है। वह नहीं हटता तो उसकी टक्कर हो जाती है। अकीरा ढूंढती है कि कहाँ गया। वह ब्रेक ना मारने के लिए ड्राइवर को हिट करता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सानो ने जंप कर ली। तुम भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गई हो, अब तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो इस स्कूल से दूर रहने का। वह उसे एक मैगजीन की फोटोशूट की रिक्वेस्ट दिखाती है और कहती है कि सब स्टूडेंट्स को एक जगह पर बुला दो। डॉक्टर अपने फेस पर मार्क देखकर गुस्सा करता है। सब स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। नकाओ कहता है कि क्या तुम यहाँ अपना चार्म दिखाने आई हो। 30+ एज के बाद लेडीज अपने रिंकल्स नहीं छुपा सकती। अकीरा कहती है कि क्या तुम्हें मरना है। वह सॉरी बोल देता है। उसके बाद अकीरा उन्हें बताती है कि मुझे एक फेमस पब्लिशर ने हायर किया है। आन पब्लिशर का नाम देखकर सब शॉक हो जाते हैं। सैकी में बताता है कि इस पब्लिशर की मैगजीन्स बहुत फेमस हैं। अकीरा कहती है कि मेरे मॉडल्स तुम ही लोग होंगे। ऑस्कर कहता है कि इस काम के लिए मैं परफेक्ट हूँ। सब कहते हैं कि इस तरह तो हम और ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे। अकीरा बताती है कि सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बस 4 को ही चूज किया जाएगा। ऑस्कर कहता है कि फिर तो मेरी ब्यूटी दुनिया के सामने लाओ। तनुजी कहता है कि मेरी बॉडी दिखानी चाहिए। अकीरा कहती है कि मैं चूज कर चुकी हूँ और म्यूजिक के साथ नेम अनाउंस करती है। पहला है नैनबा, वह खुश हो जाता है। दूसरा है नकात्सु, वह भी थैंक यू बोलना स्टार्ट कर देता है। तीसरा है सानो, वह कह देता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और लास्ट होती है अशिया मिजुकी, वह भी खुश हो जाती है। तनुजी कहता है कि तुमने टीम 2 से ही सबको क्यों चूज किया है। सानो मिजुकी से पूछता है कि क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे। वह हाँ कर देती है। सानो कहता है कि मॉडलिंग में तुम्हें कुछ भी पहनने के लिए कहा जा सकता है। वह कहती है कि कोई बात नहीं। अकीरा पूछती है कि सानो की जगह कौन आना चाहता है। सब अपने अपने हाथ खड़े करते हैं। सानो पार्टिसिपेशन के लिए हाँ कर देता है।
नकात्सु स्माइल कर देता है। सानो मिजुको को जल्दी चलने के लिए कहता है। वह कोई आंसर नहीं करती तो वह ऊपर आता है। वह सोती रहती है। तभी नकात्सु वहाँ आ जाता है तो सानो मिजुकी के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है और कहता है कि मैं इसे उठा रहा हूँ, और उसे हिट करके उठाता है। अब प्रिंसिपल का नया ऑर्डर है कि 1 हफ्ते में सबके पर्सनल इंटरव्यूज होने हैं। ऑस्कर कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ तो अब क्यों। डायरेक्टर कहता है कि मैं अभी नहीं बता सकता। नकाओ कहता है कि प्रिंसिपल मजाक कर रही होगी। वह चिल्लाकर मना करता है और कहता है कि बात कुछ सीरियस है। काशियामा पूछता है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा। वह ये भी बताने से मना कर देता है और चला जाता है। सब सोचते हैं कि शायद इंटरव्यू कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। चारों शूटिंग लोकेशन पर आ जाते हैं। नकात्सु और मिजुकी कपड़े देखकर रोमियो और जूलियट की एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। सानो आकर कहता है कि जूलियट एक गर्ल है और उसे ड्रेस लेकर उसे अपने साथ ले जाता है। नकात्सु जूलियट जूलियट चिल्लाता है। नैनबा उसे हिट करता है। उसके बाद सब कपड़े चूज करते रहते हैं। नकात्सु उसे एक टॉप दिखाता है। मिजुकी उसे प्रिटी बताती है। सानो उसे टॉप लेकर टी शर्ट देता है। नकात्सु कहता है कि उसे ये पसंद है और दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। नैनबा कहता है कि जल्दी चूज कर लो। तीनों हाँ कर देते हैं। फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। पहले अकीरा नैनबा को चिल्लाने के लिए कहती है और उसके बाद जोर जोर से हंसने के लिए। तीनों ये सब देखते रहते हैं। उसका फोटोशूट चलता रहता है। उसके बाद मिजुकी का टर्न आता है। वह थोड़ी नर्वस होती है तो अकीरा कहती है कि जिसे तुम लाइक करती हो उसके बारे में सोचो। मिजुकी सानो को देखती है। नकात्सु को लगता है कि वह मैं हूँ। अकीरा उसे उसका नाम लेने के लिए कहती है। वह मना करती है। नकात्सु कहता है कि बोल दो। वह फिर से मना करती है। दोनों की यही हाँ ना चलती रहती है तो अकीरा नकात्सु को डांट कर चुप कर देती है। उसके बाद उसका फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। नकात्सु और सानो उसे ही देखते रहते हैं। नकात्सु रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी मिजुकी के साथ पिक्चर्स क्लिक करानी है। अकीरा मान जाती है। दोनों का फोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। सानो उन्हें साथ में देखता रहता है। ऑस्कर अपना लुक चेंज करके डायरेक्टर ऑफिस के बाहर आता है और अपनी टीम से कोड वर्ड में बातें करता है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल से ही बात कर रहा होगा। उसके बाद वे अंदर की बातें सुनने लगता है। डायरेक्टर फोन पर कहता है कि मैं केयरफुली सिलेक्शन करूंगा। ऑस्कर कहता है कि ये केयरफुल सिलेक्शन क्या है और दोबारा सुनने जाता है। डायरेक्टर कहता है कि अच्छी क्वालिटी रखनी है और बेकार को खत्म कर देना है। ऑस्कर कहता है कि कुछ बुरा होने वाला है और वहाँ से भाग जाता है। अब सानो का टर्न है। वह कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता तो अकीरा कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। सानो वहाँ से जाता है तो अकीरा कहती है कि फिर से भाग रहे हो तो वह वापस आ जाता है और फोटोज क्लिक करा लेता है। तीनों उसे देखते रहते हैं। मिजुकी उसे कूल बताती है तो नकात्सु उसे देखता है और फिर सानो को। ऑस्कर सबको बताता है कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर के बीच क्या बात हुई। वह एक्शन करता रहता है और काशियामा ट्रांसलेट कि अच्छी क्वालिटी रखी जाएगी और खराब को खत्म कर दिया जाएगा। सेकी में पूछता है कि इसका क्या मतलब है। ऑस्कर कहता है कि सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को रखा जाएगा और बेकार स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। एक कहता है कि मैंने शायद सुना है कि स्कूल प्रॉब्लम में है। सब चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हमारा स्कूल बंद हो रहा है। सब फीस की बातें करके सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं। तनुजी पूछता है कि इंटरव्यू के बाद क्या होगा। ऑस्कर कहता है कि शायद हमें किसी और ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टीम 1 और 3 अपनी इमरजेंसी मीटिंग करने चली जाती हैं। टीम 2 का लीडर नैनबा वहाँ नहीं होता। सब उसे याद करने लगते हैं। उनकी शूटिंग ओवर हो जाती है। नकात्सु सानो से पूछता है कि तुमने मिजुकी को जाने से क्यों रोका। सानो कहता है कि कोई रीजन नहीं है। नकात्सु कहता है कि क्या तुम बॉयज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे जानना है कि तुम क्या सोच रहे हो। सानो उसकी बातें सुने बिना ही चला जाता है। तनुजी अपनी टीम से कहता है कि हमारा स्कूल बंद हो रहा है तो इंटरव्यू सक्सेसफुली हो जाने चाहिए। उसके लिए पहले हमें इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। सबसे पहले तनुजी इंटरव्यू देने आता है। उसकी टीम कंपनी में सिलेक्शन के लिए उससे क्वेश्चन पूछती है। उस पर आंसर नहीं किए जाते तो वे उसे घर जाने के लिए कहते हैं। तनुजी उन पर गुस्सा करता है पर अपने फियांसे को देखकर फिर से चुपचाप बैठ जाता है। उसके बाद वे उसकी मार्कशीट चेक करके उसे इडियट बताते हैं। तनुजी कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ और अपने फियांसे को देखकर फिर से गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। वे कहते हैं कि क्या तुम हमें मारना चाहते हो। उसके बाद तनुजी सबको हिट कर देता है और अपने फियांसे को देखकर रोना स्टार्ट कर देता है। टीम 3 भी इंटरव्यू की प्रैक्टिस करती रहती है। ऑस्कर उन्हें डांस करके दिखाता है। हिबारी कहती है कि तुम ठीक से नहीं कर रहे हो और साथ में डांस करने के लिए कहती है। चारों वापस आ जाते हैं। सानो उसे शर्ट पहनने के लिए कहता है। मिजुकी कहती है कि तुम स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हो और उसे डैड की तरह बताकर चली जाती है। सानो स्माइल करने वाला होता है
टीम 2 अपने हेड नैनबा को देखकर उसे बताती है कि हमारा स्कूल बंद होने वाला है। नकात्सु शॉक हो जाता है। अकीरा डॉक्टर को बताती है कि देखो शूट कंप्लीट हो गया। वह देखने से मना करता है। अकीरा कहती है कि अगर नहीं देखा तो मैं तुम्हें किस कर लूंगी। वह चेक करने लगता है और कहता है कि बस यही किया है। फोटो प्रोफेशनल तो हैं, पर मुझे तुम्हारी नॉर्मल फोटोज ही अच्छी लगती हैं, जिसमें ये लोग स्टूपिड्स की तरह स्माइल करते हैं। अकीरा अपनी मैगजीन उठाकर वहाँ से चली जाती है और अपनी क्लिक हुई फोटो देखती है। टीम 2 स्कूल के लिए डोनेशन मांगती रहती है। नैनबा कहता है कि इस तरह हम स्कूल को बचा सकते हैं। नकात्सु और मिजुकी भी इसी काम में लगे रहते हैं। कागुया का वहाँ आता है तो नकात्सु कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वह कहता है किसानों से मिलने। नकात्सु कहता है कि वह फील्ड में है, यहाँ नहीं। मिजुकी उसे बताती है कि ये अच्छा लड़का है। नकात्सु कहता है कि अगर ये अच्छा होगा तो हमारे स्कूल के लिए जरूर डोनेट करेगा। वह कहता है कि क्या सच में स्कूल बंद हो रहा है। नकात्सु कहता है कि शायद सानो का ट्रांसफर मेडागास्कर वाले कैंपस में हो जाए। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो डोनेट कर दो। कागुयाका कर देता है। नकात्सु नीचे झुकता है तो कागुयाका को चोट लग जाती है। कुछ गर्ल्स मिजुकी के पास आकर मैगजीन पर उसके ऑटोग्राफ मांगती हैं। कागुयाका पूछता है कि ये सब क्या है। नकात्सु कहता है कि हम अभी अभी मॉडल बने हैं और सानो भी। हिबारी और उसका ग्रुप सारी मैगजीन्स कलेक्ट करती रहती हैं। हिबारी कहती है कि हम सानो की ब्यूटी दुनिया को नहीं दिखा सकते। कागुयाका भी मैगजीन देखता रहता है। हिबारी उसके पास आती है और उसे देखती रहती है और पूछती है कि तुम इस मैगजीन को कितने पैसों में सेल करोगे। नकात्सु और मिजुकी थक जाते हैं। मिजुकी कहती है कि क्या सच में स्कूल बंद हो जाएगा। नकात्सु कहता है कि मेरे सॉकर टैलेंट की वजह से मुझे किसी भी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। मिजुकी कहती है कि मैं नहीं चाहता ये स्कूल बंद हो। अभी तो मेरे सब अच्छे फ्रेंड्स बने हैं और अगर सब अलग हो गए तो मैं अकेला हो जाऊंगा। नकात्सु से ऐसी बातें करने से मना करता है और स्कूल बंद न हो तो फिर से डोनेशन मांगना स्टार्ट कर देता है। तभी नैनबा की माँ वहाँ आ जाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम्हें डर है कि स्कूल बंद होने पर तुम सानो से नहीं मिल पाओगी। मिजुकी कहती है कि बस यही रीजन नहीं है, सबसे अलग होकर मुझे दुख होगा। वह कहती है कि स्कूल बंद होने से कुछ नहीं होगा, तुम लोगों के बीच सॉलिड कनेक्शन है, तुम जब चाहो मिल सकते हो। नैनबा ने मुझे सब बता दिया है कि स्कूल बंद हो रहा है। उसे लगता है कि मैं सबको जॉब पर रख सकती हूँ। वह भी सबसे बहुत प्यार करता है। कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और चली जाती है। सब पैसे चेक करते हैं पर ज्यादा कलेक्ट नहीं हो पाते। पहले टीम 1 वहाँ से जाती है और उसके बाद टीम 3 भी वहाँ से डांस करते हुए निकलती है। नकात्सु सानो को देखकर उसके पास आता है और सानो को भी स्कूल को बचाने में हेल्प करने के लिए कहता है। वह कोई आंसर नहीं करता तो नकात्सु रूम में ही आ जाता है और कहता है कि क्या स्कूल बंद होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सानो कहता है कि स्कूल बंद होना इम्पॉसिबल है। नकात्सु कहता है कि कुछ भी हो सकता है, तुम ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम्हें सब पता है। क्या ये स्कूल बस तुम्हारे हाई जंप के लिए है। सानो कहता है कि अगर ऐसा ही है तो क्या। नकात्सु कहता है कि तुम प्रैक्टिस में बिजी हो, तुम्हारे हिस्से का काम भी मिजुकी को करना पड़ रहा है। सब तुम्हें सपोर्ट करते हैं पर तुम बस अपने बारे में सोचते हो। तभी मिजुकी वहाँ आ जाती है। नकात्सु बाहर चला जाता है और सानो शावर लेने। मिजुकी कुछ सोचती रहती है। सानो उसे देखता रहता है। मॉर्निंग में सब मैगजीन में उनकी फोटो देखकर उन्हें कूल बताते हैं और कहते हैं कि हमें भी पिक्चर्स में होना चाहिए था। स्कूल बंद होने की वजह से सब सैड होते हैं। मिजुकी फोटो देखकर कुछ सोचती है और सेकी में से कहती है कि सबको बुलाकर लाओ और खुद अकीरा को बुला लेती है। अकीरा उसके पीछे भागते भागते थक जाती है। टीम 1 कहती है कि हम इंटरव्यू की प्रैक्टिस में बिजी थे और टीम 3 डांस प्रैक्टिस में। मिजुकी आकर सबको साथ में फोटो के लिए कहती है। टीम 3 वापस जाती है तो मिजुकी उन्हें समझाती है कि साथ में अच्छी मेमोरीज के लिए ये हमारा लास्ट चांस भी हो सकता है। और टीम 1 से भी कहती है कि मुझे तुम सब लोगों के साथ अच्छा लगता है, प्लीज साथ में पिक्चर्स क्लिक करें। सब हाँ कर देते हैं। सेकी में कहता है कि सानो यहाँ नहीं है। मिजुकी कहती है कि मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। नकाओ कहता है कि ऐसे टाइम पर वह नहीं आता। मिजुकी उसे बुलाने जाती है और साथ में पिक्चर क्लिक कराने के लिए कहती है। सानो मना करता है तो मिजुकी कहती है कि मुझे पता है तुम अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते हो, अब टाइम है करके दिखाने का। सानो उसे देखता रहता है। सब फोटो के लिए रेडी हो जाते हैं। अकीरा उन्हें कैमरा से दूर रहने के लिए कहती है। मिजुकी सानो को लेकर आ जाती है। नकात्सु उन्हें देखता है। सब कहते रहते हैं कि बिलीव नहीं हो रहा है कि ये आ गया। नकात्सु कहता है कि इडियट तुम लेट हो और स्माइल कर देता है। सानो और मिजुकी भी स्माइल कर देते हैं। अकीरा फोटो के लिए रेडी होती है। डॉक्टर भी वहाँ आ जाता है। अकीरा उनकी पिक्चर्स क्लिक करती रहती है। मिजुकी सानो को देखती है। नकात्सु उसे हक करता है तो मिजुकी उसे पुश कर देती है। सब एक दूसरे के ऊपर गिरते रहते हैं। अकीरा उनकी ऐसी ही पिक्चर्स क्लिक करती है। सब मस्ती करते रहते हैं। डॉक्टर उन्हें देखकर स्माइल करता है। डॉक्टर वे पिक्चर्स डायरेक्टर को दिखाता है। डायरेक्टर उन पिक्चर्स को देखकर खुश हो जाता है। तभी प्रिंसिपल का कॉल आ जाता है। डायरेक्टर कहता है कि पर्सनल इंटरव्यूज की जरूरत नहीं है, सब खुश हैं। ये पूछना बेकार है कि उन्हें स्कूल पसंद है।
और मैंने आपका कॉफी बीन्स के सिलेक्शन वाला काम भी कर दिया है। सब कहते हैं कि कॉफी के बारे में बात चल रही थी और स्कूल बंद ना होने के लिए सब चीयर करते हैं। सानो ने देखता है नकात्सु उसके पास आकर कहता है कि मैं खुश हूँ कि स्कूल बंद नहीं हो रहा है और कह देता है कि मैं मिजुकी को लाइक करता हूँ, इसीलिए मैं हारने वाला नहीं हूँ, और मिजुकी के पास चला जाता है। सानो मिजुकी को देखता रहता है। स्कूल में क्लास टीचर चेंज हो रहा है। नकात्सु कहता है कि सबको पता है ना क्या करना है। सब हाँ कर देते हैं। डायरेक्टर आकर बताता है कि तुम लोगों का पुराना क्लास टीचर छुट्टी पर है, तो कुछ दिन न्यू क्लास टीचर क्लास को हैंडल करेगा। यह है न्यू क्लास टीचर मिस्टर किताहामा। वह सबको देखता है और मैगजीन में उनकी फोटो देखकर कहता है कि ये सब मैं अलाउ नहीं करूँगा। अगर दोबारा ऐसा किया तो स्कूल से सस्पेंड करा दूंगा। नकात्सु से बॉल से हिट करने वाला होता है, पर वह बच जाता है और बॉल डायरेक्टर को लग जाती है। सब हंसने लगते हैं। न्यू टीचर पूछता है कि ये किसने किया। नकात्सु कहता है कि क्या ये मजाक भी नहीं समझते, मैं हूँ सॉकर प्लेयर नकात्सु। मेरा सपना है वर्ल्ड कप में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और सबको थैंक यू बोलने लगता है। न्यू टीचर कहता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा, और वहाँ से चला जाता है। नैनबा गिटार बजाता रहता है। नकात्सु कहता है कि कल से टेस्ट स्टार्ट है। नैनबा कहता है कि इन चीजों की हमें कोई टेंशन नहीं है। ऑस्कर भी वहाँ सिंगिंग करता हुआ आता है। टीम वन भी वहाँ आ जाती है। मिजुकी पूछती है कि ये सब क्या कर रहे हैं। नकात्सु कहता है कि नहीं पता। तभी डायरेक्टर वहाँ आ जाता है और मिड टर्म सेलिब्रेशन के बारे में बताता है। जो भी टीम जीतेगी उसे प्राइज में 1 साल के लिए फ्री खाना मिलेगा। नकात्सु शॉक हो जाता है और सब डांस करने लगते हैं। नकात्सु और मिजुकी टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहते हैं। तभी सानो आकर उन्हें साथ में देखता है। मिजुकी कहती है कि तुम्हें प्रैक्टिस के साथ साथ स्टडीज भी करनी पड़ेंगी। नकात्सु भी उसे स्टूपिड हाई जंप पर बताता है। सानो उसके आंसर्स चेक करके बताता है कि तुम्हारे आंसर्स रॉन्ग हैं। उसके बाद सानो उन्हें पढ़ाता रहता है और नकात्सु सोता रहता है। सानो उसे देखकर स्माइल करता है और हिट करके उठाता है। वह कहता है कि मैं सो नहीं रहा था और पढ़ सकता हूँ, और फिर से सो जाता है। आज है टेस्ट का फर्स्ट डे। नकात्सु कहता है कि अगर मैं परफेक्ट स्कोर ले आया तो क्या होगा। सानो कहता है कि तुम पूरी रात सो रहे थे। तभी एक पेपर उड़कर नकात्सु की डेस्क पर आ जाता है, जिसका उसे पता नहीं चलता। टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। टीचर नकात्सु की डेस्क पर वह शीट देख लेता है और पूछता है कि ये क्या है, क्या तुम चीटिंग कर रहे हो। नकात्सु कहता है कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। टीचर उससे टेस्ट के बाद मिलने के लिए कहता है। वह एक्सप्लेन करता रहता है कि मैंने चीटिंग नहीं की। टीचर उसकी बात नहीं मानता। डायरेक्टर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन सारे टेस्ट ओवर होने के बाद कर लेना, और नकात्सु को जाने के लिए कहता है। टीचर कहता है कि ये मत समझना कि तुम बच गए। नकात्सु क्लास में आता है। सब कहते हैं कि अगर टीचर नहीं मान रहे हैं तो हम जाकर बात कर लेंगे। सानो आकर उसे एक नोटबुक देता है। मिजुकी कहती है कि सानो ने कल के टेस्ट के लिए तुम्हारे लिए नोट्स प्रिपेयर कर दिए हैं। नकात्सु कहता है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। सानो मना करता है, पर वह उसे हक कर लेता है। सब स्माइल करते हुए जाते हैं। मिजुकी उस टीचर को देखती है। टीचर कुछ सोचता रहता है। डॉक्टर उसके पास आता है और कहता है कि तुम गुड लुकिंग तो हो, पर शायद तुम्हारे स्पेक्स पर धूल लगी हुई है, तभी तो तुम यहाँ के स्टूडेंट्स को ठीक से नहीं देख पा रहे हो, और चला जाता है। टीम 1 सेलिब्रेशन की प्रैक्टिस करती रहती है। नका और नैनबा उन्हें छुपकर देखते रहते हैं। टीम 3 भी प्रैक्टिस में लगी रहती है। दोनों उन्हें भी छुपकर देखते हैं और उनके कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाते हैं कि हम तो इजीली जीत जाएंगे। नगातो चुपचाप बैठा रहता है। सब आइडियाज बताते रहते हैं कि ये कर लेंगे या वो कर लेंगे। नैनबा को कुछ पसंद नहीं आता। मिजुकी नगात्सु को ले जाती है और एक न्यू आइडिया के साथ वापस आती है। नैनबा को बैंड वाला आइडिया पसंद आता है। नगात्सु चुपचाप खड़ा रहता है। मिजुकी कहती है कि अगर हम साथ में नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। उसके बाद नगात्सु भी शुरू हो जाता है और सिंगिंग करना स्टार्ट कर देता है। मिजुकी आइज क्लोज करके म्यूजिक सुनती रहती है। नगात्सु उसे देखता रहता है और सोचता है कि ये मुझे ही लाइक करता है, अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सानो उसे देखता रहता है। वह सोचता रहता है कि मुझे जेंडर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर मैं मिजुकी को थोड़ा सा फोर्स करूं तो वह भी इस लव को एक्सेप्ट कर ही लेगा और खुश होता रहता है और मिजुकी को किस करने वाला होता है। तभी सानो उसे हिट करके बेहोश कर देता है और चुपचाप उसे नीचे लेटा देता है। मिजुकी पूछती है कि इसे क्या हुआ। सानो कहता है कि ये सो गया। आज है लास्ट टेस्ट। टेस्ट के बाद सब खुश हो जाते हैं। टीचर नगात्सु को इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए कहता है। वह कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, पर वह फिर भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। मिजुकी को उसकी टेंशन होती है। नगात्सु उसे टेंशन लेने से मना करता है और चला जाता है। मिजुकी सबको एक जगह बुलाती है और एक मशीन के थ्रू असली चीटर का पता लगाने के लिए कहती है। नका उस मशीन को यूजलेस बताता है तो वह उसे ही क्रिमिनल बता देती है।
टीम 1 के मेंबर्स कहते हैं कि तुम हमें क्यों टारगेट कर रहे हो। वह कहती है कि नकात्सु इनोसेंट है। वे कहते हैं कि क्या पता उसने चीटिंग की हो। तीनों लीडर्स भी वहाँ आ जाते हैं। नकात्सु आकर पूछता है कि क्या हो रहा है। मिजुकी कहती है कि कुछ नहीं, पर एक बोल देता है कि तुम्हारी वजह से हम पर शक किया जा रहा है। नकात्सु मिजुकी को देखता है और सबको सॉरी बोलकर चला जाता है। मिजुकी उसके पीछे आती है और उसे सॉरी बोलती है। नकात्सु कहता है कि मैं ठीक हूँ और डिटेक्टिव की तरह इस केस को सॉल्व कर दूंगा, तुम बस अपनी स्टडीज पर फोकस करो। अब आ गया है रिजल्ट डिक्लेरेशन डे। सब अपने मार्क्स चेक करते रहते हैं और नकात्सु को चीटर बताकर उसके मार्क्स पूछते हैं। नकात्सु स्माइल करके कह देता है कि मुझे 0 मिला है, मतलब क्लास में सबसे कम मार्क्स, सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं टीम 1 के। सेलिब्रेशन की रिहर्सल चलती रहती है। पहली परफॉर्मेंस विनर मतलब टीम 1 की होती है। सब उन्हें देखते रहते हैं। टीचर आकर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। डायरेक्टर कहता है कि सेलिब्रेशन की प्रैक्टिस। वह कहता है कि इतने बेकार मार्क्स आने पर पार्टी हो रही है, ये सब बंद करो। नैनबा कहता है कि हम बंद क्यों करें। वह कहता है कि क्या तुम ही नैनबा हो। नैनबा कहता है कि अरे मैं तो बहुत फेमस हूँ। टीचर कहता है कि तुम भी मेरी ब्लैक लिस्ट में हो। नैनबा कहता है कि हम तुम्हारे सर्वेंट्स नहीं हैं, हमें जो करना है हम वही करेंगे। टीचर कहता है कि अगर ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे तो नेक्स्ट ईयर भी इसी स्कूल में रहना पड़ेगा। नैनबा कहता है कि चलो चलो, सब टीचर का ऑर्डर फॉलो करो और भाग जाते हैं। उसके बाद वह नकात्सु को देखता है और नकात्सु उसे। तभी ऑस्कर की टीम रिहर्सल के लिए आ जाती है और डांस करने लगती है, पर सबका मूड खराब देखकर वापस चली जाती है। अकीरा डॉक्टर से कहती है कि क्या सेलिब्रेशन पोस्टपोन हो गया है। डॉक्टर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और स्प्रे करना स्टार्ट कर देता है। अकीरा कहती है कि एल्बम बनाने के लिए मुझे स्टूडेंट्स की पिक्चर लेनी है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और उसे किस कर लेती है। डॉक्टर नीचे गिर जाता है। नकाओ किसी लड़के से कहता है कि ये नैनबा का गिटार है, तुम यूज नहीं कर सकते। तभी टीचर क्लास में आ जाता है और जब वह गिटार देखता है तो तभी उसे किसी लड़के के मरने वाली बात याद आती है। वह उनसे गिटार लेकर विंडो के बाहर फेंक देता है। सब उसे देखते हैं। वह कहता है कि बस मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। नकात्सु चुपचाप खड़ा रहता है। सानो आकर कहता है कि सब कुछ अकेले फेस कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। नकात्सु उसे देखता है। वह पूछता है कि टीचर और तुम्हारे बीच क्या बात हुई। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि टीचर नकात्सु से कहता है कि इस पेपर पर लिखकर साइन कर दो कि मैंने चीटिंग की है। नकात्सु कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। वह कहता है कि अगर तुमने एडमिट नहीं किया तो स्कूल और सॉकर क्लब दोनों से सस्पेंड कर दिए जाओगे। नकात्सु बताता है कि उसे मेरी बातों पर बिलीव नहीं है। मिजुकी आकर कहती है कि मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा। नकात्सु मना करता है और कहता है कि मैं पेपर पर साइन कर दूंगा। नेक्स्ट वीक मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सॉकर खेलना ही है। मेरा सपना वर्ल्ड कप में जाने का है। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ और तुम लोगों को तो मुझ पे ट्रस्ट है ही। तानोजी सेलिब्रेशन के लिए अकेले में प्रैक्टिस करता रहता है। ऑस्कर कहता है कि ये मेरे जितना जीनियस तो नहीं है, पर मेहनत कर रहा है। नैनबा कहता है कि तुम भी सिंगिंग की अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑस्कर कहता है कि हम तो पहले से ही परफेक्ट हैं। नैनबा कहता है कि अगर सेलिब्रेशन ना हुआ तो अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट स्कूल के बाहर उन्हें चीयर करने के लिए एक भी गर्ल नहीं होती। नैनबा कहता है कि ये सब क्या है, सारी गर्ल्स को हटवाने का काम भी टीचर का ही होता है। हिबारी अपना और अपने ग्रुप F4 का इंट्रो देती है। टीचर कहता है कि तुम लोगों की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर होता है। हिबारी कहती है कि आगे इस बात का हम ध्यान रखेंगे, हमारा काम ओसाका स्कूल के स्टूडेंट्स को खुश रखना है। टीचर कहता है कि तुम लोगों को इन कामों में नहीं बल्कि उन्हें स्टडीज के लिए मोटिवेट करना चाहिए। अगर ये नहीं करना तो कुछ भी मत करो। नैनबा आकर कहता है कि इनकी बातों पर ध्यान मत देना, जल्दी ही सब नॉर्मल हो जाएगा। टीचर उसे हेयर कट कराने के लिए कहता है। नैनबा कहता है कि तुम लोगों को उनके लुक से जज करना बच्चों वाली सोच है, तो मैं हम ज्यादा दिन नहीं झेलेंगे, और चला जाता है। नकात्सु पेपर पर साइन करने वाला होता है। तभी मिजुकी आकर टीचर से कहती है कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, बस अपनी पावर यूज करके स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हो। नकात्सु उसे रोकता है पर वह नहीं मानती और कहती है कि एक टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर कहता है कि अपने कपड़े उतारो, क्या पता तुमने नाइफ छुपा रखा हो। मिजुकी मना करती है। टीचर उसे फोर्स करने लगता है। नकात्सु को गुस्सा आ जाता है और वह टीचर पर चिल्ला देता है। वह कहता है कि अभी तुमने एक टीचर को मारने की कोशिश की, तुम सस्पेंड किए जाते हो। नैनबा अपने क्लासमेट से कहता है कि इस टीचर का कुछ करना पड़ेगा, वह ये सब नकात्सु के साथ जानबूझकर कर रहा है। सेकी में आकर बताता है कि नकात्सु को सस्पेंड कर दिया गया है। सब शॉक हो जाते हैं। मिजुकी आकर अकेले बैठकर रोती रहती है। सानो आकर उसके पास बैठ जाता है। मिजुकी कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। सानो कहता है कि अगर तुम ना जाते तो मैं चला जाता, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें ऐसे देखकर नकात्सु और ज्यादा सैड हो जाएगा। मिजुकी स्माइल करके उसे थैंक यू बोलती है। सानो उसे हक कर लेता है। मिजुकी शॉक हो जाती है। सानो डॉक्टर से टीचर की कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आता है।
तभी अकीरा वहाँ आ जाती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे फेस पर 3 दिन तक स्वेलिंग आई। अकीरा सानो को बताती है कि किताहामा मेरा क्लासमेट था। नकात्सु सोचता रहता है कि मेरे बिना सॉकर क्लब का क्या होगा। काशियामा आकर बताता है कि मिजुकी टीचर के पास तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल कराने गया है। नकात्सु वहाँ से भागता है। मिजुकी टीचर से रिक्वेस्ट करती रहती है। टीचर कहता है कि उसकी जगह तुम्हें सस्पेंड करना कैसा रहेगा। नकात्सु आकर उसे मना करता है। पूरी टीम 2 भी टीचर के पास जाती है। टीम 1 और टीम 3 भी साथ चलने के लिए कहती है। उसके बाद तीनों टीम साथ में जाती हैं। तीनों लीडर्स भी सकुरा कमेटी बनाकर वहाँ आ जाते हैं, जिनके पास टीचर्स के डिसीजन कैंसिल करने की अथॉरिटी है। मिजुकी कहती है कि मुझे सस्पेंड कर दो। नकात्सु उसे मना करता है। तीनों लीडर्स और डायरेक्टर भी वहाँ आ जाते हैं और नकात्सु का सस्पेंशन कैंसिल करने के लिए कहते हैं, और अगर नहीं किया तो ओसाका स्कूल के सारे स्टूडेंट्स स्कूल छोड़ देंगे। टीचर कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, अगर मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करूँगा तो तुम लोग गलत रास्ते पर जाओगे। सानोकर कहता है कि हम तुम्हारे भाई नहीं हैं। सब उसे देखते हैं। डायरेक्टर पूछता है कि क्या नकात्सु ने सच में तुम्हें मारा। वह बाहर आता है और सारे स्टूडेंट्स को देखता है और कहता है कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे नकात्सु पर बिलीव है। सब खुश हो जाते हैं। नकात्सु कहता है कि क्या मैं सॉकर मैच खेल सकता हूँ। मिजुकी हाँ कर देती है। वह खुश हो जाता है। सब उसे हक कर लेते हैं। सानो भी स्माइल कर देता है। मिजुकी सानो से पूछती है कि टीचर के भाई के साथ क्या हुआ था। सानो बताता है कि उसके छोटे भाई को किसी ने चाकू से मार दिया था जब वह हाई स्कूल में था। मिजुकी रीजन पूछती है। टीचर आकर बताता है कि वह 2 गैंग्स के बीच में फंस गया था। वह बहुत छोटा था और मेरी बात नहीं मानता था। उसने बैंड बनाकर हर रात स्टेज पर परफॉर्म किया और झगड़ों के चक्कर में अपनी लाइफ खो दी। मैं अपने भाई को तुम लोगों में ही ढूंढ रहा था। मैं अच्छा टीचर भी नहीं बन पाया। नकात्सु को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, और चला जाता है। मिजुकी कहती है कि फाइनली नकात्सु पहले की तरह स्माइल कर सकता है। मैं नकात्सु को बताकर आता हूँ। सानो उसे रोक लेता है और थोड़ी देर और बैठने के लिए कहता है। मिजुकी बैठ जाती है। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। सानो अपनी प्रैक्टिस करने जाता है और जाते हुए सेलिब्रेशन की प्रैक्टिस के लिए गुड लक मिजुकी कहता है। मिजुकी शॉक हो जाती है कि इसने पहली बार मेरा नाम लिया। डॉक्टर टीचर को थोड़ी देर के लिए रोकता है क्योंकि आज हो रही है सेलिब्रेशन पार्टी। टीम 2 स्टेज पर आती है। डॉक्टर टीचर को वहाँ लेकर आता है। उसे देखकर नकात्सु कहता है कि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। सानो भी टीचर को देखता है। नकात्सु कहता है कि हम ऐसे ही हैं। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। सब सिंगिंग करने लगते हैं। नकात्सु सानो को भी स्टेज पर ले आता है। अकीरा उनकी पिक्चर्स लेती रहती है। टीचर कहता है कि मैं गलत था, ये स्टूडेंट्स हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं, और उन्हें देखता रहता है। कागुया का सानो के पास आकर कहता है कि तुम अभी तक अपने पहले वाले लेवल पर नहीं पहुँचे हो। हमारा ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर लो, वहाँ सारे टैलेंटेड हाई जंपर्स होंगे और तुम्हारा भाई भी। नकात्सु सानो के रूम में शैम्पू ढूंढने आता है। मिजुकी शावर लेती रहती है। नकात्सु स्केल से गेट खोलकर अंदर से शैम्पू उठाता है और बाय चांस मिजुकी को भी देख लेता है और शौक होकर कहता है कि मिजुकी एक लड़की है। नकात्सु वॉशरूम में बैठकर मिजुकी के बारे में ही सोचता रहता है कि वह एक लड़की है और टॉयलेट पेपर पर गर्ल गर्ल लिखता रहता है। एक लड़का आकर चेक करता है तो वह उसे बेहोश मिलता है। वह उसे उठाता है। ओसाका और सैंड ब्लॉसम स्कूल की डांस पार्टी की रिहर्सल चलती रहती है। सेकी में कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे डांस करना था, इसे नहीं। डायरेक्टर बताता है कि ये पार्टनर्स कंप्यूटर ने उनकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चूज किए हैं, जिन्हें कोई चेंज नहीं कर सकता। नकाओ कहता है कि इस टाइप की पेयरिंग मैं पहली बार सुन रहा हूँ। डायरेक्टर कहता है कि ये प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है, जो बेस्ट कपल होगा उन्हें अच्छा प्राइज मिलेगा और बाकी मजे करो। सेकी में कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये मैसेज पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है। डायरेक्टर कहता है कि प्री रिकॉर्डेड ही है। हिबारी का डांस पार्टनर ऑस्कर है। वह कहती है कि मैं 7 सालों से लगातार जीत रही हूँ, पर तुम इस बार मुझे हरवा दोगे, और उसका कान पकड़कर ले जाती है। टीम 1 नकात्सु को वहाँ लेकर आती है। मिजुकी उसे उठाती रहती है। वह होश में आता है और सामने मिजुकी को देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। एक कहता है कि कोई इसे बचा लो। उसके बाद उसे उसके रूम में दिखाते हैं। वह उठकर कहता है कि मिजुकी एक लड़की है और सोचता है कि मैं जहाँ पर उसके साथ गया था वह तब भी लड़की ही थी, और चिल्लाने लगता है। काशियामा पूछता है कि क्या हुआ। नकात्सु कहता है कि मुझे सच में गर्ल्स ही पसंद हैं, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। डांस प्रैक्टिस चलती रहती है। सेकी में अपनी वाली को ही देखता रहता है। सानो आकर कहता है कि मैं भी हेल्प करूँगा। सब शौक हो जाते हैं। नकाओ कहता है कि क्या तुम कपड़ों के इंचार्ज हो। सानो हाँ कर देता है। मिजुकी यही सोचकर खुश होती रहती है कि सानो ने मेरा नाम लिया था। सानो उसे हैमर पास करने के लिए कहता है। वह उसे इग्नोर करती है। सानो उसे फिर से कहता है, पर वह नहीं सुनती और धीरे से कहती है कि मुझे मिजुकी बुलाओ। वह उसे आशिया बुला देता है और कहता है कि हैमर उठाकर दे दो।
मिजुकी गुस्से में देती है और बाद में पूछती है कि चोट तो नहीं लगी। वह मना कर देता है। दोनों को आपस में बातें करते हुए सब देखते रहते हैं। उसके बाद मिजुकी सानो को कैंप में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए विश करती है। वह कहता है कि क्या तुम्हें सैकी मैंने बताया। तभी एक वैन वहाँ पर आती है जिसमें ट्रेनिंग के बाकी स्टूडेंट्स होते हैं। सानो का भाई भी वहाँ होता है और उसके डैड भी। सानो उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और गुस्से में भी लगता है। कुछ गर्ल्स जो डांस में भी थी उनको फूड पॉइजनिंग की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। नैनबा कहते हैं कि क्या अब डांस कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टर मना करता है और कहता है कि यह डांस ट्रेडिशनल 60 ईयर से चलता आ रहा है। सैकी में कहता है कि बिना गर्ल्स के डांस कैंसिल ही करना पड़ेगा। डायरेक्टर को एक आइडिया आता है। वह कहता है कि उन गर्ल्स की जगह ओसाका स्कूल के 3 स्टूडेंट को गर्ल की तरह ड्रेसअप होना होगा। नकाओ नैनबा का पार्टनर बनने के लिए कहता है। नैनबा कहता है कि मुझे इसके साथ डांस नहीं करना। टीम 1 के 2 बॉयज भी अपना पेयर बना लेते हैं। अब बचा है नकात्सु का पार्टनर। डायरेक्टर मिजुकी को देखता है और उसके पास ही आ जाता है। नकात्सु सोचता रहता है कि अब मिजुकी को कैसे फेस करूं। तभी वह मिजुकी को गर्ल के ड्रेसअप में देखकर शॉक हो जाता है। मिजुकी उसे देखती है। नकात्सु सोचता है कि मिजुकी ने किसी रीजन से बॉयज स्कूल में एडमिशन लिया होगा। कोई बात नहीं कि इसने छुपाया, पर मिजुकी तो मिजुकी ही रहेगी। लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ मेरी हो। हम मिलकर एक बेस्ट कपल बन जाएंगे। और साथ में डांस करने के लिए कहता है। सब खुश हो जाते हैं। इन दोनों का भी पेयर बन गया। डायरेक्टर सबको प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए कहता है। सानो शिन के पास आकर पूछता है कि डैड यहाँ क्यों आए हैं। कागुयाका बताता है कि वे इस कैंप के कोच हैं। शिन कहता है कि 5 साल पहले की तरह फिर से मत भाग जाना। कागुयाका कहता है कि वे अच्छे कोच हैं, तुम्हारी हाई जंप इम्प्रूव कर देंगे। सानो कहता है कि मैं अपने डैड की बात नहीं मानता। कागुयाका कहता है कि फिर तो तुम कभी अच्छी जंप नहीं कर पाओगे। वे लोग बाहर आ जाते हैं। उसके डैड उसे देखते हैं पर वह उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। काशियामा और इमाइकी डांस प्रैक्टिस करते रहते हैं। नकात्सु और मिजुकी भी लगे रहते हैं। वे उसे क्यूट बताता है। मिजुकी कहती है कि तुम ज्यादा क्लोज हो रहे हो। नकात्सु कहता है कि डांस ऐसे ही होता है। तभी उसे सानो दिख जाता है। वे पूछती है कि प्रैक्टिस कैसी रही। सानो कहता है कि नॉर्मल ही थी। नकात्सु उन्हें देखता रहता है और कुछ सोचता है। सानो उसे बताता है कि कागुयाका बहुत अच्छा प्लेयर है। मिजुकी पूछती है कि तुम्हारे डैड के साथ प्रैक्टिस कैसी रही। सानो कहता है कि मैंने आज प्रैक्टिस ही नहीं की। मेरे डैड के बारे में मत सोचो, जाकर शावर ले लो। मिजुकी चली जाती है। तभी नकात्सु आकर पूछता है कि मिजुकी कहाँ है। सानो उसे बता देता है। नकात्सु कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें पहले से पता था कि मिजुकी एक वह बोल नहीं पाता और कह देता है कि मिजुकी एक फीमेल सिंगर बियोंसे को लाइक करता है। सानो कहता है कि मुझे नहीं पता था। वह कहता है कि मुझे भी नहीं पता था। सानो कहता है कि क्या बस इतना ही काम था। वह मना कर देता है और कहता है कि मिजुकी एक वह फिर से अटक जाता है और कह देता है कि मिजुकी बॉइल्ड वेजीज नहीं खा सकता और कहता है कि सॉरी अब सच बोलूंगा। वह लड़का एक और ये बात भी बीच में ही रोक कर कह देता है कि उसे लगता है कि वह अपनी ब्यूटी से हमें अफेक्ट कर सकता है। मिजुकी कहती है कि ये सच नहीं है, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। नकात्सु मना करता है और उसके बाद डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि अगर किसी गर्ल्स स्कूल में कोई ट्रांसफर स्टूडेंट आ जाए जो एक लड़का है तब क्या होगा। डॉक्टर स्माइल करता है और कहता है कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे और अगर किसी को ना पता चले तो वे ग्रेजुएशन तक सबके साथ रह सकता है। नकात्सु कहता है कि क्या सच में। वह हाँ कर देता है। नकात्सु कहता है कि अगर आप होते तो क्या करते। डॉक्टर कहता है कि मैं मर जाता पर किसी को कुछ ना बताता। नकात्सु से थैंक यू बोलकर चला जाता है। डॉक्टर समझ जाता है कि मिजुकी के बारे में ही बात कर रहा था। सानो कैंप में होता है और सबको जंप करते हुए देखता रहता है। कागुयाका आकर कहता है कि नेशनल लेवल है। सानो जंप करने के लिए रेडी होता है पर नहीं कर पाता। फिर से स्टिक गिर जाती है। शिन उसे यूजलेस बताता है और खुद जाकर सक्सेसफुली जंप कर देता है। कागुयाका अपने टर्न पर स्टिक और ऊपर करवा देता है। सानो उसे देखता है। कागुयाका उसे इजीली क्रॉस कर देता है। कोच उसे और अच्छा परफॉर्म करने की एडवाइस देता है। नैनबा गुस्सा करता रहता है क्योंकि उसे नकाओ के साथ डांस करना पड़ रहा है। मिस्टर योशिओका वहाँ आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपना नाम कैंसिल कराना चाहते हो। नैनबा हाँ कर देता है। मिस्टर योशिओका बताते हैं कि बेस्ट कपल को ये प्राइज मिलेगा। प्राइज देखकर सबको शौक लग जाता है। नकात्सु पूछता है कि कितने पैसे होंगे। नैनबा की इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है कि एक ही गोल्ड बार से हम इतना एंजॉय कर सकते हैं। नकात्सु भी उसके साथ लग जाता है। वे पूछते हैं कि क्या अब भी कैंसिल कराना है। नैनबा मना करता है और नकाओ से बेस्ट कपल का टाइटल जीतने के लिए कहता है। सैकी में लैपटॉप में कुछ करता रहता है। टीम 1 प्लानिंग करती रहती है कि हमें लीडर को जीतने नहीं देना है। ऑस्कर हिबारी से पिटता रहता है और फिर से डांस स्टार्ट करता है। हिबारी फिर से उसके डांस स्टेप गलत बताकर उसे हिट कर देती है
ऑस्कर उसे सॉरी बोलता रहता है। आज की ट्रेनिंग ओवर हो जाती है। सानो के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारी जंपिंग अच्छी नहीं है, तुम मुझसे कब तक भागोगे। सानो कहता है कि मैं आपकी ट्रेनिंग की वजह से नहीं भागा था, आपने मेरी मॉम की केयर नहीं की, इसीलिए नफरत करता हूँ, और चला जाता है। मिजुकी प्रैक्टिस करती रहती है। अकीरा आकर बताती है कि मैं सानो के पिक्चर्स लेने गई थी, वहाँ उसके डैड भी थे, क्या तुम्हें जानना है कि उनके बीच क्या हुआ था। मिजुकी हाँ कर देती है। वह बताती है कि सानो के डैड एक प्रोफेशनल कोच हैं, वे अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। एक एक्सीडेंट के बाद सानो की मम्मी को हॉस्पिटल भेजा गया, पर उसके डैड उस दिन एक इम्पोर्टेंट कंपटीशन में बिजी थे, तो उनके पास नहीं जा पाए, और जब तक वे हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तभी नकात्सु वहाँ आ जाता है और डांस प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। उसके बाद सानो रूम में आकर मिजुकी की ड्रेस देखता है और कहता है कि ये ड्रेस तुम पर सूट करेगी। मिजुकी कहती है कि कुछ हुआ है ना, तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, क्या तुम मुझसे शेयर नहीं कर सकते, फ्रेंड्स इसीलिए होते हैं। सानो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे वापस आने के लिए अब भी एक जगह है जहाँ तुम मेरा वेट करते रहते हो, तुम्हारी भी कुछ बातें होंगी जो तुम किसी को नहीं बताना चाहते। मिजुकी सॉरी बोलती है, सानो उसे थैंक यू बोलता है और कंपटीशन के प्राइस के बारे में पूछता है। वह उसे गोल्ड बार्स के बारे में बताती रहती है। आज डांस कंपटीशन है और जजेस हैं मिस्टर योशिओका एंड अकीरा। नकात्सु मिजुकी का वेट करता रहता है। डांस 3 ग्रुप्स में होगा। पहले ग्रुप की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। मिजुकी भी आ जाती है। नकात्सु गुस्सा करने वाला होता है, पर उसे देखकर क्यूट बताता है। तनुजी के टीम मेंबर्स उसे डांस के बीच परेशान करते रहते हैं। तनुजी की फियांसे उसे हिट करने से रोकती है, पर वह नहीं मानता, तो वह ही उसे हिट कर देती है। तनुजी के गिरने पर नैनबा और नकाओ का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। नकाओ खुश हो जाता है। तनुजी की फियांसे चली जाती है। उसके टीममेट्स हंसते रहते हैं। उसके बाद तनुजी को गुस्सा आ जाता है और वह सबको हिट कर देता है और हंसते हंसते रोता हुआ जाता है। अब दूसरे ग्रुप का टर्न है, जिसमें नकात्सु और मिजुकी, ऑस्कर और हिबारी हैं। सेकी में आकर अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम्हारे डांस पार्टनर को जरूरी काम आ गया था, तो वह चला गया और खुद उसके साथ डांस करने जाता है। नकात्सु कहता है कि हमें जीतना ही है। हिबारी और ऑस्कर कहते हैं कि बेस्ट कपल तो हम ही जीतेंगे। उनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है। हिबारी और ऑस्कर डांस करते हुए सोचते हैं कि क्या हम रियल में बेस्ट कपल हैं। सानो हॉस्टल आता रहता है और बाहर अपने डैड को देखता है। अंदर डांस चलता रहता है और परफॉर्मेंस ओवर हो जाती है। मिजुकी नकात्सु को बीच बीच में हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। नकात्सु कहता है कि हम पार्टनर्स हैं। वह कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरे पार्टनर हो, और विंडो से सानो और उसके डैड को देखती है। नकात्सु उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला होता है, पर वह बाहर चली जाती है। नकात्सु भी बाहर विंडो से सानो को देखता है और सैड हो जाता है। सानो के डैड कहते हैं कि मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ। सानो कहता है कि अच्छे फादर बनने की एक्टिंग मत करो। वह कहते हैं कि क्या तुम अब तक गुस्सा हो। मिजुकी चुप कर उनकी बातें सुनने लगती है। सानो कहता है कि जब मॉम हॉस्पिटल में थी, उन्होंने कई बार आपका नाम लिया और आप उन्हें लास्ट टाइम पर भी देखने नहीं आए, और एक बार रोए भी नहीं। नेक्स्ट डे काम पर भी चले गए थे, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और चला जाता है। मिजुकी उन्हें बताती है कि मैं सानो का रूममेट हूँ, डांस के लिए ऐसे ड्रेसअप हुआ हूँ। वे जाते हैं तो मिजुकी आकर कहती है कि आप सानो से मिलने आए थे ना। उसके डैड कहते हैं कि वह मुझसे बात नहीं करना चाहता। वह पूछती है कि जो सानो ने कहा क्या वह सच है। वे हाँ कर देते हैं। मिजुकी कहती है कि अगर सानो की जगह मैं होता तो मैं भी आपसे नफरत ही करता। वे कहते हैं कि मुझे पता है मैं अच्छा फादर नहीं हूँ। मिजुकी पूछती है कि क्या आप अपनी वाइफ के लिए रोए भी नहीं। वे कहते हैं कि बस अपने बच्चों के सामने नहीं रोया। रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है और बेस्ट कपल के विनर हैं नकात्सु और मिजुकी। नकात्सु चुपचाप ही खड़ा रहता है। ऑस्कर और हिबारी अकीरा पर गुस्सा करते हैं कि बेस्ट कपल हमें मिलना चाहिए था। वह भी वापस आ जाता है जिसे नकात्सु ने बाहर भेजा था। उसकी गर्लफ्रेंड भी गुस्सा हो जाती है। नैनबा प्राइस देखता है। नकाओ उन्हें खाने लगता है और डिलीशियस बताता है। डॉक्टर बताता है कि ये हाई क्लास गोल्ड चॉकलेट बार्स हैं। नैनबा शॉक हो जाता है। डॉक्टर उन्हें नकात्सु को देकर स्पीच देने के लिए कहता है। नकात्सु जबरदस्ती स्माइल करता है और कहता है कि ये तो चॉकलेट्स हैं, और सबको थैंक यू बोलता है। मिजुकी रूम में आती है। सानो कहता है कि मुझे अकेले रहना है। मिजुकी कहती है कि तुम्हें अपने डैड से अच्छे से बात करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे डैड से बात की, वे सच में तुम्हें अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। सानो गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम इन बातों से दूर रहो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। मिजुकी कहती है कि ऐसे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। सानो कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ सकते, और बाहर चला जाता है। नकात्सु बाहर बैठा रहता है और सानो को जाते हुए देखता है। मिजुकी रूम में रोती रहती है। नकात्सु उसे रोते हुए देखता है और उसे हक करके कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे प्यार करते हो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिजुकी उसे देखती है। वह कहता है कि तुम सानो से प्यार करते हो ना।
तुम्हारी स्माइल मुझे मोटिवेट करती है और सानो तुम्हें हमेशा रुलाता है। मिजुकी कुछ नहीं बोलती। वह कहता है कि मैं तुम्हें कभी सैड नहीं होने दूंगा। सानो बाहर बैठा रहता है और यही सोचता रहता है कि मैं मिजुकी पर क्यों चिल्लाया। नकात्सु भी कैफेटेरिया में बैठकर कहता है कि फाइनली मैंने बोल ही दिया। नेक्स्ट डायरेक्टर के पास एक पिजन आता है जिसके पास एक मैसेज होता है। डायरेक्टर कहता है कि इस बार नेशनल ट्रैक एंड फील्ड रैली हमारे स्कूल में होगी। टीचर कहता है कि इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। डायरेक्टर कहता है कि ये रैली ओलंपिक की तरह ही है। ओसाका हाई स्कूल की एडवर्टाइजिंग करने का ये अच्छा चांस है। उसके बाद वह सारे स्टूडेंट से एक परफॉर्मेंस रेडी करने के लिए कहता है। सब मना करते हैं और कहते हैं कि इससे हमें क्या फायदा होगा। डायरेक्टर कुछ बोलने वाला होता है। तनुजी कहता है कि चाहे प्रिंसिपल का भी ऑर्डर हो तब भी हम नहीं करेंगे। डायरेक्टर उन्हें रोकता है और कहता है कि जो भी टीम परफॉर्म करेगी उसे हवाई का ट्रिप दिया जाएगा। सब शॉक हो जाते हैं। नैनबा कहता है कि हम परफॉर्म करेंगे। तनुजी कहता है कि हमारी टीम करेगी और ऑस्कर कहता है कि हम करेंगे और खुश होते रहते हैं। डायरेक्टर कहता है कि अगर तीनों टीम्स करना चाहती हैं तो बजट को देखकर हवाई की जगह लोकल में अतामी ही भेजा जाएगा। नैनबा कहता है कि हम अतामी नहीं हवाई जाएंगे। ऑस्कर कहता है कि कंपटीशन कर लेते हैं, जो टीम जीतेगी वही परफॉर्म करेगी। नैनबा अपनी टीम से कहता है कि चलो हवाई चलते हैं। सानो ट्रेनिंग कैंप में होता है और अपने डैड को देखकर मिजुकी की बातें सोचता है कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। कागुयाका आकर कहता है कि क्या तुमने अभी तक मेरे डैड से पैचअप नहीं किया। सानो कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। कागुयाका कहता है कि अगर तुमने जंप कर दी तो कोई लेना देना नहीं होगा। अगर तुम्हारी कंडीशन ऐसी ही रही तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सानो वहाँ से चला जाता है। उसके डैड उसे देखते हैं। तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मिजुकी डॉक्टर से कहती है कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या नकात्सु को पता चल गया कि मैं लड़की हूँ। डॉक्टर कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता दी हैं। तुम्हें उसे आंसर करना होगा। मिजुकी हाँ कर देती है। डॉक्टर कहता है कि सानो भी है, तुम तो बहुत बिजी हो। ये सीन कितना अमेजिंग है ना। मिजुकी सानो की प्रैक्टिस देखने आती है और उसके डैड को एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखती है और सानो को आकर बताती है कि तुम्हारे डैड को अभी अभी हॉस्पिटल ले जाया गया है, जल्दी जाओ। पर वह कुछ रिएक्ट नहीं करता। मिजुकी कहती है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, पर है तुम्हें तुम्हारा डैड ही ना। सानो फिर भी कुछ नहीं बोलता। मिजुकी कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं जा रहा हूँ। सानो भी भागकर बाहर आता है। मिजुकी टैक्सी के पास खड़ी रहती है और उसे जल्दी से पकड़कर टैक्सी में बैठाकर भेज देती है। सानो हॉस्पिटल आकर पूछता है कि डैड कैसे हैं। शिन कहता है कि अब ठीक है और चला जाता है। सानो अंदर आता है। उसके डैड उसे देखते हैं। वे पूछता है कि क्या आप ठीक है। वे हाँ कर देते हैं और लास्ट टाइम पर उसकी मम्मी के पास न होने के लिए सॉरी बोलते हैं। सानो उनके पास बैठ जाता है और बताता है कि जाते हुए मॉम के फेस पर स्माइल थी क्योंकि उन्हें आप पर ट्रस्ट था। ये बात मैं तब नहीं समझ पाया पर अब समझ गया हूँ। मेरे पास भी कुछ लोग हैं जिन पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। बाहर आकर सानो शिन से पूछता है कि क्या तुम डैड के पास रहोगे। शिन उसे गलती से बड़ा भाई बुला देता है और बाद में मना करता है। सानो उसे डैड का ध्यान रखने के लिए कहकर चला जाता है। मिजुकी को नकात्सु मिल जाता है और उसे हेलो बोलता है। मिजुकी भी हेलो बोल देती है। नकात्सु उसे देखता है तो वे कुछ बोलने वाली होती है। नकात्सु कहता है कि अभी आंसर करने की जरूरत नहीं है, अभी कंपटीशन पर फोकस करना चाहिए, मैं हार नहीं मानूंगा, और स्माइल करके चला जाता है। नकात्सु सानो को फील्ड में बुलाता है और कहता है कि तुम्हें मिजुकी के बारे में पता था ना, मुझे लगा ही था, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मिजुकी मेरी है, चाहे मेरा राइवल तुम ही क्यों ना हो। सानो उसे देखता है। मिजुकी रूम में होती है। सानो रूम में आता है। दोनों एक साथ एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और हंसने लगते हैं। सानो से बताता है कि डैड 1 वीक में डिस्चार्ज हो जाएंगे और मैंने उनसे बात भी कर ली है। मिजुकी कहती है कि ये करना जरूरी था। सानो कहता है कि अगर तुम ना फोर्स करते तो मैं शायद कभी ना कर पाता। थैंक यू। मिजुकी स्माइल कर देती है। रात को सानो अपने आप से कहता है कि मिजुकी मेरी है, हार तो मैं भी नहीं मानूंगा। हिबारी और उसकी टीम तीनों टीम्स के लिए कंपटीशन की लिस्ट लेकर आते हैं। तीनों लीडर्स आर्ग्यू करते रहते हैं कि हम जीतेंगे। नकात्सु सानो से कहता है कि ये शोडाउन टीम्स के बीच में नहीं, हम दोनों के बीच होगा। सानो हाँ कर देता है। पहला टास्क है लॉन्ग रोप जंपिंग। सब जंपिंग स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके गिरते रहते हैं। तनुजी की टीम उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाती है और विनर है टीम 2। वे दोनों लगे रहते हैं। नैनबा कहता है कि रुक जाओ, हम जीत चुके हैं। दूसरा टास्क है 32 सिटअप्स। मिजुकी उन्हें देखकर कंफ्यूज लगती है। नेक्स्ट टास्क है टॉयलेट पेपर फास्ट रोलिंग। सानो ये टास्क स्पीड में करता है। नेक्स्ट टास्क है गर्ली टॉक डिकोडिंग। हिबारी कुछ बोलती है जिसका उन्हें मतलब बताना है। सानो आंसर कर देता है जो करेक्ट भी होता है।
नकात्सु गुस्सा करता है। नेक्स्ट है मेकिंग फायर, सबको लकड़ी यूज करके आग जलानी है और ये काम मिजुकी सबसे पहले कर देती है। नकात्सु उसे देखता है तो वह हॉट स्टिक उसके फेस पर लगा देती है। वह चिल्लाता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। उसके बाद सानो भी उसके फेस पर दूसरे को देखते हैं और फिर से खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। सेकी में कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कंपटीशन इन दोनों के बीच चल रहा हो। मिजुकी भी यही सोचती है। अकीरा आकर डॉक्टर को बताती है कि तीनों टीम्स में कंपटीशन चल रहा है। डॉक्टर कहता है कि मुझे पता है, तुम जा सकती हो। वह बताती है कि सानो और नकात्सु स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं। डॉक्टर ग्लव्स पहनते हुए देता है। अब नेक्स्ट टास्क है वुड कटिंग। सब स्टार्ट हो जाते हैं। सानो और नकात्सु जल्दी जल्दी करते रहते हैं। मिजुकी उन्हें देखती है। नेक्स्ट है स्नीजिंग, कि सबसे पहले कौन स्नीज करेगा। सब टिश्यू पेपर से ट्राई करते रहते हैं और विनर है नकात्सु। नेक्स्ट टास्क है रशियन पेस्ट्री ईटिंग। सब खाते रहते हैं और विनर होता है नैनबा। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। मिजुकी उन्हें देखकर हंसती है। नेक्स्ट है टम्बलिंग डॉल। हिबारी के देखने पर उन्हें उसी पोजीशन में रुकना होता है जिसमें वे होते हैं। नकात्सु गिर जाता है और गेम से आउट। नेक्स्ट है बलून ब्रेकिंग। सब बलून्स फोड़ने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है पुशअप्स। सब उसमें भी एक एक करके गिरते रहते हैं, पर नकात्सु और सानो लगे रहते हैं और दोनों साथ ही गिर जाते हैं। अब है रिजल्ट की बारी। तीनों टीम्स के 30-30 पॉइंट्स आने पर गेम ड्रॉ हो जाता है। नैनबा शॉक हो जाता है। तनुजी कहता है कि टीम 1 ने ज्यादा मेहनत की। ऑस्कर कहता है कि तुम तो यहाँ थे भी नहीं। उनकी टीम कहती है कि इसने तो अपनी गर्लफ्रेंड से भी पैचअप कर लिया, यूजलेस लीडर। तनुजी उन्हें हिट कर देता है। नैनबा पूछता है कि अब क्या करें। नकाओ कहता है कि साथ में अटामी जाना भी बुरा आइडिया नहीं है। ऑस्कर कहता है कि शायद डेस्टिनी भी ऐसा ही चाहती है। तनुजी भी साथ मिलकर परफॉर्म करने के लिए कहता है। काशियामा कहता है कि पहली बार तीनों लीडर्स एक हुए हैं। नैनबा कहता है कि सबको अपनी परफॉर्मेंस दिखा ही देते हैं। सानो प्रैक्टिस करने जाता है तो नकात्सु पूछता है कि क्या प्रैक्टिस करने जा रहे हो। सानो कहता है कि मैं नहीं चाहता मिजुकी मुझे बेकार जंप करते हुए देखे। नकात्सु कहता है कि फिर आज के टास्क में पार्ट क्यों लिया, प्रैक्टिस क्यों नहीं की। सानो कहता है कि मैं और नहीं भागना चाहता, ना तुमसे और ना खुद से। नकात्सु कहता है कि तुम हो इसीलिए हारना नहीं चाहता था, पर मैं गलत था। सानो उसे देखता है और फील्ड में आकर प्रैक्टिस करता रहता है। मिजुकी एक बुक देखती रहती है। सानो वापस आ जाता है। मिजुकी से बॉक्स नीचे गिर जाता है। वह उठाने आती है। सानो उसका पासपोर्ट उठाता है और कहता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज को इधर उधर मत रखो। मिजुकी उसे अपने वॉलेट में रख लेती है। उसके बाद वह सानो को बेड पर लेटाकर उसके लेग्स की मसाज करती है। सानो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। मिजुकी कहती है कि मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ। सानो स्माइल कर देता है। मिजुकी कहती है कि मैं खुश हूँ कि तुम पहले जैसे होते जा रहे हो। सानो कहता है कि मैं पहले से और बेटर हो गया हूँ। रैली में मैं तुम्हारे लिए जंप करूंगा। मिजुकी हाँ कर देती है। सानो पूछता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आया। मिजुकी कहती है कि समझ गया, तुम मुझे थैंक यू बोलने के लिए मेरे लिए जंप करोगे। सानो पूछता है कि थैंक यू किस लिए। वह कहती है कि मैंने तुम्हें अपना टूथपेस्ट यूज करने दिया, तुम्हारे कपड़े भी ठीक से रखे इसीलिए। सानो कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आया। मिजुकी उसे बताने के लिए कहती है, पर वह सो जाता है। आज रैली है। अकीरा डॉक्टर के पास आती है तो वह दूसरी साइड जाकर उसे दूर रहने के लिए कहता है। अकीरा कहती है कि मैं इन्हीं मूवमेंट्स की पिक्चर्स लेना चाहती थी। परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। तीनों लीडर्स कहते हैं कि आज टीम को भूल जाओ, हमें ओसाका स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, और साथ में चीयर करते हैं। सब बाहर जाते हैं। अकीरा पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर देती है। चलो परफॉर्मेंस देखते हैं। परफॉर्मेंस के बाद सब क्लैपिंग करते हैं। डायरेक्टर भी वंडरफुल बताता है। अकीरा कहती है कि सब कितने कूल लग रहे हैं। डॉक्टर भी कहता है कि इनकी स्माइल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उसके बाद गेम स्टार्ट हो जाते हैं। मिजुकी सानो को मोटिवेट करती रहती है कि जंप करनी ही है। शिन कहता है कि लगता है ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। दोनों हाँ कर देते हैं। शिन कहता है कि कागुयाका को हराना है। सानो हाँ कर देता है और मिजुकी से कहता है कि मैं अपना लकी चार्म लाना भूल गया जो मॉम ने मुझे दिया था। मिजुकी कहती है कि मैं लेकर आता हूँ। सानो से मिजुकी बुलाता है और कहता है कि क्या तुम उस चार्म को मेरे लिए पकड़ सकते हो। मिजुकी खुश हो जाती है और हाँ कर देती है और रूम में उसका चार्म लेने आती है। तभी वहाँ रखा हुआ सानो का फोन रिंग कर जाता है
और कॉल होता है हॉस्पिटल से। बाहर गेम्स चलते रहते हैं। सानो बाहर आता है तो नकात्सु उसे रोक कर कहता है कि आज तुम्हें करना ही है। सानो स्माइल करते हुए चला जाता है। नकात्सु भी स्माइल कर देता है। सेकी में रेस में 3rd प्लेस पर आता है। सब उसे चीयर करते हैं। सानो भी रेडी हो जाता है। मिजुकी भागती रहती है और हिबारी से टकरा जाती है और सॉरी बोलकर चली जाती है। उसका वॉलेट वहीं गिर जाता है। हिबारी उसका पासपोर्ट देख लेती है। मिजुकी फील्ड में आती है। नकात्सु उसे अपने पास बुलाता है। नकात्सु उसे बताता है कि सानो ने अभी तक जंप नहीं की। सानो और कागुयाका बैठे रहते हैं। मिजुकी कहती है कि ये क्यों नहीं कर रहा है। नकात्सु कहता है कि तुम्हारी वजह से। वह तुम्हारे सामने सबसे हाई वाली जंप करना चाहता है। अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। सानो उठ जाता है। नकात्सु और मिजुकी कहते हैं कि ये तो कागुयाका का रिकॉर्ड ब्रेक करने की सोच रहा है। एक प्लेयर को 3 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। पहली बार में सानो नहीं कर पाता पर कागुयाका कर देता है। सब उसे अच्छा बताते हैं। सानो का 2nd ट्राई पर वह फिर से नहीं कर पाता। वे कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम इसे करना ही होगा। ये क्या कर रहा है। सानो लास्ट ट्राई के लिए रेडी होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सानो के डैड मिजुकी से कहते हैं कि अगर वह जंप ना कर पाए तो। तभी मिजुकी चिल्लाकर कहती है कि 2 स्टेप्स पीछे जाओ और उसे उसका लकी चार्म दिखाती है। सानो स्माइल करता है। नकात्सु उसके लिए क्लैपिंग स्टार्ट करता है। उसके बाद सब क्लैपिंग स्टार्ट कर देते हैं। सानो सबको देखता है और सक्सेसफुली जंप कर देता है। सब खुश हो जाते हैं। नकात्सु उसे इडियट बताता है। शिन भी स्माइल कर देता है। मिजुकी स्माइल कर देती है। सानो भी स्माइल करता रहता है। नकात्सु मिजुकी को देखता है। मिजुकी कहती है कि तुम मेरी वजह से जीते। सानो कहता है कि अपने डैड की वजह से। वह कहती है कि अगर मैं मैसेज पास न करता तो तुम नहीं कर पाते। वह कहता है कि मैं कर लेता। मिजुकी कहती है कि पहले तो 2 बार हार गए थे। दोनों बातें करते रहते हैं। हिबारी को पता चल गया है कि मिजुकी एक लड़की है और उसे देखती रहती है। नकात्सु भी वापस आता रहता है। हिबारी तीनों लीडर्स के पास आती है। नैनबा पूछता है कि क्या हुआ। सानो और मिजुकी साथ में ही होते हैं। नकात्सु भी वहाँ आ जाता है। हिबारी उन्हें बताती है कि ओसाका स्टूडेंट के बीच में एक लड़की है। सब शॉक हो जाते हैं। नकात्सु भी ये सब सुन लेता है। हिबारी उन्हें पासपोर्ट दिखाने वाली होती है। तभी नकात्सु आ जाता है तो वह उसे वापस पॉकेट में डाल लेती है। नकात्सु उनसे पार्टी करने के लिए कहता है। हिबारी लीडर्स से बाद में बात करने के लिए कहकर चली जाती है। मिजुकी रूम में पासपोर्ट ही ढूंढती रहती है। सानो पूछता है कि क्या हुआ। वह बताती है कि मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। अगर वह खो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नकात्सु के आने पर मिजुकी उससे भी वॉलेट के बारे में पूछती है। नकात्सु कहता है कि मैंने नहीं देखा। सानो पूछता है कि क्या उसमें ज्यादा पैसे थे। वह कहती है कि मेरा पासपोर्ट उसमें ही था। नकात्सु समझ जाता है कि वह हिबारी के पास है और सानो से बाहर चलकर बात करने के लिए कहता है। वह सानो को बता देता है कि हिबारी ने लीडर्स को बता दिया। सानो पूछता है कि क्या उन्हें पता चल गया। नकात्सु कहता है कि मैंने उनकी बातें बीच में ही रोक दी थी पर उन्हें ये पता है कि हॉस्टल में एक लड़की है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। सानो हाँ कर देता है। सानो के हाई जंप में 2nd आने पर और सेकी के रेस में 3rd आने पर पार्टी चलती रहती है। तभी डायरेक्टर वहाँ नई एक्टिविटी लेकर आता है जो है ओसाका हाई स्कूल फेस्टिवल। सब खुश हो जाते हैं। डायरेक्टर बताते हैं कि ये कंपटीशन टीम्स के बीच में नहीं क्लासेस के बीच में होगा। जो क्लासेस अच्छा परफॉर्म करेंगी उन्हें स्पेशल प्राइज मिलेगा। सब खुश होते रहते हैं पर मिजुकी टेंशन में ही होती है। सानो हिबारी से मिलने आता है और वॉलेट और पासपोर्ट वापस मांगता है। हिबारी पूछती है कि तुम्हें पता है वह किसका है। सानो हाँ कर देता है। वह कहती है कि फिर तो उसका सीक्रेट भी पता होगा। सानो हाँ कर देता है। हिबारी कहती है कि जिसका वॉलेट है उसे ही मेरे पास लेकर आओ वरना वापस नहीं करूंगी। क्लास में सब टास्क सोचते रहते हैं कि क्या करना है। सब अपने अपने आइडियाज बताते रहते हैं कि मार्शल आर्ट करेंगे या डांस शो या फिर मेड कैफे और आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। मिजुकी उन्हें चुप करती है और वोटिंग से डिसाइड करने के लिए कहती है। नकात्सु सानो से पूछता है कि क्या पासपोर्ट मिला। सानो उसे बताता है कि वह वॉलेट के ओनर से मिलना चाहती है। नकात्सु कहता है कि ऐसे तो मिजुकी खुद ही स्कूल छोड़ देगी। सानो हाँ करता है। दोनों वोटिंग रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। मार्शल आर्ट 0, डांस शो 0, मेड कैफे 33। तो हम मेड कैफे परफॉर्म करेंगे। एक कहता है कि टीम 1 और 3 ने अपने ही प्रपोजल को वोट नहीं किया। मिजुकी रन करके एक रूम में आती है। तीनों लीडर्स लड़की के बारे में ही पता लगाते रहते हैं और जहाँ मिजुकी होती है वहीं ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तेनोजी और ऑस्कर मिजुकी को चेंज करते हुए देख लेते हैं। नैनबा कहता है कि चिल्ला क्यों रहे हो। नैनबा भी देख लेता है और शॉक हो जाता है। तेनोजी अपनी फियांसे से कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की को देखता भी नहीं। तभी उसे मिजुकी याद आ जाती है और उसे सॉरी बोलकर कहता है कि मैंने एक लड़की को देख लिया। वह पूछती है कि कहाँ देखा। वह बताता है कि हमारे स्कूल में। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नैनबा ने किसी को कुछ भी बताने से मना किया था। वह वहाँ से भाग जाती है। तेनोजी उसे रोकता ही रह जाता है।
वह आकर हिबारी को बता देती है कि ओसाका स्कूल में एक लड़की है। हिबारी कहती है कि तुमने गलत सुना होगा। वह कहती है कि जानू उसे देखा है। हिबारी उन्हें कन्विंस कर देती है कि शायद वह जापानीज ईगल के बारे में बात कर रहा होगा। इमाइकी खुश हो जाती है और एक ओल्ड लेडी को बताती है कि ओसाका स्कूल में ईगल है। वह ओल्ड लेडी जाकर पुलिस को बताती है कि ओसाका स्कूल में गर्ल है। पुलिस वाला किसी और को बताता है। इसी तरह मैसेज पास होता रहता है। लास्ट में ये बात एक कैट पर आकर रुकती है। वह कैट योजिरो को बता देती है। सैकिमो उन दोनों से बातें करता रहता है। मिजुकी अपना वॉलेट ही ढूंढती रहती है। सानो और नकात्सु उसे देखते हैं। ऑस्कर कहता है कि हिबारी ने हमें उस लड़की के बारे में बताने से मना क्यों कर दिया। नैनबा उसे दूर होने के लिए कहता है। तनोजी आकर उन्हें कुछ बताने वाला होता है। तभी सैकिमा आकर बता देता है कि हमारे स्कूल में एक लड़की है। नकात्सु और सानो शॉक हो जाते हैं। मिजुकी भी उन्हें देखती है। काशियामा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। सैकिमा कहता है कि यूजिरो ने बताया है। नकाओ से इडियट बताता है। उसका फ्रेंड कहता है कि मैंने ये बात अपने डॉग लैंग्वेज ट्रांसलेटर से कंफर्म कर ली है। सब बातें करने लगते हैं कि ये बॉयज स्कूल है, ऐसा कैसे हो सकता है। नैनबा और ऑस्कर तनुजी को देखते हैं। वह कहता है कि मैंने बस अपने फियांसे को बताया था। ऑस्कर उसे हिट कर देता है। नैनबा कहता है कि हमें उस लड़की का पता लगाना ही पड़ेगा। टीम 1 काम पर लग जाती है और स्कूल में से किसी को भी पकड़कर चेक करते हैं ये लड़का है या लड़की, पर उन्हें लड़की नहीं मिलती। ऑस्कर भी स्पिरिट्स के थ्रू पता लगाने की कोशिश करता है और स्पिरिट को अपने अंदर बुलाता है। वह आ भी जाती है और स्पिरिट होती है किसी लड़की की। उसकी टीम डरकर भाग जाती है। उसके बाद जेंडर मशीन से पता लगाते हैं कि कौन लड़का है और कौन लड़की। अब मिजुकी का टर्न है। जैसे ही वह जाती है नकात्सु प्लग निकाल कर वापस लगा देता है और सानो के क्रॉस करने पर वह मशीन बोलती है तो सब मिजुकी को लड़का ही समझ लेते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। नैनबा कहता है कि यहाँ कोई लड़की नहीं है, शायद किसी से गलती हुई है। एक कहता है कि अगर सच में कोई लड़की होती तो क्या होता। सब उसे धोखेबाज बताकर स्कूल से निकालने के लिए कहते हैं। नकात्सु कहता है कि अगर वह लड़का बन के रह रहा है तो उसे रहने दो, क्या प्रॉब्लम है। सब मना कर देते हैं और कहते हैं कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। नकात्सु मिजुकी को देखता है। वह सैड होती है और रूम में भी यही सब सोचती रहती है। सानो हिबारी को सब सच बता देता है। हिबारी पासपोर्ट वापस देने के लिए मान जाती है और पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को लाइक करते हो। वह हाँ कर देता है। वह उसे दे देती है। सानो थैंक यू बोलकर चला जाता है। मॉर्निंग में दोनों स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं। मिजुकी टेबल पर अपना वॉलेट देखती है और अपना पासपोर्ट देखकर रिलैक्स हो जाती है और पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिला। सानो कह देता है कि यहीं पर गिरा हुआ था। वे पूछती है कि तुमने देखा तो नहीं, इसमें क्या था। सानो कहता है कि मैं पैसे नहीं चुराता, अब जल्दी चलो। नैनबा और तनुजी वहीं आते हैं जहां उन्होंने उस लड़की को देखा था और मिजुकी को जाते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं। ऑस्कर भी वहां आकर डांस करता है। मिजुकी के बाहर आने पर तीनों फिर से छुप जाते हैं। नैनबा कहता है कि ये यहाँ क्यों चेंज करने आता है, क्या वह लड़की यही है। उसके बाद मिजुकी को स्टूडेंट काउंसिल रूम में बुलाया जाता है। सकुरा कमेटी वहाँ होती है। नैनबा कहता है कि हम कुछ चेक नहीं करेंगे, बस हमारे क्वेश्चन का आंसर दो। हमने लास्ट वीक मैनेजमेंट ऑफिस में किसी लड़की को देखा था और उसके बाद तुम्हें वहाँ देखा गया। क्या एक्सीडेंट था, सच सच बताना, क्या तुम एक लड़की हो। सानो और नकात्सु बातें करते रहते हैं कि पासपोर्ट मिल गया तो अभी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। तभी सैकी में आकर बताता है कि मिजुकी को सकुरा कमेटी ने बुलाया हुआ है। सब उसे आंसर करने के लिए कहते हैं। मिजुकी कह देती है कि मैं एक लड़की ही हूँ। सानो और नकात्सु भी वहाँ आ जाते हैं। नकात्सु कह देता है कि हमें ये सब पहले से ही पता था। मिजुकी शॉक हो जाती है। सानो भी कह देता है कि हमें पता था कि ये एक लड़की है। नैनबा उनसे ये बात छुपाने का रीजन पूछता है। सानो बता देता है कि इसने मेरी वजह से इस स्कूल में एडमिशन लिया। मिजुकी कहती है कि ये सच नहीं है, पर सानो फिर भी सब सच बता देता है और कहता है इसी की वजह से मैं दोबारा जंप कर पाया। मिजुकी उसे देखती है। नैनबा पूछता है कि अब आगे क्या सोचा है। मिजुकी कहती है कि मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो बिना प्रॉब्लम क्रिएट किए ग्रेजुएट होना चाहती थी। नैनबा कहता है कि हम इस केस को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। नकात्सु कहता है कि किसी को कुछ नहीं पता है, सब ऐसे ही रहने दो। नैनबा कहता है कि अगर सबको पता चला तो सबसे ज्यादा हर्ट यही होगी। हमारे ग्रेजुएट होने के बाद हम हेल्प नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट ईयर मार्च तक तुम रुक सकती हो। हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि तुम्हें बाहर निकाल दें। मिजुकी थैंक यू बोलती है। नैनबा इस बात को यहीं खत्म करके फेस्टिवल की प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। तीनों बाहर चले जाते हैं। तनुजी कहता है कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। ऑस्कर भी इस काम को रिस्की बताता है। नैनबा कहता है कि लड़की है तो क्या हुआ, इस स्कूल की स्टूडेंट तो है, कमेटी का काम है स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना। मिजुकी उनसे पूछती है कि तुम्हें पहले से पता था। प्रिंसिपल आकर कहती है क्लास स्टार्ट होने वाली है, तुम लोग सैड क्यों लग रहे हो। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर पास्ट को भूलकर प्रेजेंट को एंजॉय करो।
और चली जाती है। सानो कहता है कि लीडर्स ने भी हमें टाइम दे दिया है, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। नकात्सु भी उसे प्रेजेंट एंजॉय करने के लिए कहता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को चीटिंग इडियट और हाई जंप इडियट बताते हैं। मिजुकी स्माइल कर देती है। मिजुकी सानो को ना बताने के लिए सॉरी बोलती है और पूछती है कि तुम्हें कब पता चला। सानो बता देता है कि जब तुम अपने भाई से आर्ग्यू कर रही थी। वे पूछती है कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। सानो कहता है कि अगर मैं बोलता तो तुम अमेरिका वापस चली जाती। मैं भी चाहता था कि तुम मुझे जंप करते हुए देखो, और शावर लेने चला जाता है। मिजुकी स्माइल कर देती है। सानो के डैड को डिस्चार्ज मिल जाता है। दोनों के बीच सब नॉर्मल भी हो जाता है। शिन और सानो भी एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं। फेस्टिवल की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। नकात्सु मिजुकी को देखकर कहता है कि फाइनली ये दोबारा स्माइल कर रही है और सोचता है कि क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ। उसे याद आ जाता है कि मेरी और मिजुकी की लव स्टोरी। अभी टाइमिंग ठीक नहीं है, पर अगर मैं वेट ही करता रहा तो वह सानो को चूज कर लेगी। ये मेरी लाइफ का बिग चैलेंज होने वाला है। और सोचता है कि देखते हैं 5 सेकंड के अंदर अंदर मिजुकी मुझे देखती है या नहीं। मिजुकी टाइम पूरा होने पर उसे देख लेती है। वह शॉक हो जाता है। मिजुकी उसके पास आकर कहती है कि मुझे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देना है। दोनों बाहर आ जाते हैं। मिजुकी उसे देखकर अपना फेस टर्न कर लेती है। नकात्सु सोचता है कि मैं आज थोड़ा ज्यादा बोलूंगा और बता दूंगा कि मैं क्या फील करता हूँ। मुझे पता है कि मैं सानो से कम्पीट नहीं कर सकता और इसने मुझे बाहर बुलाया है। इस सिचुएशन में ये आई एम सॉरी ही कहेगी। मेरे पास अभी भी एक चांस है। मिजुकी की फीलिंग डिपार्टमेंट के डेटा के बेस पर मैं एक स्टेप आगे हूँ। सानो अपने पर्सनालिटी की वजह से एक स्टेप पीछे ही होगा। मैं तो बस स्माइल ही करता रहता हूँ। मिजुकी से सॉरी बोल देती है और कहती है कि मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। तुम्हारी जगह भी कोई नहीं ले सकता, पर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। वह सैड हो जाता है और कह देता है कि तुम सीरियस क्यों हो रही हो, वह तो एक मजाक था। तुम और सानो को क्लोज देखकर मैंने बस एक प्रैंक किया था। क्या तुम्हें ये सब सच लगा? तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और चला जाता है। नकात्सु कहता है कि मुझे लगता है कि मैं रोने वाला हूँ और टाइमिंग स्टार्ट कर देता है। और टाइम पूरा होने पर सैड हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफिस में फेस्टिवल के लिए प्राइज डिसाइड होता रहता है। प्रिंसिपल कहती है कि वर्ल्ड टूर कैसा रहेगा। सभी से इम्पॉसिबल बताते हैं। तभी अकीरा वहाँ आ जाती है और प्रिंसिपल को बड़ी बहन बुलाती है। सब शॉक हो जाते हैं। डायरेक्टर कहता है कि इसीलिए तो हमें इसे झेलना पड़ता है। अकीरा के आने पर सब बाहर चले जाते हैं। अकीरा उसे अपनी क्लिक की हुई पिक्चर्स दिखाती है। प्रिंसिपल स्माइल कर देती है। डेकोरेशन करते हुए मिजुकी नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। नकाओ उसकी शर्ट खोलता है ताकि उसे सांस आ जाए। तभी डॉक्टर आकर उन्हें रोक देता है और मिजुकी को उठाकर ले जाता है। सब कहते रहते हैं कि क्या ये। सानो डॉक्टर से पूछता है कि मिजुकी कैसी है। डॉक्टर कहता है कि ये ठीक है। कोई अगर तुमसे कुछ भी पूछे तो ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। मिजुकी को होश आ जाता है। वापस आते हुए नकाओ मिजुकी से कुछ बात करने के लिए कहता है। सानो कहता है कि आज इसे रेस्ट करने दो, पर मिजुकी उसके साथ चली जाती है। सब स्टूडेंट्स एक जगह पर ही होते हैं। मिजुकी कहती है कि मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। नकाओ पूछता है कि क्या तुम एक लड़की हो? हमें पता चल गया है। सब उसे देखते रहते हैं। मिजुकी डर जाती है और रोते हुए भाग जाती है और बाहर आकर बैठ जाती है। नकात्सु भी अकेला बैठा होता है। काशियामा आकर बताता है कि सबको पता चल गया कि मिजुकी एक लड़की है। नकात्सु उठकर जाने वाला होता है पर नहीं जाता। काशियामा कहता है कि क्या उसने तुम्हें मना कर दी? नकात्सु कहता है कि डायरेक्टली तुम मत कहो। काशियामा कहता है कि मुझे नहीं पता ऐसे टाइम पर क्या बात करनी है। नकात्सु कहता है कि तुम्हें बोलना चाहिए कि दुनिया में और भी गर्ल्स हैं, तुम्हें उससे बेटर मिलेगी, ये सब बोलना चाहिए। दोनों उठकर अंदर जाते हैं। नकात्सु कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि सबको पता चल गया कि मिजुकी एक लड़की है? क्या तुम्हें पहले से पता था? काशियामा हाँ कर देता है और कहता है कि जिस दिन वह यहाँ आई थी तब से ही पता था, पर मैं कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता था। नकात्सु उसे बेस्ट बताता है और अंदर जाता है। तभी काशियामा कहता है कि तुम्हें उससे बेटर मिल जाएगी। नकात्सु स्माइल कर देता है। दोनों साथ में चले जाते हैं। सानो इजिरो से बात करते हुए मिजुकी को सुनाता है कि अभी सब कंफ्यूज हैं, पर थोड़े टाइम बाद सब समझ जाएंगे। जो भी होगा मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, ओके योजिरो? और मिजुकी से कहता है कि तुम अब तक यहाँ हो और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। मिजुकी चली जाती है। नेक्स्ट डे मिजुकी क्लास में आकर सबको मॉर्निंग विश करती है, पर वे लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि अब हम मेड कैफे परफॉर्म नहीं करेंगे। हमें लड़की बनने की क्या जरूरत है, हमारे पास तो पहले ही एक लड़की है। नकात्सु मना करता है तो वे कहते हैं कि क्या तुम भी लड़की हो? नकात्सु को गुस्सा आ जाता है। सैकी में कहता है कि जो डिसाइड कर लिया है वही होगा। मिजुकी उसे थैंक यू बोलती है, पर वह भी उससे बात नहीं करता। सब कहते हैं कि हमने सुना है ये सानो के पीछे आई है और उसे बुरा बताते हैं। नकाओ चिल्लाकर सबको रोकता है और कहता है कि हम लोग 6 महीने से फ्रेंड्स हैं, तो इस तरह किसी का मजाक उड़ाना बंद करो।
सब चुप हो जाते हैं। मिजुकी सबसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने तुम सबको सच में अपना फ्रेंड माना है। वे कहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें करना बंद करो, अब तुम हमारे फ्रेंड नहीं हो, जानबूझकर ना किया हो पर धोखा तो दिया है। मिजुकी रोते हुए चली जाती है। नकात्सु कहता है कि तुम लोगों को रीजन नहीं पता है। सानो सबको सच बता देता है। डॉक्टर मिजुकी से पूछता है कि अब तुम क्या करोगी। मिजुकी कहती है कि मेरी वजह से सब झगड़ रहे हैं, मैं वापस अमेरिका भी नहीं जा सकती। डॉक्टर कहता है कि सब तुम्हें बैडली ट्रीट करेंगे। वे कहती है कि फेस तो करना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुद को अकेला मत समझना। मिजुकी वॉशरूम में आती है। कुछ लड़के कहते हैं कि ये लेडीज वॉशरूम नहीं है। तभी सेकिमे और बाकी क्लासमेट आकर उन्हें भगा देते हैं और मिजुकी से सॉरी बोलते हैं। सेकिमे बताता है कि सानो ने सब सच बता दिया है। सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर मिजुकी तो मिजुकी ही रहेगा ना, और हंसने लगते हैं। उसके बाद सब बास्केटबॉल खेलते रहते हैं। मिजुकी भी खेलती है तो वे उसे गिराकर कहते हैं कि हम एक लड़की के साथ कैसे खेल सकते हैं। उसके क्लासमेट उसे उठाते हैं। नकात्सु उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। मिजुकी अच्छा खेलती है, सब खुश होते हैं। क्लास में नकात्सु सोता रहता है। सानो उसे हिट करता है तो वह कहता है कि मैं सो नहीं रहा था और वापस जाकर फिर से सो जाता है। सब हंसने लगते हैं। फेस्टिवल की प्रिपरेशन चलती रहती है। सब मिजुकी को अच्छे से ट्रीट करते हैं और फेस्टिवल की वजह से खुश होते रहते हैं। नकात्सु सानो को भी साथ ले आता है। मिजुकी सानो से कहती है कि मैं अब स्कूल नहीं आऊंगी, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, मैं तुमसे भी मिली, तुम्हें जंप करते हुए भी देख लिया, अब कुछ नहीं बचा। सानो कहता है कि मैं तुम्हें स्माइल के साथ ही वापस भेजूंगा, यहाँ आने के लिए थैंक यू। मिजुकी प्रिंसिपल को भी स्कूल ड्रॉप करने का नोटिस दे देती है और झूठ बोलकर एडमिशन लेने के लिए सॉरी बोलती है। मैं अपना सामान पैक करके चली जाऊंगी। प्रिंसिपल कहती है कि आज स्कूल फेस्टिवल एंजॉय करके चली जाना। मिजुकी उन्हें थैंक यू बोलती है। प्रिंसिपल पूछती है कि ये स्कूल तुम्हारे लिए क्या है। मिजुकी कहती है कि मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है और फिर से थैंक यू बोलकर चली जाती है। पूरी क्लास फेस्टिवल की प्लानिंग करती रहती है और मिजुकी को भी बुलाती है। मिजुकी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। नकात्सु कहता है कि हमें जीतने के लिए ज्यादा कस्टमर्स लाने हैं, इस फेस्टिवल में हमें जीतना ही है, और खुश होते हुए चले जाते हैं। आज है ओसाका हाई स्कूल फेस्टिवल। सब टीम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, पर नकाओ नैनबा के सारे कस्टमर्स को अपने मेड कैफे में इनवाइट कर लेता है और नैनबा से कहता है कि आज हम एनिमीज हैं। ऑस्कर और तैनोजी रोमियो जूलियट बने रहते हैं। मिजुकी और काशियामा कस्टमर्स का वेलकम करते हैं। अंदर सब लड़की बने होते हैं और कस्टमर्स के लिए सीट प्रोवाइड कराते हैं। मिजुकी सानो को हिट करके कहती है कि कस्टमर्स का स्माइल के साथ वेलकम करना है। न्यू कस्टमर आने वाला है तो सानो स्माइल के साथ वेलकम करता है और कस्टमर होता है कागुया का। वह उसे ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। नकात्सु आकर उससे पूछता है कि तुम कोई भी मेड चूज कर सकते हो जो तुम्हें सर्व करे। कागुया का सानो को चूज करता है। उसके बाद रोमियो और जूलियट का प्ले चलता रहता है। ऑस्कर जूलियट का रोल अच्छे से करता है। रोमियो ऊपर आकर जूलियट को हक करता है। मिजुकी तैनोजी को उसकी फियांसे दिखाती है जो रोती रहती है। उसे देखकर रोमियो जूलियट को नीचे फेंक देता है और अपनी रियल जूलियट के पास आ जाता है। काशियामा को भी गर्लफ्रेंड मिल जाती है। सबको अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर नैनबा चिढ़ता रहता है। नकाओ से साथ में बाहर चलने का ऑफर देता है। नैनबा कहता है कि हो सकता है क्योंकि ये लास्ट एपिसोड ही तो है, और फिर मना कर देता है और नकाओ को हिट भी कर देता है। वॉशरूम में नकात्सु सानो से कहता है कि क्या तुम मिजुकी को नहीं बताओगे कि तुम उसे लाइक करते हो। सानो कहता है कि अभी वह यहाँ लड़का बनकर और रहना चाहती है। नकात्सु कहता है कि मैं होता तो बता देता, पर मेरा तो खुद का दिल टूटा हुआ है, तो क्या ही दूसरे की हेल्प करूं। हिबारी अकेली बैठी रहती है। ऑस्कर भी प्ले खराब होने की वजह से गुस्से में होता है और हिबारी को देखकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर खा सकता हूँ। हिबारी मना करती है। ऑस्कर कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हिबारी उसे देखकर उसके पास आती है और हिट कर देती है और कपल बनने के लिए मान भी जाती है। ऑस्कर उसके पीछे पीछे हिबारी फूट चिल्लाता हुआ जाता है। नकात्सु मिजुकी को देखकर आईज क्लोज कर लेता है और कहता है कि साइड इफेक्ट्स अभी भी बाकी हैं। अब स्टार्ट होने वाला है फैशन शो। सब बॉयज गर्ल्स के गेटअप में आते हैं। कागुया का कहता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और भाग जाता है। तनुजी और ऑस्कर साथ में आते हैं। अब है फैशन शो के रिजल्ट की बारी और विनर होता है सानो। नकात्सु और नैनबा कहते हैं कि मिजुकी लड़की होकर भी हार गई। तनुजी अपनी टीम को उसे ना चूज करने के लिए हिट करता है। तीनों स्माइल कर देते हैं। उसके बाद नैनबा सबसे फेस्टिवल के बाद वाली पार्टी करने के लिए कहता है।
सब खुश होते हुए बाहर चले जाते हैं। सानो मिजुकी से भी चलने के लिए कहता है। मिजुकी कहती है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। उसके बाद वह अपना बैग पैक करके बाहर आती है और स्कूल को देखती रहती है। वह यूजिरो को भी बाय बोलने आती है। वह सबसे छुपकर जाती रहती है तो पूरा स्कूल बाहर ही खड़ा होता है और कहता है कि हमें पता था तुम ऐसा ही करोगी। सब स्माइल करते रहते हैं। मिजुकी उनके पास आती है। नकात्सु कहता है कि तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम जा रही हो। मिजुकी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि अपना ध्यान रखना। नकात्सु वहाँ से चला जाता है। सानो उसके पीछे जाता है। सब कहते हैं कि अमेरिका जाकर हमें भूल मत जाना। मिजुकी हाँ कर देती है। दूसरे बॉयज कहते हैं कि अब हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। टीम 1 के मेंबर्स उसे मैराथन रेस में हिट करने के लिए सॉरी बोलते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सिखा देंगे फाइट कैसे करनी है, हमारे पास आ जाना। मिजुकी थैंक यू बोलती है। उसके बाद आती है टीम 3 और सब कहते हैं कि हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे, तुम जब गर्ल बनी थी तो क्यूट लग रही थी। मिजुकी सबको अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। अब आता है कागुया का, जो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं सानो के साथ दोबारा कम्पीट कर पाया, और बाय बोलकर चला जाता है। हिबारी और उसका ग्रुप भी उसे सी ऑफ करने आते हैं। उसके बाद सैकी में आता है और रोने लगता है। मिजुकी कहती है कि इस स्कूल में मेरा पहला फ्रेंड तुम ही थे। उसके बाद आता है नकाओ, वह भी रोने लगता है। मिजुकी उसे सॉफ्ट हार्टेड पर्सन बताती है। उसके बाद काशियामा, वह उसे भी थैंक यू बोलती है। तनुजी भी मिलने आता है और अपने स्टाइल में बाय बोलता है। मिजुकी भी ऐसे ही कर देती है। ऑस्कर भी उसे थैंक यू बोलता है। उसके बाद आता है नैनबा। उसे देखकर मिजुकी रोना स्टार्ट कर देती है। वह उसे स्ट्रांग रहने के लिए कहता है और कहता है कि कोई कुछ भी कहे, ये स्कूल तुम्हारा है, तुम्हें जब भी हमारी जरूरत होगी बता देना, हम वहीं आ जाएंगे। मिजुकी रोते रोते हाँ कर देती है। अकीरा उसे अपनी क्लिक की हुई पिक्चर्स की एल्बम देती है और कहती है कि जब भी इन इडियट्स की याद आए तो इसे देख लेना। प्रिंसिपल और डायरेक्टर भी बाहर आते हैं। प्रिंसिपल उसे इस स्कूल से ग्रेजुएशन करने की डिग्री देती है। मिजुकी उन्हें थैंक यू बोलती है। सब क्लैपिंग कर देते हैं। वह जाती है तो नकात्सु वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैं तो रह ही गया। अगर मैं इतना ओल्ड हो जाऊं कि मुझे अपना नाम भी याद न रहे, पर तुम्हारे साथ स्पेंड किया हुआ टाइम कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लिए तुम सबसे बेस्ट हो, मेरी अब तक की सबसे बेस्ट फ्रेंड। और कहता है कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं रोऊंगा। मिजुकी रोने लगती है। नकात्सु उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं बाय नहीं बोलूंगा। जापान और अमेरिका इतने भी दूर नहीं हैं, हमें जो करना है हम वही करेंगे। जाते हुए मिजुकी सानो को देखती है और फिर से रोने लगती है। डॉक्टर उसे एयरपोर्ट ले जाने के लिए आता है और कहता है कि अगर रास्ते में मुझसे कोई बात करने वाला नहीं होगा तो मुझे नींद आ जाएगी। सानो तुम साथ चलो। सब उसे बाहर तक सी ऑफ करने आते हैं। मिजुकी कहती है कि मैं खुश हूँ कि इस स्कूल की स्टूडेंट थी। नकात्सु उसे देखता है। मिजुकी सबको बाय बोल देती है और बस में बैठ जाती है। सब उसे बाय बोलते हैं। फाइनली वह स्कूल से चली जाती है। सानो भी बस में ही होता है और उसके पास बैठ जाता है। डॉक्टर उन्हें देखकर स्माइल करता है। मिजुकी सानो को देखती रहती है। एयरपोर्ट पर मिजुकी डॉक्टर को भी थैंक यू बोलती है और चली जाती है। अकीरा भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि इन्हें साथ में देखकर मुझे पास्ट याद आ गया। डॉक्टर अपना हाथ छुड़ाता है। अकीरा कहती है कि मेरे टच करने पर तुम नॉर्मल लग रहे हो। डॉक्टर भी शॉक हो जाता है। अकीरा कहती है कि तुम ठीक हो गए हो। डॉक्टर मिजुकी को देखता है और स्माइल कर देता है। अकीरा कहती है कि मैं तुम्हारी दोबारा गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। डॉक्टर कहता है कि सोच कर बताऊंगा। अकीरा उसके पीछे जाती है। सानो मिजुकी से कहता है कि अब तुम ओसाका स्कूल की स्टूडेंट नहीं रही। मिजुकी हाँ कर देती है। सानो उसे हक कर लेता है और किस करके कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे पास आऊंगा मिजुकी। वह स्माइल करके चली जाती है और जाते हुए कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सानो स्माइल कर देता है। उसके बाद वह चली जाती है। अब दिखाते हैं 1 महीने बाद का सीन। मिजुकी कैलिफोर्निया में अपने घर पर होती है। तभी एक एरो वहाँ आता है। मिजुकी उठाकर चेक करती है। उसमें न्यूज़पेपर पर लिखा होता है कि ओसाका स्कूल की नेक्स्ट ट्रिप कैलिफोर्निया की है। मिजुकी शॉक हो जाती है। ट्रिप का सारा खर्चा तीनों टीम लीडर्स पे करेंगे। जो कि स्टार्टिंग में एक लड़की को ओसाका स्कूल में एंट्री लेते हुए दिखाते हैं। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। तभी उसे सारी गर्ल्स हॉस्टल की तरफ भागते हुए दिखती हैं। वह उनके पीछे आती है। सारे बॉयज की एंट्री होती रहती है। नैनबा उस लड़की को क्यूट बताता है और फोन नंबर मांगता है। वह नहीं देती और नैनबा के दोबारा बोलने पर उसे हिट कर देती है। इस सीन को यहीं पर स्टॉप करके एक कॉन्टेस्ट दिखाते हैं जिसका नाम है किंग ऑफ हॉटीज, और ये कॉन्टेस्ट मिजुकी के जाने के बाद होता है। कॉन्टेस्ट के लिए सारे बॉयज स्टेज पर आते हैं। सानो भी कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहा है। प्रिंसिपल सारी गर्ल्स से कहती है कि आज वैलेंटाइंस डे है, तुम लोगों को अपने फेवरेट बॉय को चॉकलेट देनी है, जिसे हम वोट की तरह यूज करेंगे। जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे वही बनेगा इस साल का किंग ऑफ हॉटीज। कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। सब अपने अपने फेवरेट बॉय के बॉक्स में चॉकलेट्स डालते हैं।
नकात्सु कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। हिबारी भी वहाँ आती है। ऑस्कर कहता है कि डेस्टिनी हमें मिलाना चाहती है। हिबारी उसे रिजेक्ट करके सानो के पास आ जाती है। उसकी चॉकलेट इतनी बड़ी होती है कि बॉक्स के अंदर आती ही नहीं। डायरेक्टर उसकी चॉकलेट रिजेक्ट करके उसे बाहर निकलवा देता है। तनुजी की फियांसे उसे ही चॉकलेट देती है। वह उठकर उसी के साथ चला जाता है। काशियामा की गर्लफ्रेंड काशियामा को देती है। यूजिरो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सेकिमे की गर्लफ्रेंड सेकिमे को इमाइकी देती है नकात्सु को। नकात्सु सानो से कहता है कि तुम मिजुकी की चॉकलेट का वेट कर रहे होंगे। सानो मना करता है और कहता है कि मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। नकात्सु पूछता है कि तुम्हें मिजुकी से प्यार कब हुआ। सानो कहता है कि तुम जानकर क्या करोगे। वह कहता है कि मुझे जानना है और पूछता है कि शायद जब मिजुकी का भाई यहाँ आया था। सानो मना कर देता है। वह कहता है कि शायद जब तुमने उसे अमेरिका जाने से रोका था तब। सानो फिर से मना कर देता है। नकात्सु सोचता है कि अगर ये उसे उस दिन जाने से ना रोकता तो आज मिजुकी मेरी होती, और साइड में आकर सोचता है कि आज का टॉपिक है कि सानो को मिजुकी से कब प्यार हुआ। इसने ये भी कहा था कि मिजुकी किसी को भी अपने शोल्डर पर हाथ मत रखने दो, और सोचता है कि मैं तो डिटेक्टिव की तरह एक्टिंग कर रहा हूँ। फेमस डिटेक्टिव नकात्सु की रीजनिंग के बेस पर सानो को मिजुकी से प्यार एपिसोड 7 और 8 के बीच में हुआ, मतलब समर वेकेशन का लास्ट वीक। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि वह एक लड़की है, पर कभी कभी मुझे लगता है कि शो का मेन लीड मैं ही हूँ। सानो से उसका बॉक्स देकर चला जाता है। अब दिखाते हैं समर वेकेशन का लास्ट वीक, जब सानो और नकात्सु मिजुकी को जाने से रोक लेते हैं। उसके बाद नकात्सु और मिजुकी रेस्टोरेंट में आते हैं। हिबारी का ग्रुप भी वहीं होता है। मिजुकी पूछती है कि क्या मेरा रुकना ठीक होगा। नकात्सु हाँ कर देता है और कहता है कि समर वेकेशंस के लास्ट डे पर हमारा प्रैक्टिस मैच है, तुम देखने आ जाना। इमाइकी कहती है कि इसने मुझे नहीं कहा। नकात्सु कह देता है कि अगर तुम नहीं भी आओगी तो भी चलेगा। मिजुकी कहती है कि मैं आऊंगा। नकात्सु कहता है कि तुम्हारे लिए मैं ये गेम जीतूंगा। इमाइकी फिर से कहती है कि क्या ये इसके लिए करेगा। नकात्सु उसकी बात सुनकर कह देता है कि मैं सबके लिए जीतूंगा। मिजुकी पूछती है कि क्या तुम्हें सॉकर पसंद है। नकात्सु कहता है कि प्रो प्लेयर बनना मेरा सपना है। इमाइकी कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता था। नकात्सु मिजुकी को वहाँ से ले जाता है। दोनों हॉस्टल वापस आ जाते हैं। मिजुकी रूम में एंट्री लेते ही शॉक हो जाती है, क्योंकि सानो वही कुकीज खाता रहता है जो वह सानो के लिए एज अ गुड बाय गिफ्ट छोड़कर गई थी। वह पूछती है कि इसके अंदर एक लेटर था, वह कहाँ है। सानो चेक करता है। मिजुकी उससे लेटर लेकर खा जाती है और पूछती है कि कुकीज कैसी लगी। सानो उन्हें बेकार बताता है और कहता है कि कौन लड़का कुकीज बनाता है। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स को हॉल में बुलाया जाता है। डायरेक्टर उनके लिए एक कॉन्टेस्ट लेकर आता है जिसका नाम है कैप्चर द फ्लैग बैटल एट द पूल, मतलब पूल से जो टीम सबसे पहले फ्लैग उठाएगी वही विनर होगी, और विनर को 1 साल के लिए एक फेमस डिश फ्री मिलेगी। सब कहते रहते हैं कि हम ही जीतेंगे। नेक्स्ट डे मिजुकी डॉक्टर को बताती है कि सानो ने मुझे जाने से रोक लिया। डॉक्टर कहता है कि अब डिसाइड करो अपनी स्टडीज पर फोकस करना है या अपनी लव स्टोरी पर। तभी नैनबा वहाँ ट्रीटमेंट कराने आता है क्योंकि एक लड़की ने उसे हिट किया था। नैनबा उन्हें बताता है कि आज मैं एक लड़की से मिला था। उसके गोल्डन हेयर थे और वह डेयरिंग भी थी और बहुत ज्यादा क्यूट भी। डॉक्टर उसे हिट करता है। नैनबा कहता है कि मुझे उससे दोबारा मिलना है। रात को नकात्सु अपने रूम में सोता रहता है। तभी उसकी ब्लैंकेट मूव करने लगती है और कुछ आवाजें भी आने लगती हैं। नकात्सु चिल्ला देता है। सब वहाँ आ जाते हैं। नकात्सु उन्हें बताता है कि पता नहीं यहाँ कौन है और कुछ बोल भी रहा है। वे सब भी डर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या आवाज आई थी। नकात्सु उसी की तरह एक्टिंग करके बता देता है। उसमें सानो का नाम भी होता है। नकाओ कहते हैं कि ये तो सानो का नाम बन गया, कोई उसे बुला कर लाओ। मिजुकी चली जाती है। नैनबा डरते डरते चेक करता है तो वहाँ वही लड़की होती है और नैनबा को फिर से हिट कर देती है। सेकिमे उसे क्यूट बताता है तो नकाओ उसे हिट कर देता है। नकात्सु पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई। वह बताती है कि ऊपर वाली विंडो से, और ऐसा करना अमेरिका में कॉमन है। दोनों की आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। मिजुकी सानो को लेकर आ जाती है। मिजुकी उसे जूलिया बुलाती है जो अमेरिका में उसकी फ्रेंड है। वह सानो को देखकर कहती है कि क्या तुम ही सानो इजुमी हो। सानो कहता है कि हूँ, तो क्या। नैनबा पूछता है कि तुम्हारा और मिजुकी का क्या रिलेशन है। वह कुछ सोचती है और कह देती है कि हम लवर्स हैं। सब शॉक हो जाते हैं और चिल्ला देते हैं। सानो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जूलिया कहती है कि तुमने कहा था जब सानो जंप कर लेगा तो तुम वापस अमेरिका आ जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मिजुकी शॉक हो जाती है। जूलिया कहती है कि सानो को लगता है कि तुम एक बॉय हो तो वह तुमसे प्यार क्यों करेगा। मुझे पता है तुम उसके पास रहना चाहती हो, पर इससे कुछ नहीं होने वाला। तभी उसे एक आइडिया आता है। दोनों सानो के पास आती हैं। मिजुकी जूलिया को उससे इंट्रोड्यूस कराती है। जूलिया कहती है कि मैं मिजुकी की गर्लफ्रेंड हूँ, पर सानो को तो पहले से पता है कि मिजुकी एक लड़की है, तो वह बस ओके बोल देता है।
नकात्सु जूलिया और मिजुकी को साथ में देखकर गुस्सा करता है। तभी नैनबा बोलता हुआ आता है कि ओ माई जूलिया। नकात्सु पूछता है कि क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया। वह हाँ कर देता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। नकात्सु कहता है कि ये तो अच्छी बात है और दोनों खुश हो जाते हैं। मिजुकी कहती है कि क्या सानो के सामने कपल की एक्टिंग करना ठीक होगा। जूलिया कहती है कि अगर ये जेलस हुआ तो समझो तुम में इंटरेस्टेड है। दोनों वहीं बैठ जाती हैं और कपल की एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। सानो ने देखता है। मिजुकी पूछती है कि क्या तुम जेलस हो। सानो कहता है कि वह टॉवल मेरा था। जूलिया उसे सॉरी बोलती है। सानो फिर से उसे देखता है। मिजुकी कहती है कि तुम जेलस ही हो। सानो कह देता है कि ये बॉटल भी मेरी है और उठकर चला जाता है। ऑस्कर अपनी टीम से कहता है कि गेम जीतने के लिए हमें अपना ब्रेन यूज करना है। हम फ्लैग को वायर से कनेक्ट कर देंगे और ये है ऑस्कर का शॉकिंग प्लान। और डांस स्टार्ट कर देता है और कहता है कि इस तरह फ्लैग को कोई टच नहीं कर पाएगा। बात करते हुए वह फ्लैग को पकड़ लेता है और सबको करंट लग जाता है। टीम 1 भी प्रिपरेशन में लगी रहती है। तनुजी उनसे एक्सरसाइज कराता रहता है। सब लोग थक कर गिर जाते हैं। जूलिया कहती है कि सानो तुम्हारे बारे में सोचता भी नहीं है, पता चल गया ना। मिजुकी चुपचाप बैठी रहती है। जूलिया उसके पीछे जाती है। नकात्सु उन्हें देखकर कहता है कि क्या ये तुम्हें फोर्स कर रही है। नैनबा कहते हैं कि क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया तो मुझे एक चांस मिल जाएगा। जूलिया मना कर देती है। तनुजी उन्हें कॉन्टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। नैनबा कहता है कि मुझे क्लोरीन से एलर्जी है तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मेरी जगह आशिया करेगा। अगर तुम हारे तो जूलिया मेरी। तनुजी मिजुकी से कहता है कि तुम्हारे तो मसल्स ही नहीं है। जूलिया उसके टच करने को हैरेसमेंट बताती है। नैनबा कहते हैं कि जब एक लड़का दूसरे लड़के को टच करता है क्या इसे अमेरिका में हैरेसमेंट कहते हैं। वह हाँ कर देती है। सब शॉक हो जाते हैं। नैनबा कहते हैं कि तुम मुझे हैरेस कर सकती हो। जूलिया कहती है कि मुझे बस मिजुकी पसंद है। नकात्सु को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। ऑस्कर आकर उसे हाय बोलता है और कुछ सोचकर फिर से हाय बोल देता है। सब उसे देखते हैं तो वह चुपचाप वापस आ जाता है और रोते हुए फ्लैग टच कर देता है और उसे शॉक लग जाता है। एक एक करके सब ऑस्कर को टच करते हैं तो सबको ही करंट लग जाता है। जूलिया उन्हें इडियट बताकर चली जाती है और मिजुकी के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस जू में नहीं छोड़ सकती। समर वेकेशंस ओवर होते ही मैं तुम्हें अपने साथ अमेरिका ले जाऊंगी। मिजुकी शॉक हो जाती है। अब किंग ऑफ हॉटीज कॉन्टेस्ट के बाद वाला सीन दिखाते हैं जहाँ नकात्सु पता लगाता है कि सानो को मिजुकी से प्यार कब हुआ और बताता है कि तुमने जब उसकी बनाई हुई कुकीज खाई थी तब तुम्हें प्यार हुआ था क्योंकि तुमने उसकी बेकार कुकीज भी खा ली थी। उसके सेटिस्फेक्शन के लिए सानो हाँ कर देता है। वह कहता है कि मुझे पता था। सानो कहता है कि अगर पता चल गया तो यहाँ से जाओ। नकात्सु अपने आप को फेमस डिटेक्टिव बताकर खुश होता रहता है। सानो के लाइट्स ऑफ करने पर वह बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे तो वे कुकीज खाने को मिली ही नहीं। और नोटिस बोर्ड पर किंग ऑफ हॉटीज का विनर चेक करता है जो है यूजिरो। उसके बाद नकात्सु उसके पास आता है। यूजिरो के साथ उसका बेबी भी होता है। नकात्सु कहता है कि ये कब हुआ। फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। मिजुकी कहती है कि अब क्या करूं, जूलिया मुझे वापस ले जाएगी। सानो आकर पूछता है कि क्या तुमने फिर से कुकीज बनाई। वह हाँ कर देती है और कहती है कि अभी तक खाई नहीं। सानो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ क्यों नहीं खाई। सैकी में आकर बताता है कि यूजिरो की तबीयत ठीक नहीं है। नैनबा आकर पूछता है कि कौन ठीक नहीं है। नकाओ आकर कहता है कि शायद इसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। दूसरा एम्बुलेंस बनकर वहाँ आता है। काशियामा कहता है कि इसका ऑपरेशन होगा, रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन दे दो। सब कहते रहते हैं कि इसकी तो वाइफ ही नहीं है, हम इसे बिना शादी किए मरने नहीं देंगे और चीयर करते रहते हैं। उसके बाद यूजिरो की शादी दिखाते हैं। वहाँ होती है नकात्सु की मम्मी। नकात्सु पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। ऑस्कर बताता है कि बस तुम्हारी फैमिली में ही एक फीमेल डॉग थी। नकात्सु कहता है कि मुझे तो बताना चाहिए था और अपनी मॉम को घर वापस जाने के लिए कहता है और बताता है कि मैं अभी सॉकर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन के बाद मुझे प्रो प्लेयर बनना है। उसकी मम्मी कहती है कि ये सब भूल जाओ, तुम अपने डैड की कंपनी का बिजनेस ही आगे बढ़ाना है। नकात्सु उनकी बात नहीं मानता। तभी यूजिरो फीमेल डॉग की ड्रेस खराब कर देता है। उसकी मम्मी गुस्सा करती हैं कि ये ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव थी, अब तुम लोग ही बिल पे करोगे। सब शॉक हो जाते हैं। वे उसे वहाँ से ले जाती हैं। सब कहते हैं कि कौन पे करेगा। ऑस्कर कहता है कि टीम 1 ही यूजिरो की शादी कराना चाहती थी तो वही पे करेगी। तनुजी कहता है कि टीम 2 यूजिरो को यहाँ लेकर आई थी। नैनबा कहता है कि नकात्सु की मम्मी को टीम 3 ने ही कांटेक्ट किया था। तीनों आर्ग्यू करते रहते हैं। नैनबा कहता है कि जो कॉन्टेस्ट जीतेगा वही पे करेगा। सब मान जाते हैं। आज है कॉन्टेस्ट। जूलिया भी वहाँ आती है। नैनबा आकर उसके पीछे ही बैठ जाता है। सबसे पहले एंट्री होती है टीम 1 की। वे आकर एक परफॉर्मेंस देते हैं। अब होती है टीम 2 की एंट्री। वे भी आकर अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं।
अब टर्न है टीम 3 का। वे भी अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं। सब टीम कॉन्टेस्ट के लिए रेडी हो जाती हैं। डायरेक्टर अकीरा से स्पीच देने के लिए कहता है। अकीरा अनाउंस कर देती है कि जो प्लेयर जीतेगा वह जिसे चाहे उसे किस कर सकता है। डायरेक्टर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अकीरा कहती है कि तभी तो कंपटीशन में मजा आएगा। डायरेक्टर मिजुकी को कपड़े चेंज करने के लिए कहता है। मिजुकी कह देती है कि मेरा स्विम सूट खो गया। तनुजी कहता है कि मेरा स्विम सूट ले लो। निकात्सु मना करता है और कहता है कि मुझे पता था ऐसा होगा, इसीलिए मैंने पहले ही अरेंज कर लिया था। मिजुकी पहनने से मना कर देती है। वह सैड हो जाता है। सब उसे फोर्स करते हैं और कहते हैं कि लाइफ चेंजिंग शो होने वाला है। जूलिया भी ये सब देखती है। मिजुकी उन्हें रोकती रहती है। सब मिजुकी को कपड़े चेंज करने के लिए फोर्स करते रहते हैं। तभी सानो आकर उन्हें रोक देता है। डायरेक्टर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सानो झूठ बोल देता है कि इसे फीवर है, इसने किसी को बताया नहीं और पार्टिसिपेशन के लिए आ गया। ये साइड से बैठकर देख लेगा और उसे ले जाकर साइड में बैठा देता है और चला जाता है। मिजुकी स्माइल करती है। जूलिया सानो के पीछे जाती है। नैनबा भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि अगर मैं पार्टिसिपेट कर लेता तो मुझे जूलिया को किस करने का चांस मिल जाता। तभी नकाओ उस पर पानी डाल देता है। नैनबा कहता है कि 3 तक काउंट करने के बाद मैं बेहोश हो जाऊंगा। 1, 2 and 3। नकाओ कहता है कि नैनबा सिर्फ मेरा है। सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहते हैं। नकात्सु कहता है कि मैं मिजुकी को किस करूंगा। कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जूलिया सानो के पास आकर कहती है कि तुम्हें मिजुकी का सीक्रेट पता है ना, तुमने उसे अभी क्यों बचाया, उसे तो फीवर नहीं है। सानो कुछ नहीं बोलता। वह पूछती है कि तुमने उसे जाने से क्यों रोका। मिजुकी डॉक्टर की बातें सोचती रहती है कि स्कूल पर फोकस करना है या लव स्टोरी पर, और सबको देखती रहती है। जूलिया कहती है कि तुमने जंप कर ली है, अब मिजुकी यहाँ क्यों रुकेगी, क्या तुम उसके साथ टाइम पास करना चाहते हो। सानो मना कर देता है। वह कहती है कि इस तरह तो तुम उसे हर्ट ही करोगे। अकीरा उसे सैड देखकर पूछती है कि क्या हुआ। मिजुकी कहती है कि मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ। अकीरा बताती है कि पहले मैं भी इन लोगों की पिक्चर्स अपनी जॉब के लिए लेती थी, पर अब मुझे इन सब के साथ अच्छा लगने लगा है। तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास ही है। मिजुकी सबको देखती है और उन्हें चीयर करना स्टार्ट कर देती है। गेम में सबसे पहले फ्लैग नकाओ उठा लेता है। जूलिया सानो से कहती है कि समर वेकेशन ओवर होते ही मैं मिजुकी को अमेरिका ले जाऊंगी। सानो पूछता है कि मिजुकी इस बारे में क्या सोचती है। जूलिया कहती है कि एक लड़की होकर लड़का बनकर स्कूल में एडमिशन लेना, तुम्हें पता भी है उसे क्या क्या झेलना पड़ा। उसने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है, और गुस्से में चली जाती है। कॉन्टेस्ट का विनर है नकाओ। नकात्सु उसे देखता रहता है और नकाओ नैनबा को ढूंढने चला जाता है। नैनबा बेहोशी होता है। नकाओ से किस कर लेता है। नैनबा को होश आ जाता है। नकाओ से बताता है कि मैं जीत गया और उसे अपने साथ ले जाता है। सब चीयर करते रहते हैं और क्लीनिंग करते हुए मिजुकी से कहते हैं कि तुम तो बीमार नहीं लग रहे हो। मिजुकी उन्हें खांस कर दिखा देती है। सब कहते हैं कि हम चेक करेंगे। नकात्सु कहता है कि मैं चेक करूंगा। नकात्सु उसके पास आते ही नर्वस हो जाता है और उसके पास जाता है। नकाओ उसे हिट कर देता है और कहता है कि क्या तुम गे हो। नकात्सु कहता है कि मैं गे नहीं हूँ और फिर से बेहोश हो जाता है। देखकर तो लगता है कि पता नहीं नकाओ कैसे चेक करेगा, पर वे उसे टच करके कहता है इसे फीवर नहीं है, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, और उसे उठाकर पूल में डाल देते हैं। मिजुकी बाहर आती है और कपड़े गीले होने की वजह से वापस पूल के अंदर चली जाती है और सांस रोककर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद सानो वहाँ आता है और उसे पूल में बेहोश देखता है। वह पूल में जंप करके उसे बाहर लेकर आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। वह नहीं उठती तो वह उसे CPR के थ्रू उठाने की कोशिश करता है। उसके बाद मिजुकी को डॉक्टर के पास दिखाते हैं। वह कहता है कि हम लकी हैं जो ये बच गई। सानो कहता है कि लोग इतना इजीली नहीं मरते। डॉक्टर कहता है कि जिसको जाना होता है वह चला ही जाता है। लोगों को उनकी इम्पोर्टेंस उनके जाने के बाद ही पता चलती है। तुम्हें पता था कि एक लड़की है। तभी अकीरा वहाँ आ जाती है और सानो को दोबारा जंप करने के लिए थैंक यू बोलती है। डॉक्टर कहता है कि क्या तुमने हमारी बातें सुन ली। वह मना करती है और पूछती है कि मिजुकी का फीवर कैसा है। डॉक्टर गुस्सा करता रहता है और उसे बाहर भगा देता है और जाते हुए कहता है कि अगर ये चली जाती तो तुम्हारा क्या होता। सानो मिजुकी को देखता है, उसे होश आ जाता है। वह अपने कपड़े देखती है और पूछती है कि क्या तुमने मुझे बचाया। सानो मना कर देता है और डॉक्टर का नाम ले लेता है। मिजुकी रिलैक्स हो जाती है। नकात्सु की मम कैफेटेरिया में होती है और उनको बिल देती है। सब बिल देखकर शॉक हो जाते हैं। तानोजी उन्हें वापस देता है तो वे बिल उसके फेस पर चिपका देती हैं और नकात्सु को घर वापस चलकर फैमिली बिजनेस हैंडल करने के लिए कहती हैं। नकात्सु कहता है कि मुझे प्रो प्लेयर बनना है। वे कहती हैं कि तुमसे नहीं होगा। नकात्सु कहता है कि आकर मेरा मैच देखो, हम नेशनल प्लेयर्स के साथ ही प्रैक्टिस मैच खेलते हैं।
वे फिर भी नहीं मानती तो नकात्सु कहता है कि अगर मैं ये गेम हार गया तो फैमिली बिजनेस तो क्या, सब कुछ हैंडल कर लूंगा। उसकी मम्मी उसकी ये बात रिकॉर्ड कर लेती हैं और खुश होते हुए चली जाती हैं। मिजुकी कहती है कि क्या ऐसा करना ठीक होगा। नकात्सु हाँ कर देता है और प्रैक्टिस के लिए जाता है। सानो भी उसे देखता है। बाकी लड़के कहते हैं कि नेशनल प्लेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, नकात्सु का जीतना मुश्किल है। तेनोजी कहते हैं कि जो सॉकर प्लेयर्स हैं अपने हैंड रेज करो। सब कर लेते हैं। तेनोजी कहते हैं कि तुम तो बेसबॉल क्लब में हो। वे बताते हैं कि हम टीम 2 के मेंबर्स सारे गेम्स खेल लेते हैं, जैसे बेसबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और हाइकिंग भी कर लेते हैं। नैनबा कहता है कि हमारी टीम 2 परफेक्ट है। मिजुकी कहती है कि फिर तो मैं भी सॉकर क्लब में हूँ। रूम में आकर मिजुकी सानो से कहती है कि क्या मैं नकात्सु की कोई हेल्प कर सकता हूँ। सानो कहता है कि पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। मिजुकी को नींद आ जाती है। सानो कहते हैं कि ये मेरा बेड है। उसके बाद उसे नीचे लेटते हुए दिखाते हैं। सानो उसे देखता है तो उसे भी नकात्सु जैसी फीलिंग आ जाती है। सानो शॉक होकर कहता है कि ये क्या हो रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि नकात्सु को कैसा फील होता होगा और अपने आप को इडियट बताता है। तभी मिजुकी नीचे गिर जाती है पर सोती ही रहती है। नेक्स्ट डे उसकी और सानो की फोटो सब वॉल पर देखते हैं। मिजुकी फोटो हटा देती है। सब कहते हैं कि तुम लोगों का ही रिलेशन है। तभी जूलिया वहाँ आकर फोटो देखती है और कहती है कि ये झूठ है। मिजुकी को सिर्फ गर्ल्स पसंद हैं और उसे साइड में लाकर अमेरिका का टिकट देती है और कहती है कि सानो तुम्हें लाइक नहीं करता, अब घर चलो। मिजुकी मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ से ग्रेजुएट होना चाहती हूँ। इस स्कूल में मैं यही करना चाहती हूँ। मुझे समझ आ गया है कि सानो के अलावा बाकी सब भी मेरे स्पेशल फ्रेंड्स हैं। जूलिया कहती है कि अगर सबको सच पता चला तो सब तुम्हें बैडली ट्रीट करेंगे। अगर तुम नहीं गई तो मैं प्रिंसिपल को सब सच बता दूंगी। मिजुकी कहती है कि अगर तुमने प्रिंसिपल को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुम्हारे 35 एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में बता दूंगी। जूलिया कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी फिक्र हो रही है। मिजुकी उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स के नाम बोलना स्टार्ट कर देती है। जूलिया कहकर चली जाती है कि जो करना है करो। रास्ते में उसे नैनबा मिल जाता है और पूछता है कि तुमने सानो और मिजुकी की पिक्चर वहाँ क्यों लगाई थी। इस एंगल से पिक्चर ऊपर वाली विंडो से ही ली जा सकती है। जूलिया कहती है कि क्या तुम सबको बता दोगे। नैनबा मना करता है और कहता है कि अगर तुम हम फ्रेंड्स के बीच झगड़ा कराने की कोशिश कर रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर तुम चाहे क्यूट जूलिया ही क्यों ना हो। जूलिया कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। नकात्सु की मॉम सानो से पूछती है कि सॉकर मैच कहाँ होने वाला है। सानो उन्हें अपने साथ ले जाता है। वे उसे बताती हैं कि नकात्सु हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करता है, क्या तुम्हें लगता है कि वह प्रो प्लेयर बन सकता है। सानो कहते हैं कि ये तो नहीं पता, पर मैं भी उसे वर्ल्ड कप में देखना चाहता हूँ। दोनों फील्ड में आ जाते हैं। नकात्सु की मॉम मिजुकी के पास आकर बैठ जाती हैं। नकात्सु फील्ड में ही होता है। वे कहती हैं कि नकात्सु को रियलिटी फेस करनी पड़ेगी और सपनों से बाहर आना होगा। सानो भी ये सब सुनता रहता है। एक आकर बताता है कि कल का प्रैक्टिस मैच कैंसिल हो गया है। नकात्सु शॉक हो जाता है और कोच से आकर मैच कैंसिल होने का रीजन पूछता है, जिनके साथ उनका मैच होने वाला था। वे कहते हैं कि हमसे गलती हो गई जिसकी वजह से मैच क्लैश हो रहे थे। नेक्स्ट टाइम हम केयरफुली शेड्यूल कर देंगे। नकात्सु उन्हें कल के मैच के लिए रिक्वेस्ट करता है पर वह सॉरी बोलकर चला जाता है। मिजुकी सानो को बताती है कि नकात्सु की मम्मी को उसकी टेंशन हो रही है, जैसे मेरे पेरेंट्स को मेरी हो रही है। सानो कहता है कि क्या मैंने तुम्हें रोककर सही किया। मिजुकी कहती है कि उस टाइम पर मैं बस तुम्हें जंप कराने के बारे में सोच रहा था, पर अब मैं ओसाका स्कूल का स्टूडेंट बनना चाहता हूँ और अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। सानो हाँ कर देता है। एक लड़का आकर उन्हें बताता है कि कल का मैच कैंसिल हो गया है। वे पूछती है कि नकात्सु कहाँ है। वे बताता है कि कल के मैच के लिए टीम ढूंढ रहा है और हर स्कूल से जाकर बात कर रहा है, पर उसे कोई नहीं मिलता। सब बिजी होते हैं। सानो और मिजुकी नकात्सु का वेट करते रहते हैं। नकात्सु वहाँ आ जाता है। मिजुकी पूछती है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई। वह मना कर देता है और चुपचाप आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं कोई भी काम दिल से नहीं करता, पर सॉकर मेरे लिए सब कुछ है। मैं चाहता था कि मेरी मॉम मुझे खेलते हुए देखें। सानो भी ये बातें सुनता रहता है। नकात्सु उठकर चला जाता है। मिजुकी सानो से कहती है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, इसे इस तरह अपने ड्रीम से गिव अप नहीं करने देंगे। मिजुकी सानो से कहती है कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हम इसे इस तरह अपने ड्रीम से गिव अप नहीं करने देंगे। नेक्स्ट डे नकात्सु ब्रेकफास्ट करता रहता है। मिजुकी और उसका फ्रेंड आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और फील्ड में लेकर आते हैं। नकात्सु कहता है कि मैंने बताया था ना कि मुझे कोई टीम नहीं मिली। डायरेक्टर दूसरी टीम को एंट्री लेने के लिए कहता है। नकात्सु उन्हें देखता है। उसकी मम्मी भी मैच देखने आती हैं और ओपोनेंट टीम होती है नैनबा, तेनोजी और ऑस्कर वाली क्लास। ऑस्कर कहता है कि हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। नकात्सु स्माइल कर देता है। सानो छत पर होता है।
नकात्सु खेलने के लिए रेडी हो जाता है। सब उन्हें चीयर करते रहते हैं। गेम चलता रहता है। तेनोजी बॉल को हाथों से उठा लेता है। नकात्सु कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तेनोजी कहता है कि हमने सोचा हम नए हैं तो हाथ से पकड़ना ठीक रहेगा। नकात्सु कहता है कि क्या तुमने कभी ब्राजीलियन टीम को हाथ यूज करते हुए देखा है। वह बॉल उसे दे देता है। गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है। नकात्सु गोलकीपर को देखकर कहता है कि आइस हॉकी का नेट यहाँ क्यों है। वह भी कहता है कि तुम गेम में परफेक्ट हो तो हमने सोचा ऐसा करना ठीक होगा। नकात्सु समझाता है कि ऐसा नहीं होता। वह कहता है कि पहले बता देते। नकात्सु गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें पहले पता होना चाहिए था और चला जाता है। ऑस्कर भी सॉकर अपने स्टाइल में खेलता है। नकात्सु उसके पास भी आता है और कहता है कि अगर हम परफेक्ट टीम भी है तो भी ऐसा मत करो। ऑस्कर कहता है कि मुझे पता है। उसके बाद नकात्सु अपनी मॉम को देखता है। डॉक्टर सानो के पास आकर पूछता है कि तुम अपनी प्रैक्टिस पर क्यों नहीं गए। क्या तुमने सोच लिया अगर मिजुकी चली जाती तो तुम्हारा क्या होता। सानो हाँ कर देता है और कहता है कि मैं उसे अपनी आंखों के सामने से कहीं नहीं जाने दूंगा और चला जाता है। जूलिया भी मिजुकी को देखने आती है क्योंकि वह भी सॉकर खेलती रहती है। तभी मिजुकी धक्का लगने से गिर जाती है और दूसरा प्लेयर भी। नकात्सु उसके पास आता है। सब उसे अंदर ले आते हैं। एक कहता है कि सेकंड हाफ में नहीं खेल पाएगा। वह कहती है कि मैं ठीक हूँ। नकात्सु कहता है कि अपने आप को फोर्स मत करो। वह कहती है कि मुझे सबके साथ खेलना है। दूसरे प्लेयर की तबीयत भी ठीक नहीं होती है। सब शॉक हो जाते हैं। नकात्सु कहता है कि अब क्या होगा। सानो आकर कहता है कि उसकी जगह मैं खेलूंगा। सब उसे देखते हैं। दोनों टीम्स फिर से फील्ड में आ जाती हैं। सानो को फील्ड में देखकर सब खुश हो जाते हैं। गेम फिर से स्टार्ट हो जाता है। नकात्सु को खेलते हुए देखकर उसकी मम्मी स्माइल करती हैं। नकात्सु गोल भी कर देता है। दूसरा गोल भी नकात्सु ही करता है। अब है फ्री किक की बारी। सेकिमा कहता है कि हमारे आसपास के स्टूडेंट्स कहाँ चले गए। तेनोजी बॉल को किक करने वाला होता है और कहता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो। नकात्सु कहता है कि प्लेयर की बॉल बनाना लीगल है। तेनोजी कहता है कि इतने सारे प्लेयर्स। नकात्सु पीछे देखता है और शॉक हो जाता है। सब कहते हैं कि हम तुम्हें हारने नहीं देंगे। नकात्सु ने थैंक यू बोलता है। नैनबा रेफरी से कहता है कि क्या तुम ये अलाउ करोगे। रेफरी साइड में आराम से बैठा रहता है। नैनबा कहता है कि इन्हें आउट करो। नकात्सु की टीम कहती है कि तुम्हारे भी तो प्लेयर ज्यादा हो गए हैं। तेनोजी उन्हें देखता है। पूरा स्कूल ही फील्ड में होता है। सेकिमा कहते हैं कि ये सब वहाँ कब गए। खेलते हुए सब नकात्सु का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। नकात्सु कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। फील्ड में इतने सारे लोग क्यों हैं और ये सीनियर सिटीजन्स यहाँ क्या कर रहे हैं। सेकिमा भी रेडी होकर फील्ड में आ जाता है। नकात्सु कहता है कि यहाँ 4 बॉल्स क्यों हैं। एक बताता है कि 4 नहीं 10 है। नकात्सु सबको देखकर कहता है कि तुम लोगों ने सॉकर का मजाक बना दिया है। सब लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। नकात्सु, मिजुकी और सानो सबको देखते रहते हैं। नकात्सु की मम्मी ये सब देखकर वहाँ से जाती है। नैनबा उनके पास आता है और मैच खराब होने के लिए सॉरी बोलता है। हमें पता है कि हम स्टूपिड हैं, पर हम जैसे हैं ऐसे ही अच्छे लगते हैं। इस साल मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, पर इन लोगों के साथ मैं बहुत खुश रहता हूँ। नकात्सु की मम्मी नकात्सु को देखकर कहती है कि अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होगा। नैनबा कहता है कि नकात्सु की फीलिंग्स को समझिए, वह सच में खेलना चाहता है प्लीज, पर वे बिना कुछ बोले चली जाती हैं। फील्ड में सब लोग सॉकर छोड़कर सिंगिंग और डांसिंग स्टार्ट कर देते हैं। सानो साइड में खड़ा रहता है। नकात्सु भी उन्हें देखता है और कहता है कि पहले खेल लो। नकात्सु अपनी मॉम को वहां ना देखकर उनके पास जाता है और कहता है कि मैं गिव अप नहीं करूंगा और प्रो प्लेयर बनने के लिए ट्राई करता रहूंगा। शायद मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, पर अगर गिव अप कर दिया तो पछताऊंगा। वे कहती हैं कि तुम मैच जीत गए हो, तुम्हारे 2 गोल्स हैं और दूसरी टीम के 0। जो करना है वो करो। और जाते हुए कहती हैं कि जब तक प्रो प्लेयर ना बन जाओ तब तक घर मत आना। नकात्सु स्माइल कर देता है और कहता है कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। फील्ड में सब डांस करते रहते हैं। नकात्सु आकर मिजुकी को बताता है कि मैं सॉकर खेल सकता हूँ। मिजुकी भी खुश हो जाती है। सानो उन्हें देखता है। नकात्सु उसे भी ले आता है और डांस स्टार्ट कर देता है। नैनबा जूलिया के पास आकर बैठता है। वह उसे बताती है कि मैं मिजुकी को वापस लेने आई थी, पर मैं गलत थी। मैंने इसे इतना खुश आज तक नहीं देखा। और पर्स से टिकट निकालकर मिजुकी को दिखाकर फाड़ देती है। मिजुकी स्माइल कर देती है और नकात्सु भी, और खुश हो जाता है। जूलिया वापस अमेरिका जाती रहती है और कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि तुम यहाँ क्यों रुकना चाहती हो। सानो भी बाहर आता है। जूलिया उसे देखकर कहती है कि कोई तुम्हें सच में प्रोटेक्ट कर रहा है, और सानो के पास आकर फिर से पूछती है कि तुमने उसे क्यों रोका था। सानो कह देता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ इसीलिए। जूलिया स्माइल कर देती है। अब जूलिया वाला चैप्टर यहीं खत्म। अब दिखाते हैं कैलिफोर्निया के ट्रिप के बाद वाला सीन। सब बातें करते रहते हैं कि हम ट्रिप पर मिजुकी से मिले थे।
नैनबा कहता है कि ये ट्रिप बहुत बेकार थी। प्लान को इमरजेंसी लैंड कराना पड़ा था और हम लोग तैरकर अमेरिका गए थे और हैमबर्गर खाए थे। चीता ने भी हमारा पीछा किया और हैमबर्गर्स कुछ ज्यादा ही खा लिए। सैकिमा कहता है कि ट्रिप पर मजा बहुत आया। नैनबा कहता है कि मैं जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाला हूँ और सब फ्यूचर की बातें करते हुए स्माइल करते रहते हैं। सैकिमा कहता है कि हम आगे इस तरह मस्ती नहीं कर पाएंगे। नैनबा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें जो करना है हम वही करेंगे, सिचुएशन चाहे जो भी हो। मिजुकी ने भी यही किया था। सब सोचते रहते हैं। अब दिखाते हैं कैलिफोर्निया में मिजुकी का घर। सब ब्रेकफास्ट करते हैं। मिजुकी की डमी वहाँ पर होती है, वह नहीं। उसके डैड कहते हैं कि तुम हमें इस तरह फूल नहीं बना सकती और गुस्सा करते हुए बाहर चले जाते हैं। आज नैनबा वाली क्लास ग्रेजुएट होनी है और साथ में हिबारी भी। प्रिंसिपल उन्हें स्कूल टीम्स अच्छे से हैंडल करने के लिए थैंक यू बोलती है और ग्रेजुएट होने पर विश भी करती है। चारों बाहर आ जाते हैं। सब स्टूडेंट्स उनके वेलकम में खड़े रहते हैं और अपने अपने लीडर्स को फ्लावर्स देते हैं। हिबारी और उसका ग्रुप, तानोजी और उसकी टीम मेंबर्स, वे भी एक दूसरे को अपने स्टाइल में बाय बोलते हैं। ऑस्कर और उसकी टीम सब रोते रहते हैं और उसे हक कर लेते हैं। ये है टीम 3। नैनबा अपनी टीम के साथ होता है और सबको देखता रहता है। सब उसे भी फ्लावर्स देते हैं। नकाओ रोने लगता है तो नैनबा उसे हक कर लेता है। उसके बाद सब उसे हक कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्टर चारों लीडर्स को स्टेज पर बुलाता है। नैनबा सबको थैंक यू बोलता है। तभी डॉक्टर वहाँ आ जाता है और डायरेक्टर से कहता है कि शायद हमने टाइम पर ये काम कर दिया। सब बस की तरफ देखते हैं। उसमें से अकीरा बाहर आती है। नैनबा कहता है कि 30 इयर्स ओल्ड लेडी यहाँ क्या कर रही है। वह कहती है कि मुझसे पंगा मत लेना। उसके बाद उनकी ग्रेजुएशन के लिए सिंगिंग स्टार्ट हो जाती है। सब चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी नैनबा शॉक हो जाता है क्योंकि बस में होती है मिजुकी। सैकिमा कहते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। डॉक्टर कहता है कि प्रिंसिपल ने इसे बुलाया है। मिजुकी सबको देखती है। सानो स्माइल कर देता है। सब उसे देखते रहते हैं। मिजुकी सीधे लीडर्स के पास आती है। डायरेक्टर उसके आगे माइक करके कहता है कि इन स्टूडेंट्स के लिए अपनी स्पीच दो। थोड़ी देर तक तो वह चुपचाप खड़ी रहती है और कहती है कि जब 6 महीने में से स्कूल में थी तो सबने मेरी बहुत हेल्प की। मेरा सीक्रेट पता चलने के बाद भी मुझे स्माइल के साथ वापस भेजा। मैंने सबको धोखा दिया था। नैनबा उसे इडियट बताता है और कहता है कि ये बातें क्यों कर रही हो। मैंने पहले भी कहा था ये स्कूल तुम्हारा है और हम सब तुम्हारे फ्रेंड्स। मिजुकी कहती है कि मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ। नैनबा उसे आने के लिए थैंक यू बोलता है। सब स्माइल करते रहते हैं। नैनबा सबसे इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए कहता है और कहता है कि अशिया ये हमारा तुम्हारे लिए लास्ट आउट होगा। तीनों कर देते हैं। मिजुकी स्माइल कर देती है और थोड़ी देर बाद सानो के पास आकर उसे एक बॉक्स देती है। सानो थैंक यू बोल देता है और वही लाइन बोलता है जो मिजुकी ने कुकीज वाले बॉक्स में पेपर पर लिखी थी जो वह खा गई थी। मिजुकी शॉक हो जाती है। सानो कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी नकात्सु वहाँ आ जाता है और मिजुकी से कहता है कि तुम्हारी टैक्सी आ गई है। मिजुकी उन्हें बाय बोलकर चली जाती है। सानो स्माइल करता है। नकात्सु से रीजन पूछता है। वह बताता है कि ये उसने खुद बनाई है। नकात्सु कहता है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई और उसका बॉक्स ले लेता है और कहता है कि इसे मैं खाऊंगा। जैसे ही वह बॉक्स खोलता है तो उसमें लिखा होता है आई लव इजुमी। नकात्सु कहता है कि ये तो बहुत स्वीट है और इसे फेंकने की एक्टिंग करता है और स्माइल कर देता है। सानो भी स्माइल कर देता है। मिजुकी कैलिफोर्निया अपने घर वापस आ जाती है। नाउ दिस स्टोरी इज कम्प्लीटली एंड।